कहानी की शुरुआत में हमें एक एल्फ दिखाई जाती है और इसका नाम ना लिली होता है और ये उठती है और उठने के बाद ना चाय बनाती है अपने मास्टर के लिए और उसका मास्टर ना एक हीलर था और उसके मास्टर का नाम जेनोस था, आगे आपको दिखेगा। और इसके बाद वो हीलर के बारे में बताने लगते हैं कि हीलर ना 3 दर्जे के होते हैं। पहला हीलर जो कि छोटे मोटे इंजरी को ठीक करता है, दूसरा हीलर जो कि एक पूरे इंसान को ठीक कर सकता है और तीसरा हीलर जो कि पूरी एक दुनिया को चेंज कर सकता है, मतलब कि सब कुछ ठीक कर सकता है। और इसके बाद वो बताने लगता है कि जिस किंगडम में वो रहती है ना वहाँ पे ना हीलर्स का एक अपना पर्टिकुलर स्कूल है और साथ ही वहाँ पे प्रॉपर डिग्री दी जाती है हीलर को। और अगर आपको एक ऑफिशियल हीलर बनना है तो उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए और लाइसेंस के लिए ना आपको डिग्री लेना पड़ेगा। और जेनोस भी हमें दिखाया जाता है जो कि एक बंदे को ना हील करता है और इसके बदले ना वो बंदा ना जेनोस को पैसे देता है। और इसके बाद जेनोस बोलता है कि अब मुझे जाना होगा और लिली बोलती है कि ठीक है, जब तक तुम घर पे आओगे मैं तब तक तुम्हारे लिए एक काफी अच्छा डिनर बना के रखूंगी। और इसके बाद तभी वहाँ पे कार्मेला नाम की लड़की आती है और वो बताती है कि तुम खाना बनाते टाइम ना काफी ज्यादा क्यूट लगती हो। और लिली भी बताने लगता है कि मैं ना अपने मास्टर के लिए खाना बना रही हूँ और मैं कोशिश करूंगी कि काफी अच्छा खाना बनाऊं उनके लिए। और कार्मेला ना उसकी काफी ज्यादा तारीफ करके ना अपने रूम में चली जाती है इसके बाद। और इसके बाद तभी जोफिया नाम की एक लड़की आती है और वो ना जेनोजे को ढूंढ रही थी और तभी लिली बताते हैं कि वो तो अभी चला गया। और वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है तो फिर मैं वेट कर लूंगी यहाँ पे। और तभी लिंगा नाम की लड़की वहाँ पे आती है और वो भी ना जेनोजे को ढूंढ रही थी और उसको भी पता लगता है कि जेनोजे घर पे नहीं है। और जैसे ही वो जोफिया को देखती है तो काफी ज्यादा दोनों के बीच में ना कॉन्ट्रास्ट होने लगता है, मतलब कि लग रहा था कि भाई वो वहीं पे भिड़ जाएंगे। और इसके बाद तभी लोवे नाम की भी एक लड़की आती है और वो भी ना जेनोजे को ढूंढ रही थी और उसको भी पता लगता है कि जेनोजे वहाँ पे नहीं है। और इसके बाद तीनों एक साथ वहाँ पे बैठ जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं, मतलब कि तीनों ना वेट करने का सोचते हैं जेनोजे का। और लिली ने भी ना फाइनली खाना बना लिया था और वो जब टेस्ट करते हैं ना खाना काफी ज्यादा अच्छा बना था। और वो ना वहाँ पे सभी को रुकने के लिए बोलती है और वो ना कुछ लेने के लिए जाती है, मतलब कि दूसरी जगह पे भूल गई थी। और जैसे वो जाती है ना वहाँ से तो बाकी लड़कियों को ना खाने का स्मेल ना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और वो लोग सोचते हैं कि एक बार हम टेस्ट करके चेक कर लेते हैं कि आखिरकार खाना कैसा है। और जब लोबे खाने को टेस्ट करते हैं तो उसको वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद लिंगा और लोबे ना खाना खाने लगते हैं, मतलब कि ट्राई करने लगते हैं और ट्राई करते करते खाने लगते हैं। और तभी जोफिया को भी ना स्मेल काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो भी ना टेस्ट करने के लिए जाने लगती है। और हमें ना लिली दिखाई जाती है जो कि बाहर ना कपड़े सुखाने के लिए आई होती है और वो कपड़े सुखाने के बाद सोच रही थी कि जेनोजे आप प्लीज जल्दी घर पे आ जाइए, मैंने आपके लिए काफी अच्छा डिनर बनाया है। और इसके बाद हमें डिनर दिखाया जाता है जो कि पूरे तरीके से खत्म हो गया था, उन तीनों ने चट कर गए थे। और इसके बाद तीनों आपस में लड़ने लगते हैं कि तुमने ज्यादा खा लिया तो तुमने ज्यादा खा लिया, इस तरीके से तीनों वहाँ पे बहस करने लगे थे। बट तभी जोविया बोलते हैं कि अभी ना मेरे पास एक काफी अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम इसको सामान से भर देते हैं ताकि लिली को कुछ भी पता ना चले। बट तभी वहाँ पे लिली आ जाती है और वो ना काफी गुस्से में बोलती है कि आखिरकार कौन मुझे एक्सप्लेन करना चाहेगा। और वहाँ पे ना तीनों में से कोई भी कुछ बताने के लिए रेडी नहीं था। और लिली बोलने लगता है कि अच्छा मतलब कि तुम लोग कुछ नहीं बताओगे। और भाई वो दिखने में तो गुस्से में नहीं लग रही थी बट वो थी काफी ज्यादा गुस्से में वहाँ पे। और इसके बाद डर के मारे ना तीनों बताने लगता है कि हाँ उसका टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था तो हमने उसको ट्राई कर लिया और खाते खाते हमें पता ही नहीं चला कि कब वो खत्म हो गया। और इसके बाद वो तीनों देखते हैं जहाँ पे लिली ना काफी ज्यादा उदास हो गई थी और तीनों आपस में बात करने लगता है कि आखिरकार हमें क्या करना चाहिए। लिली का हमने मेहनत एक तरह से बर्बाद कर दिया। और लिटरली भाई कब वो लोग ना अपने खाने के टॉपिक से हटके ना इधर उधर की बातें करने लगते हैं, जहाँ पे लिंगा बताने लगते हैं कि मेरी टेल ना काफी ज्यादा अच्छी है और वो जेनोजे को काफी ज्यादा पसंद आएगा। और लोबे भी बताने लगते हैं कि मेरी बॉडी ना काफी ज्यादा बढ़िया है और मैं एकदम मस्कुलर लगती हूँ उसके अंदर। और जोफिया सोच रही होती है कि भाई ये दोनों ना बिल्कुल भी नहीं सुधरने वाले। और इसके बाद तभी लिली बोलने लगता है कि अगर आप तीनों लड़ने लगोगे ना तो जेनोजे को ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और वो बोलने लगते हैं कि जेनोजे नहीं चाहता कि हम लोग कभी भी अलग हो। और ये सुनकर ना बाकी लड़कियां भी ना अब माफी मांगने लगती है और बोलती है कि अभी ना हम तुम्हारी मदद करने वाले हैं खाना बनाने में, मतलब कि हम काफी ज्यादा मिलकर अच्छे से खाना बनाएंगे। और तभी ना कार्मेला वहाँ पे आ जाती है और वो ना काफी गुस्से में बोलने लगते हैं कि मुझे ना लिली के हाथ का खाना ट्राई करना था बट तुम सभी ने वो पूरा खा लिया और अब मुझे ये बताओ कि आखिरकार मुझे तुम लोगों के साथ क्या करना चाहिए। और वो तीनों ना वहाँ पे इतना ज्यादा डर गए थे ना कि भाई माफी मांगने लगता है उसके आगे कि प्लीज हमें माफ कर दो, आज के बाद हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। और इसके बाद वो तीनों लड़कियां वहाँ से चली जाती है और कार्मेला बोलने लगता है कि आखिरकार तुम इन सभी को क्यों रखते हो अपने साथ, मतलब ये क्यों ही झेलते हो इन सभी को। और लिली बताने लगता है कि सच बताओ तो मुझे उन सभी के साथ रहने में काफी अच्छा लगता है, मतलब कि हम सब जब एक साथ रहते हैं तो। और वो सोचने लगते हैं कि काश जेनोजे के आने से पहले मैं डिनर पूरा बना लूं। और इसके बाद ना हमें जेनोजे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके बगल से ना एक रैबिट गर्ल जा रही थी और उसको देख के ऐसा पता लग रहा था कि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है। बट तभी ना उसका मास्टर आ जाता है और वो बोलता है कि आखिरकार तुम कहाँ जा रही थी। और वो रैबिट गर्ल बताने लगता है कि मेरे ना काफी ज्यादा पेन हो रहा है, मैं हॉस्पिटल जा रही थी। बट उसका जो मालिक होता है ना बोलने लगता है कि तुम मेरी सर्वेंट हो और तुम मुझे छोड़ के ऐसे कहीं भी नहीं जा सकती। और इसके बाद उसको खींच के लेके जाता है और इसके बाद वो बंदा ना उसको काफी तेज उठा के फेंकता है एक जगह पे। और तभी ना उसके बॉडी से ना एक ब्लैक ब्लैक सा शैडो हमें दिखाया जाता है। और इसके बाद वो बोलने लगता है कि तुम्हें देख के तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम अभी एकदम ठीक हो। और इसके बाद वो ना उसको लात ही लात मारने लगता है और अभी उस लड़की के ना काफी ज्यादा पेन हो रहा था। बट उसके बाद भी ना बंदा बोलने लगता है कि तुम्हें ड्रामा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और अभी चुपचाप मेरे साथ मेरे घर पे चलो। और तभी अचानक से ना वो लड़की ना एक पंजा मारती है उस बंदे के और उस बंदे के ना हाथ से ब्लड निकलने लगता है, मतलब कि हाथ से निकलता, पेट पे मारा था पंजा उसने। और वो बोलने लगता है कि आखिरकार तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो। और वो लड़की ऐसा लग रहा था कि अभी ना कंट्रोल से बाहर चली गई और वो बंदा ना वहाँ से भागने लगता है और वो ना जेनोजे के पास चला जाता है और बोलता है कि प्लीज मेरी मदद करो, मेरे ऊपर मेरे
सर्वेंट ने अटैक कर दिया और जेनोजे बोलता है कि आखिरकार उसको हुआ क्या है और वो करती क्या है, वैसे तुम्हारा सर्वेंट क्यों है वो। और वो बंदा बोलने लगता है कि वो ना फार्मिंग का काम करती है और वो बोलने लगता है कि प्लीज तुम मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, उसके बदले तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए होगा मैं तुम्हें दे दूंगा। और वो लड़की ना अगेन उस बंदे पे अटैक करती है, बट जेनोजे ना काफी आसानी से उसके अटैक को बचा लेता है, मतलब कि उस बंदे को बचा लेता है। और इसके बाद वो लड़की ना जेनोजे के ऊपर अटैक करने लगती है, बट जेनोजे भी डॉज कर लेता है। और वो बंदा बोलने लगता है कि उस लड़की को मार दो, वो एकदम पागल हो गई है। और जेनोजे अपने मन में सोचता है कि मैं ये सब काम नहीं करता, मैं हीलर हूँ और मैं इंसानों को बचाता हूँ। और इसके बाद वो बंदा बोलता भी है कि आखिरकार तुम हो कौन, और जेनोजे बताता है कि मैं एक हीलर हूँ। और वो लड़की ना काफी स्पीड में जेनोजे के ऊपर अटैक करती है, बट जेनोजे ना सिर्फ एक अटैक करता है और लड़की का खेल वहीं पे हो जाता है खत्म। टै नहीं बोलती है भाई, मतलब कि खेल खत्म का मतलब कि अब वो उठ नहीं पाती। और इसके बाद जेनोजे ना उसको शांत रहने के लिए बोलता है और वो लड़की बोलने लगता है कि प्लीज मेरी मदद करो, मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। और इसके बाद जेनोजे उसके पास जाता है और उसको अपने मैजिक की मदद से हील कर देता है। और उसको पता चल गया था कि उसकी बॉडी में घोस्ट था और वो ना घोस्ट को बाहर निकाल कर ना काफी आसानी से मार देता है। और जेनोजे ना लड़की को भी पूरी तरीके से हील कर देता है। और वो बंदा सोचने लगता है कि आखिरकार एक हीलर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, और क्या तुम सच में एक हीलर ही हो ना। और इसके बाद वो बंदा बोलने लगता है कि प्लीज मेरी मदद करो, मुझे कुछ हो सकता है यहाँ पे। और जेनोजे बोलता है कि भाई प्लीज मुझे माफ करियो, मेरा ना डिनर घर पे रेडी हो रखा होगा, मुझे जाके खाना है, मैं कल आके तुझे ठीक करता हूँ, फिक्र मत कर तू। और वो बंदा बोलने लगता है कि भाई तू पागल वागल है, कल तक मैं मारा जाऊंगा, प्लीज मेरी मदद कर। और जेनोजे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो भाई उसके लिए तुझे काफी ज्यादा पैसे देने होंगे। और वो बंदा ना काफी सारे पैसे एक ही बार में जेनोजे की तरफ फेंक देता है। और जेनोजे बोलने लगता है कि इतना पैसा ना मेरे लिए इनफ नहीं है। और वो बंदा बोलने लगता है कि भाई तू पागल वागल है क्या, एक हीलर इतना ही तो पैसा चार्ज करता है मार्केट के अंदर। और जेनोजे बोलने लगता है कि वैसे मैं तुझे बता दूं कि मैं ना एक अंडरग्राउंड हीलर हूँ और मेरे पास कोई भी लाइसेंस नहीं है। और जेनोजे बोलता है कि तुझे ना उस लड़की को फ्री करना होगा, मैं उसके बाद ही तुझे हील करूंगा। और बंदे पे कोई ऑप्शन तो था नहीं, और वो ना उसका कॉन्ट्रैक्ट दे देता है जेनोजे को, मतलब कि अभी वो लड़की फ्री हो गई थी उस बंदे के हाथ से। और जेनोजे भी ना उसको हील कर देता है इसके बाद। और इसके अगले सीन में ना लड़की को होश आता है और वो ना जेनोजे को अपने पास देखे ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और जेनोजे बोलता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है और मैंने तुम्हें परचेज कर लिया है। और वो लड़की भी बताती है कि मेरा नाम ना टिल है। और जेनोजे बताने लगता है कि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा पैसे में खरीदा है और मैं तुम्हें चेक करना चाहता हूँ कि भाई तुम ठीक तो हो ना। और वो लड़की ना वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है, बट इसके बाद ना भाई वो अपने कपड़े उतार देते हैं वहाँ पे, मतलब कि भाई चेक करने का ये कौन सा तरीका है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। और जेनोजे ना लड़की के पेट को देखता है और उसके पेट को देख के पता लग जाता है कि इस लड़की को ना बीमारी है, और वो अपने हीलिंग मैजिक की मदद से ना उसको तभी के तभी ठीक कर देता है। और इसके बाद वो लड़की ना जेनोजे को ना धन्यवाद करने लगती है कि मुझे बचाने के लिए और मेरी इतनी ज्यादा केयर करने के लिए। और जेनोजे बोलने लगता है कि तुम्हें लगता है कि धन्यवाद से मेरा काम चल जाएगा, मैंने तुम्हें इतने ज्यादा पैसे में खरीदा है और इसके बदले धन्यवाद तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और टिल ना शर्माते हुए बोलने लगते हैं कि मैं आपकी स्लेव हूँ और आप जो भी बोलोगे ना मैं वो करने के लिए एकदम तैयार हूँ। और जेनोजे ना टिल को ना एक हब ढूंढने के लिए बोलता है और बोलता है कि तुम्हें इसको जल्दी से ढूंढना होगा। और टिल जैसे वो देखते हैं तो उसको पता चल जाता है कि आखिरकार वो कहाँ पे है, और वो ना दिखा भी देती है जेनोजे को। और ये देखे ना जेनोजे बोलने लगता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया। और टिल बोलने लगता है कि मास्टर अभी मुझे और भी कुछ काम करना है। और जेनोजे बोलने लगता है कि जितने पैसे में मैंने तुम्हें खरीदा था ना उस हिसाब से तुमने मेरा काम कर दिया और अभी तुम्हें ना मेरा काम करने का और कोई भी जरूरत नहीं है। और ये चीज ना टिल के बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार मास्टर क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। और जेनोजे बताने लगता है कि अब ना तुम फ्री हो एक तरह से, अब तुम अपनी लाइफ को जी सकते हो। और वो ना वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को भी फाड़ देता है। और ये देखिए ना टिल भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और टिल बताने लगता है कि मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या करने वाली हूँ, बट मुझे इतना पता है कि मैं अब स्लेव नहीं हूँ और मैं ना अपने लिए अपनी लाइफ को ढूंढूंगी कि आखिरकार मेरा मोटिव क्या है। और वो बताते हैं कि मैं ना आपसे मिलने के लिए जरूर आऊंगी। और जेनोजे भी बोलने लगता है कि अगर तुम कभी भी किसी मुसीबत में होना तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। और इसके बाद फाइनली रात के टाइम पे ना जेनोजे घर पे आ जाता है और लिली उसको देख के ना माफी मांगती है सबसे पहले और बोलते हैं कि मुझे माफ करना बट डिनर रेडी नहीं हुआ। और तभी ना बाकी लड़के वहाँ पे आ जाती है और वो बोलने लगते हैं कि मुझे माफ करना, थोड़ा सब्जी लाने में टाइम हो गया बट मैंने ले आया फाइनली। और वो चीज देखे ना लिली भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वेजिटेबल्स की मदद से ना अभी वो खाना बना सकती थी। और कार्मिला भी ना जेनोजे को बोलने लगता है कि अभी तुम्हें देख के मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम थोड़ा मजा करके आए हो, मतलब कि आज का दिन तुम्हारा काफी ज्यादा अच्छा गया। और जेनोजे बोलने लगता है कि नहीं ऐसी कोई भी बात बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद लिली भी आती है और वो बताती है कि अभी वेजिटेबल्स आ गया तो मैं आपके लिए ना काफी जल्दी खाना बना के लाती हूँ। और जेनोजे बोलता है कि सुनने में तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और लिली काफी ज्यादा स्माइल करती है और बोलते है कि उससे पहले ना मैं आपके लिए टी बना के लाती हूँ दिखाई जाती है। और उनको ना दो बंदे काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे, मतलब कि एक लड़का और एक लड़की। और लिली ना उनसे पीछा छुड़ा कर भागने की कोशिश करती है बट तभी एक लड़का ना उसके पैर पे एरो मार देता है और लिली को पकड़ के इसके बाद उसको चक्कू भी मार देता है। और वहाँ पे लिली की हालत ना काफी ज्यादा खराब हो रही थी और वहीं से ना जेनोस भी गुजर के जा रहा था। और तभी वो ना वहाँ पे लिली की सिचुएशन को देख लेता है कि काफी ज्यादा हालत खराब है और वो बोलता भी क्या आखिरकार तुम दोनों कर क्या रहे हो। और वो दूसरी लड़की बोलती है कि तुम्हें इससे क्या लेना देना। और तभी जेनोस बोलता है कि मैं ना इसको खरीदना चाहता हूँ। और वो लड़की बोलती है कि देख लो इसका कंडीशन काफी ज्यादा खराब है, मतलब कि जिंदा भी नहीं रह पाएगी। और जेनोस उसकी फिक्र नहीं करता और इसके बाद वो ना लिली को खरीद लेता है। और इसके बाद लिली बोलती है कि आखिरकार तुमने अपने पैसे क्यों बर्बाद किए। और जेनोस बोलता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। और लिली बोलती है कि बट तुम अभी काफी ज्यादा लेट हो चुके हो। और अचानक से ना लिली का जो पेन होता है वो एकदम ठीक हो जाता है और वो नोटिस करते हैं कि उसका जो चोट लगा हुआ था ना चक्कू का निशान वो एकदम ठीक हो गया है। और वो लड़की सोचने लगता है कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ।
हुआ, मतलब कि आखिरकार कैसे तुमने ठीक कर दिया। और जेनोस बताता है कि मैं एक हीलर हूँ और लिली ना धन्यवाद करती है। और इसके बाद जेनोस ना उसका नाम पूछता है और लिली अपना नाम बताती है और वो बोलते हैं कि मुझे माफ करना, मेरे कारण तुम्हारे पैसे भी बर्बाद हो गए। और जेनोस बोलता है कि कोई बात नहीं, एक ही गोल्ड कॉइन तो था। अभी आपको नहीं समझ में आया तो अभी ना ये पास्ट की बात है जहाँ पे हमें पता लग रहा है कि आखिरकार जेनोस को सभी लोग कैसे मिले। और लिली बोलती है कि तुम तो काफी ज्यादा फेमस हीलर हो गए ना। और जेनोस बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने हीलर का लाइसेंस नहीं बनवाया। और इसके बाद वो बोलता है कि अब तुम्हें अपने घर पे चले जाना चाहिए। और लिली बोलती है कि मुझे माफ करना बट मेरे पास कोई भी घर नहीं है। और इसके बाद तभी जेनोस बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। और लिली ना उसकी बात मान जाती है। और इसके बाद जेनोस ना लिली को ना होटल में खाना खिला रहा था और वो सोच रहा था कि आखिरकार मुझे इसका क्या करना चाहिए। और लिली बोलती है कि वैसे मास्टर आप करते क्या हो। और जेनोस बताता है कि अभी मुझे मेरी एडवेंचर पार्टी ने अपने टीम से निकाल दिया और वो सोच रहा था कि मुझे ना अभी एक बढ़िया सा काम ढूंढना होगा, जॉब ढूंढना होगा। और तभी ना एक काफी घायल सा आदमी ना वहाँ पे आता है और बोलता है कि क्या किसी के पास वाटर है, मेरे काफी ज्यादा पेन हो रहा है। और इसके बाद जेनोस ना उसको अपने पास बिठाता है और उसकी चोट देखता है जो कि सच में काफी ज्यादा गहरी होती है। और वो बंदा बोलता है कि क्या तुम मुझे हील कर पाओगे। और इसके बाद जेनोस ना उसको हील करने का प्रोसेस स्टार्ट करता है। और भाई जैसे वो ठीक हो जाता है ना, बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार तुमने कैसे कर दिया। और लिली भी बोलने लगता है कि मेरे मास्टर ना काफी अच्छे वाले हीलर है, मतलब कि काफी अमेजिंग है। और वो बंदा भी ना जेनोस का नाम सुनने के बाद ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद उसको पैसे भी देता है। और जेनोस को पैसे मिल गए थे ना, वो सोच रहा था कि अभी इसकी मदद से ना वो रेस्टोरेंट का बिल पे कर देगा। और इसके बाद तभी जेनोस सोचने लगता है कि अभी उसने उस बंदे की जान बचाई थी तो उसने धन्यवाद कहा था। सेम उसी तरीके से लिली की जान बचाई थी तो लिली ने भी उसको धन्यवाद कहा था। और लिली बताती है कि मास्टर आपने मेरी जान बचाई थी और ये एक तरह से मेरा फर्ज बनता है आपको धन्यवाद करना। और इसके बाद तभी जेनोस डिसाइड करता है कि वो ना एक क्लिनिक ओपन करेगा, मतलब कि हीलिंग क्लिनिक खोलेगा, उसमें ना बाकी बंदों का इलाज करेगा अपने मैजिक की मदद से। और वो ना ये सारी चीजें ओपनली तो नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं था। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड वॉच किया हो तो आपको पता होगा कि हीलर्स को ना लाइसेंस बनवाना पड़ता है हीलिंग मैजिक का यूज करने के लिए। और वो सोचता है कि मुझे ना सब कुछ ना एकदम अपनी शैडो में करना होगा। और ये सुनने के बाद ना लिली भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि सुनने में तो काफी ज्यादा मजेदार लग रहा है मास्टर। और वो बोलते हैं कि आप ना सच में काफी ज्यादा औसम हो और हम ना अभी सभी लोगों की मदद करेंगे। और लिली बोलते हैं कि इसमें ना मैं भी आपके साथ रहूंगी, मतलब कि आज से ना मैं हमेशा आपके साथ रहने वाली हूँ। और जेनोस बोलता है कि तुम्हें ना ये सब करने की जरूरत नहीं है। और लिली बोलती है कि नहीं अभी तो मैं आपके साथ ही रहने वाली हूँ, आप मेरी इतनी ज्यादा मदद किए और साथ ही मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। और जेनोस भी वहाँ पे हार मान जाता है और बोलता है कि अच्छा ठीक है तुम मेरे साथ रह सकती हो। और ये सुन के ना लिली भी ना काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और अभी ना उनके पास घर नहीं था तो सबसे पहले तो उन्हें एक घर की जरूरत थी। और इसके बाद वो दोनों ना एक लोकेशन पे पहुंचते हैं और वहाँ पे ना एक घर दिखाया जाता है। घर कम और खंडर ज्यादा लग रहा था, मतलब कि काफी ज्यादा खतरनाक था। और वो ना उन्हें अपने क्लिनिक के तौर पे इस्तेमाल करने वाले थे, एक तरह से घर अपना बनाने वाले थे उसे। और जब वो लोग प्रॉपर घर को देखते हैं तो भाई जेनोस बोलता है कि अब हमें अंदर जाना होगा, लेकिन लिली को तो वहाँ पे काफी ज्यादा डर लग रहा था। और लिली बताने लगता है कि अंदर ना काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर होंगे, मतलब कि घोस्ट टाइप मॉन्स्टर होंगे। वो ना देखने में तो इंसानों की तरह लगता है बट वो इंसान नहीं होते और इंसानों को ना काफी गंदी तरीके से मार देते हैं। वो सारी बातें बता रही थी बट इसके बाद भी ना जेनोस ना अंदर जाता है और उसके पीछे पीछे लिली भी अंदर जाती है। अंदर काफी ज्यादा अंधेरा था तो लिली ना अपने मैजिक की मदद से ना वहाँ पे ब्राइटनेस ला देती है। और जेनोस बोलते हैं कि क्या तुम्हें मैजिक इस्तेमाल करना भी आता है। और लिली बोलते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ। और वैसे वो जगह की हालत काफी ज्यादा खराब थी बट वो ना रहने लायक जगह थी, मतलब कि अगर उसको रिपेयर कर दिया जाए, जादू से ठीक कर दिया जाए तो काफी बढ़िया जगह बन सकता था। और वो दोनों ना इसी बारे में बात कर रहे थे कि हाँ ये जगह उतनी ज्यादा बेकार भी नहीं है। और वो दोनों ना जगह देख ही रहते, लेकिन तभी ना अचानक से लिली वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उनके सामने ना कार्मेला आ जाती है। और वो बोलने लगता है कि मुझे तुम लोगों की सोल चाहिए और अभी तुम लोगों को मरना होगा। और जेनोस भी बोलने लगता है कि अच्छा तुम इसी की बात कर रहे थे क्या। और इसके बाद तभी कार्मेला ना अचानक से उनके ऊपर अटैक कर देती है। वैसे अभी तो इसने अपना नाम नहीं बताया बट फर्स्ट एपिसोड में हमें पता था ना कि इसका नाम कार्मेला है, इसलिए मैं इसका नाम ले रहा हूँ। लेकिन जेनोस ना शील्ड एक्टिवेट कर लेता है, मतलब कि अपने डिफेंस की मदद से ना उसको काफी आसानी से डिफीट कर देता है। और इसके बाद जेनोस बताने लगता है कि वो ना अपनी पुरानी पार्टी के साथ ना एक बार एक डेंजन में गया था जहाँ पे उनके साथियों ने ना उसको काफी ज्यादा नीचे गहराई में भेज दिया था। और वहाँ पे भी ना इस टाइप के काफी ज्यादा भूत थे, मतलब कि स्पिरिट थे। और तभी लिली बोलने लगते हैं कि स्पिरिट का सामना करना तो काफी ज्यादा मुश्किल होता होगा ना मास्टर। और इसके बाद तभी जेनोस बोलने लगता है कार्मेला को कि देखो हमारे पास कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है, हम यहाँ से गुजर रहे थे और इस जगह पे ना हमें एक यही परफेक्ट घर देखने को मिला जहाँ पे हम रह सकते हैं, तो प्लीज अभी तुम हमें प्यार से यहाँ पे रहने दो। बट कार्मेला ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके बाद अगेन वो जेनोस के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है। और इसके बाद तभी जेनोस ना हिल मैजिक का इस्तेमाल करता है और कार्मेला काफी डर जाती है और पीछे हो जाती है। और कार्मेला बोलते हैं कि अभी ना मुझे तुम लोगों को तुम्हारी औकात दिखानी होगी। और इसके बाद वो ना वहाँ पे काफी सारे घोस्ट और ले आती है। और अभी जेनोस भी सोचता है कि यार ये लोग आराम से मेरी बात क्यों नहीं सुन लेते हैं। और इसके बाद वो ना हाई हील मैजिक का इस्तेमाल करता है और वहाँ पे जितने भी घोस्ट होता है ना उन सभी को एक ही बार में हरा देता है। और ये चीज देख के ना कार्मेला भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन। और जेनोस बताता है कि मैं ना एक अंडरग्राउंड हीलर हूँ। और वो बोलता है कि अगर तुम हमें एक रूम भी दे दोगे ना तो हम उसमें भी सेटिस्फाई, मतलब कि हमारे लिए एक रूम भी काफी है। और इसके बाद तभी कार्मेला बोलता है कि अच्छा ठीक है तो तुम लोग फर्स्ट फ्लोर ले लो और सेकंड फ्लोर पे तुम लोग बिल्कुल भी मत आना, और अगर तुम आओगे तो मैं काफी ज्यादा गुस्सा हो जाऊंगी। और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद जेनोस बिना उसको धन्यवाद करता है उसकी मदद करने के लिए। और इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे घर के अंदर ना भाई उन लोगों ने ना रहने लायक तो ठिकाना बना लिया था, काफी ज्यादा रिपेयर कर दिया था एक तरह से घर को। और लिटरली वहाँ पे लिली ने ना
ना नर्स वाला आउटफिट पहन रखा था और वो बताती है कि मेरे को यह आउटफिट ना इतना ज्यादा कंफर्टेबल भी फील नहीं हो रहा और हम ना एकदम साइड में है और मुझे लग भी नहीं रहा कि कोई हमारे पास आएगा, मतलब कि पेशेंट की बात कर रही थी और वो लोग ना इन्हीं सब बातों के बारे में बात कर रहे थे। बट तभी ना अचानक से वही बंदा वहाँ पे आ जाता है जिसको पिछले दिन जेनोस ने ठीक किया था और तभी जेनोस बोलता है कि तुम रियल हॉस्पिटल जाने की जगह तुम यहाँ पे आए हो, मतलब कि तुमने भी पक्का कोई ना कोई झोलमोल किया है, मतलब कि अगर तुम ईमानदारी का काम कर रहे हो तो तुम रियल हॉस्पिटल में भी तो जा सकते हो ना। और इसके बाद तभी वो बंदा बताता है कि मैं ना अपनी बहन को यहाँ पे तुम्हारे पास लेके आया हूँ और ये जो लड़की थी ना इसका नाम जोफिया था और साथ ही इसके हाथ पे भी ना काफी खतरनाक सा चोट लगा था, ये एक पॉइजन था एक टाइप का। और इसके बाद वो बैठ के ना दोनों आपस में बात करने लगता है, मतलब कि जेनोस और जोफिया, जहाँ पे जेनोस ना उस पॉइजन के बारे में बताने लगता है कि ये पॉइजन ना काफी ज्यादा खतरनाक है, मतलब कि काफी सारी डिटेल बता देता है और ये भी बताता है कि अगर तुम इसका जल्दी से इलाज नहीं करवाओगे तो तुम एक तरह से टैब भी बोल सकती हो। और जोफिया भी बोलते हैं कि अच्छा ठीक है वो सब मुझे समझ में आ गया, मुझे बस ये बताओ कि आखिरकार तुम इसको ठीक कर सकते हो या फिर नहीं। और जेनोस बोलता है कि ऐसा कोई सा भी पॉइजन नहीं है जिसको मैं ठीक ना कर सकूं, बट इसके लिए मैं तुमसे 1 मिलियन येन लूंगा। और ये सुनने के बाद ना भाई बहन दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो लड़का तो वहाँ पे काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है, लेकिन जोफिया ना उसको चुप रहने के लिए बोलती है। और इसके बाद ना जोफिया ना अपने बारे में बताने लगता है, मतलब कि वो ना एक तरह से क्रिमिनल ही थी, मतलब कि, और वो ना अपने गैंग का नाम बताती है और गैंग का नाम सुनते ना जेनोस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि मेरा पहला ही पेशेंट इतना ज्यादा खतरनाक आ गया। और मेरा गैंग वैंग का नाम ना इसलिए आपको नहीं बता रहा क्योंकि वो सब ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है स्टोरी के अंदर, खाली गैंग मैंने बता दिया क्योंकि गैंग के पार्ट थे, गैंग थोड़ा बड़ा था, खतरनाक था, बट आगे जाके उसके बारे में भी आपको अच्छे से पता चल जाएगा। और इसके बाद वो बताने लगता है कि 3 लेडी जो कि ना गरीब लोगों पे ना एक तरह से राज करती है, मतलब कि गरीब लोगों को चलाना, मदद करना बोलो या फिर उसके ऊपर राज करना बोलो। और ये ना लिजर्ड की नेता थी एक तरह से, मतलब कि छिपकली प्रजाति में ही आती थी ये, मतलब कि गरीब लोगों सबकी ना काफी ज्यादा मदद करते, जिनके पास खाना नहीं होता उनको खाना और दे देते। और इसके बाद वो बताने लगता है, जेनोस बताने लगता है कि इसको ठीक करने का ना केवल एक ही प्रोसेस है कि तुम्हारा अपना हाथ को कटवाना होगा। और इसके बाद वो बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इसको ठीक कर दूंगा, मतलब कि नया हैंड भी ला दूंगा। और वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम काफी लोगों की मदद करते हो, बट फिर भी मैं पे लूंगा तुमसे, मतलब कि पैसे लूंगा, क्योंकि मुझे भी घर चलाना है और साथ ही मेरे साथ भी कुछ लोग रहते हैं। और जोफिया तो वहाँ पे इस बात के लिए परेशान थी कि तुम सच में मेरा हाथ ला भी पाओगे, क्योंकि मैंने ऐसा तो कभी किसी हीलर को करते हुए नहीं देखा। और ये सुनने के बाद ना जेनोस भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि क्या इस तरीके का मैजिक नहीं कर सकते लोग। और इसके बाद जेनोस प्रोसेस में लग जाता है, सबसे पहले उसके हाथ को कट करता है और सोफिया ना अभी काफी ज्यादा डरी हुई थी, मतलब कि जोफिया। और इसके बाद वो काफी ज्यादा मंत्र पड़ता है और उसका हाथ ना फिर से पहले की तरह हो जाता है, मतलब कि एकदम ठीक हो जाता है। और अभी लिली तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी और साथ ही जोफिया ना वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान थी। और इसके बाद तभी उसके भाई की नजर ना ऊपर कार्मिला के ऊपर जाता है और वो बोलता है कि आखिरकार वो है कौन। और जेनोस बताता है कि वो भी ना हमारी रूममेट है एक तरह से, मतलब कि हमारे घर में रहती है। और भाई वो बंदा तो वहाँ पे काफी ज्यादा डर गया था, मतलब कि घोस्ट को कौन अपना रूममेट बना के रखता है। बट वहाँ पे जोफिया तो काफी ज्यादा हंसने लगती है और बोलती है कि सच में तुम काफी अमेजिंग डॉक्टर हो, हीलर हो एक तरह से, और अगर तुम हाथ को ठीक कर सकते हो तो भाई तुम एक घोस्ट को अपना रूममेट बना रखे हो, इसमें कोई चौंकने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। और इसके कुछ टाइम बाद लिली ना जेनोस के लिए चाय बना के लाती है और वहाँ पे ना 3 कप होता है और जेनोस पूछता है कि आखिरकार 1 कप किसके लिए है। और लिली बताती है कि हमारे साथ कार्मेला भी तो रहती है ना। और तभी कार्मेला अचानक से वहाँ पे आ भी जाती है चाय पीने के लिए, लिटरली भाई। और इसके बाद वो तीनों ना वहाँ पे बैठ के थोड़ा सा हंसी मजाक की बातचीत करते हैं और तभी अचानक से ना वहाँ पे काफी ज्यादा वुल्फ मैन आ जाते हैं और उन सभी के साथ ना एक वुल्फ वुमेन भी आई थी और इसका नाम ना लिंगा था। और इसके बारे में तो आपको पहले से पता ही होगा। और तभी जेनोस बताने लगता है कि उन 3 लेडी में ना एक ना लिंगा भी है, मतलब कि सेकंड लेडी लिंगा ही है एक तरह से। और लिंगा ना वुल्फ की लीडर थी। और जेनोस बोलता है कि अच्छा तुम कल आना, अभी ना क्लिनिक बंद हो गया, अभी रात हो गया, तुम्हें जाना होगा। और इसके बाद लिंगा बताने लगता है कि जोफिया ना मुझे तुम्हारे बारे में काफी कुछ बताया और मुझे ना तुम्हारे बारे में और भी काफी ज्यादा चीजें जाननी थी, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। और इसके बाद वो लिटरली बोलते हैं कि मैंने तुम्हें मारना चाहती हूँ। और वो ना वेपन से ना सीधा जेनोस के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है और जेनोस भी ना उसको बोलता है कि तुम्हें सब करने की जरूरत नहीं है, बट वो अटैक करती है। जेनोस का शील्ड ना उसको रोक लेता है, एक तरह से बचा लेता है अपने आप को। और लिंगा का ना वेपन भी वहाँ पे टूट जाता है और वो तो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। और जेनोस बोलता है कि इसके बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम्हें अटैक नहीं करना चाहिए। और इसके बाद वो ना लिली को भी अंदर जाने के लिए बोलता है क्योंकि लिली ना काफी ज्यादा डर गई थी। और इसके बाद लिंगा ना अपने बाकी वुल्फ को ऑर्डर देती है कि तुम ना जेनोस को जाके मार दो। और वो सभी वुल्फ ना जेनोस के ऊपर काफी ज्यादा अटैक करते हैं, बट जेनोस के ऊपर ना कोई असर ही नहीं होता उनके अटैक्स का। और इसके बाद तभी लिंगा ना उसके घर को डिस्ट्रॉय करने के लिए बोलती है और बोलती है कि हम तुम्हें नहीं मार सकते तो क्या हुआ, बट तुम्हारे क्लिनिक को तो खत्म कर सकते हैं ना। और इसके बाद तभी अचानक से ना वहाँ पे कार्मेला भी आ जाती है और कार्मेला को देखे ना वहाँ पे लिटरली भाई सभी लोग डर जाते हैं, सोचते हैं कि भाई एक घोस्ट भी इनके साथ रहती है। और कार्मेला तो काफी गुस्से में हो गई थी क्योंकि उसके घर को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था और वो ना उनके ऊपर अटैक करने वाली होती है, बट तभी जेनोस ना अटैक करने से मना कर देता है और बोलता है कि तुम्हें ना ये सब करने की जरूरत नहीं है। बट कार्मेला ना अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में थी। और इसके बाद जेनोस ना उसको काफी ज्यादा समझाने लगता है और इसके बाद कार्मेला भी थोड़ा शांत होती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है वापस। और लिटरली इसके बाद लिंगा भी ना सुधर जाती है, मतलब कि उसको पता चल गया था कि भाई जेनोस ना काफी बड़ी तोपची है। और इसके बाद ना उसके आगे रिक्वेस्ट करते हुए बोलते हैं कि मुझे माफ करना जो भी कुछ मैंने अभी तुम्हारे साथ किया। और लिंगा के साथ ना उसके बाकी के साथी भी ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगते हैं और जेनोस सोचता है कि भाई मैं क्या ही करूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ आजकल। जेनोस काफी ज्यादा हैरान होता है वहाँ पे ऑर्क को देखने के बाद और वो बताने लगता है कि जो 3 लीडर थे ना जो कि गरीब लोगों की मदद करता है, उन 3 लीडर में से एक लीडर का ये सैनिक है एक तरह से, और जो 3rd लीडर था
उसका नाम लोबे था। और जेनोस बोलने लगते हैं कि आखिरकार तुम्हारी लीडर कहाँ पे है, और वो और बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे वो लिजर्ड आते हैं और साथ ही वुल्फ आते हैं, तो क्या हमारी लीडर भी यहीं पे आएगी। और जेनोस को समझ में आ जाता है कि उसको ना उसके अड्डे पे एक तरह से जाना होगा। और इसके अगले सीन में जेनोस फाइनली लोबे के पास पहुंच जाता है और लोबे भी बोलते हैं कि तुमसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और जेनोस बोलता है कि आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। और लोबे बताने लगते हैं कि वैसे देखा जाए तो तुम हम जैसे लोगों के लिए ना काफी ज्यादा बढ़िया काम कर रहे हो एक तरह से, और मुझे पता लगा कि तुमने लिजर्ड और वुल्फ को भी देखा है एक तरह से, मतलब कि उनकी भी मदद की है। और ये सारी बातें सुनकर ना जेनोस भी काफी हैरान होता है और सोचता है कि भाई इन सभी को सारी बातें आखिरकार कैसे पता चल जाता है। और लोबे बताने लगते हैं कि मैंने सुना है कि तुम किसी भी तरीके की बीमारी का इलाज कर सकते हो, और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा इलाज भी करो, बट मैं बताने नहीं वाली कि आखिरकार मुझे हुआ क्या है। और जेनोस भी सोचने लगता है कि लगता है मेरा टेस्ट लेना चाहती है। और इसके बाद उसके पास जाने के बाद ना अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है, क्योंकि जेनोस को पता था कि बाहर से तो एकदम ठीक है, तो अंदरूनी चोट होगा। और इसके बाद तभी ना उसको ना लोबे के पेट में ना एक स्टोन दिखाई देता है, और वो स्टोन ना कभी भी ब्लास्ट कर जाता, मतलब कि कुछ उस टाइप का स्टोन था। और वो बोलने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ना किसी ने खाने में मिला के इसको दे दिया, तुमने गलती से उसको खा लिया है। और तभी लोबे बताते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मैं राइस बॉल खा रही थी तो गलती से उसके साथ मैंने इसको भी खा लिया। और जेनोस बोलने लगता है कि तुम मूर्ख हो गया, तुम्हारे अंदर इतना दिमाग नहीं है। और जेनोस बोलता है कि तुमने इसको काफी आसानी से निकाल सकती हो, और वो ना वहाँ से जाने लगता है। बट तभी लोबे बोलने लगते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे साथी भी मेरे साथ मरने के लिए एकदम तैयार हो जाएंगे, और साथ ही अगर मुझे कुछ होता है ना तो बाकी जो और क्या जो कि स्लम में रहा करते हैं उनके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम की बात होगी, मतलब कि एक तरह से और की संख्या कम हो जाएगी। और वो बताते हैं कि मैंने सुना है कि तुम काफी ज्यादा पैसे लेते हो, मतलब कि अपने ट्रीटमेंट के। और इसके बाद वो ना एक चाबी फेंकते हुए बोलते हैं कि तुम्हें जितना चाहिए तुम वहाँ से ले सकते हो। और इसके बाद जेनोस लोबे के पास जाता है और अचानक से ना उसके पेट से ना स्टोन को निकाल देता बाहर, और किसी को पता भी नहीं चलता। और जेनोस ने ना लोबे को हील भी कर दिया था, और ये देखिए वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और तभी वो स्टोन फटने वाला था, बट जेनोस ना अपने हाथ को दबा लेता है, इस कारण उसके हाथ में स्टोन फट जाता है। और ये देख के लोबे ना और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि भाई इतना बड़ा स्टोन फट गया और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे, मतलब कि जेनोस को काफी ज्यादा पावरफुल मान रही थी एक तरह से। और इसके बाद जेनोस ना लोबे की भी वापस कर देता है और बोलता है कि मैं जितना काम करूंगा मैं उतना ही पैसा लूंगा। और ये देख के ना और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं लोबे, काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और जेनोस की काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है। और बोलते हैं कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे बुला सकते हो। और वो बोलते हैं कि क्या तुम मेरे साथ राइस बॉल्स खाना चाहते हो। और ये देख के जेनोस भी बोलते हैं कि भाई तू पागल वागल है क्या, मतलब कि अभी तो तू बची है और अभी फिर से वही हरकतें कर रही है। और इसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिली ना काफी ज्यादा उदास थी, और जेनोस बोलता भी है कि आखिर तुम उदास क्यों हो। और इसके बाद लिली बताने लगती है कि वो तीनों लड़कियां ना बार बार हमारे घर पे आती रहती है। और जेनोस भी सोचने लगता है और वो सोचता है कि ये बात तो सही बोला, मतलब कि तीनों बार बार उसके घर पे अब आते रहते हैं। और इसके बाद तभी कार्मेला बोलने लगता है कि मुझे ना उन तीनों को आंखों को देख के इतना पता लगता है कि वो तीनों ना तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती है और तुम्हें देखने के लिए एक तरह से यहाँ पे आती है। और वैसे देखा जाए तो मेरे पास 300 साल का एक्सपीरियंस है, तो मुझे काफी अच्छे से पता है इसके बारे में। और जेनोस सोच रहा था कि भाई आखिरकार ये लोग ऐसा क्यों ही कर रहे हैं। और यहाँ तक कि कार्मेला ये भी बताती है कि जेनोस वो तीनों ना तुम्हारे चक्कर में ना एक युद्ध भी लड़ने वाले हैं, जो भी जीतेगा वो तुम्हारे साथ रहेगा, मतलब कि कुछ इस टाइप का। और बेचारी लिली ने ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा उदास हो गई थी। और कार्मेला बोलते हैं कि लिली तुम्हें भी काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा अगर तुम्हें जेनोस के साथ रहना है तो। और लिली बोलने लगती है कि वैसे मैं क्या ही कर सकती हूँ, मैं तो एक छोटी सी बच्ची हूँ और मैं तो सुंदर भी नहीं होती ज्यादा। और कार्मेला बोलने लगता है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तो तुम काफी ज्यादा सुंदर लगती हो। और ये सुन के ना लिली भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और जेनोस भी सोच रहा था कि भाई आखिरकार अब क्या ही करना चाहिए यहाँ पे। और इसके बाद तभी जोफिया वहाँ पे आती है जो कि काफी सारे फल फ्रूट लेके आई थी। और इसके बाद लिम्बा आती है जो कि काफी ज्यादा मछलियां लेके आती है। फिर लोबे आती है जो कि काफी ज्यादा शिकार लेके आती है। और अभी जेनोस भी ना काफी ज्यादा परेशान हो गया था उन तीनों की हरकतों को लेके। और कार्मेला तो काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसको एक बैटल देखने को मिलने वाला था। और इसके अगले सीन में ना तीनों लड़कियां ना एकदम रेडी हो गई थी बैटल के लिए, और वो लोग आपस में काफी ज्यादा भाषण करते हैं, बट वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। और इसके बाद तभी यहाँ पे जेनोस भी आ जाता है और वो बोलता है कि मैं ना यहाँ पे लड़ाई को रुकवाने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे पता है कि तुम सभी को लड़ाई करना है और मैं भी वो देखना चाहता हूँ, और तुम लोग तब तक लड़ते रहना जब तक तुम लोग संतुष्ट ना हो जाओ। और ये सुनने के बाद लिली भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनको तो लगा था कि वो लड़ाई को छुड़वाने के लिए आए हैं। और ये सुनने के बाद वो तीनों लड़कियां भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और लिली भी बोलती है कि सर आप ऐसा ही चाहते हो क्या, मतलब कि जेनोस को बोलती है। और जेनोस बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, ये मेरे एक प्लान का पार्ट है। और इसके बाद ना उन तीनों के बीच में बैटल स्टार्ट होता है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया जा रहा था। और वो बैटल के बीच में जो उनके साथी थे ना, मतलब कि वुल्फ, लिजार्ड या फिर ऑर्क, उन लोगों को भी आपस में मारने लगते। भाई तीनों के बीच में ना उन लोगों को क्यों मार रहे हैं भाई ये लोग, बट हाँ वो लोग उन लोगों को भी मारने लगते हैं। और अभी सभी लोग ना वहाँ पे लड़ाई करने लगे थे, सभी बीस्ट मैन भी वहाँ पे लड़ाई करने लगे थे। और शाम हो जाती है लड़ते लड़ते, और वो लोग ना काफी ज्यादा थक भी चुके थे एक तरह से। और उनके थकने का मेन रीजन तो ये था क्योंकि जेनोस ना उन लोगों को बार बार हील कर दे रहा था, मतलब कि वो लोग घायल हो रहे थे और जेनोस हील कर दे रहा था, इस कारण वो लोग ना लगातार लड़ते जा रहे थे और काफी ज्यादा थक गए थे। और इसके बाद ना बाकी लोगों को भी समझ में आ जाता है कि लड़ने का तो कुछ फायदा ही नहीं था क्योंकि जेनोस का ये एक तरह से प्लान था। और इसके बाद सभी लोग वहाँ पे आराम से बैठ जाते हैं। और वहाँ पे वो तीनों लड़कियां ना काफी ज्यादा हैरान हो गई थी जेनोस की पावर देखने के बाद, मतलब कि कोई एक बंदा एक को हील कर सकता है, दो को हील कर सकता है, बट जेनोस वहाँ पे एक साथ ना सभी को हील कर रहा था। इतनी पावर देखने के बाद वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। और इसके बाद जेनोस भी उन सभी को समझाने लगता है कि तुम्हें ना लड़ने की अब जरूरत नहीं है, और काफी ज्यादा लेक्चर भी देता है। और वो लड़कियां लोग भी ना काफी ज्यादा हंसने
लगती है इसके बाद। मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो अब सभी लोग ना दोस्त बन गए थे, अब उनके बीच में ना कोई भी गिला शिकवा तो नहीं था। और इसके बाद वो सभी लड़के डिसाइड करते हैं कि अब हम कभी भी नहीं लड़ने वाले। और जेनोस भी नहीं सुन के काफी ज्यादा अच्छा लगता है जेनोस को भी, और वो बताने लगता है कि मैंने डिसाइड किया कि मैं ना यहीं पे रह के ना इन सभी की मदद करने वाला हूँ। मतलब कि जितने भी गरीब लोग हैं इन सबको हील करूंगा एक तरह से। और ये सभी बात सुन के ना लिली को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और वो मन में सोचती है कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है कि तुम इन सभी की मदद इसलिए करना चाहते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि ये सब लोग अकेले हैं और ये सभी तुम्हारे साथ रहते हैं या फिर तुम इनके साथ रहते हो तो ये लोग ज्यादा लड़ेंगे भी नहीं और इनको चोटें भी ज्यादा नहीं लगेगी। और सच में तुम काफी ज्यादा अच्छे हो जेनोस, ये सारी बातें मन में सोच रही थी। और इसके बाद वो ना बोलती भी है कि जेनोस मैं तुम्हें काफी पसंद करती हूँ, आई लाइक यू बोलती है। और जेनोस बोलते है कि आखिरकार तुमने किस वे में बोला। और लिली बोलती है कि अब इसमें मुझे क्या पता, बस मैंने बोल दिया तुम्हें। और लिली बताती है कि कार्मेला ना काफी ज्यादा उदास होने वाले है जब उसको पता लगेगा कि यहाँ पे कोई भी टैन नहीं बोला। और वहाँ पे सभी लोग ना काफी ज्यादा खुश थे, मतलब कि दोनों ही काफी ज्यादा खुश थे वहाँ पे। और इसके बाद हमें दो बंदे दिखाए जाते हैं जहाँ पे लड़की बोलती है कि कोई प्रॉब्लम हो गई क्या, और कमांडर बोलते है कि मुझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रहा है क्योंकि स्लम के अंदर जो डेमी ह्यूमन की फाइट चल रही थी वो पता नहीं कैसे अचानक से रुक गई। और तभी लड़की बताती है कि उन तीनों के बीच में तो काफी लंबे टाइम से युद्ध चल रहा था और अचानक से युद्ध रुक गया। इस बात पे विश्वास करना काफी ज्यादा मुश्किल की बात है। और कमांडर बोलता है कि बट इसके बारे में हम क्या ही कर सकते हैं, तुम्हें पता है कि हरजीत किंगडम अभी काफी ज्यादा समृद्ध है और साथ ही वहाँ पे काफी ज्यादा शांति है क्योंकि गरीब लोग आपस में बैटल करते रहते हैं, युद्ध करते रहते हैं। बट अचानक से वो लोग एकजुट हो जाए और अगर वो लोग एकजुट होकर बगावत कर दे तो इससे हमारे ऊपर काफी ज्यादा खतरा हो सकता है और ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने किंगडम की रक्षा करें। और तभी लड़की बोलती है कि डेमी ह्यूमंस इतने टाइम से लड़ रहे थे तो आखिरकार वो इतने अचानक से एक दूसरे को कैसे माफ कर सकते हैं। कमांडर बताता है कि उन लोगों ने थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया एक दूसरे के साथ, मतलब कि ना लड़ाई करने का। और लड़की बोलती है तो और भी ज्यादा इम्पॉसिबल है। और तीनों का नाम लेते हुए बताते हैं कि वो तीनों अंडरवर्ल्ड में काफी ज्यादा खतरनाक है एक तरह से, और इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये हमारे किंगडम के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है और साथ ही हमें उसके ऊपर जांच करना होगा। और मैं तो अभी नहीं जा सकता बट मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पे जाओ उप कमांडर। और इसके लिए ना वो लड़की भी वहाँ पे मान जाती है। और इस लड़की का नाम ना अभी पता चला है, इसका नाम ना रोज होता है। और इसके बाद हमें जेनोस का घर दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लड़कियां ना काफी ज्यादा मजे ले रही थी, मतलब कि है ना सभी के फिगर थोड़ा ज्यादा अच्छे थे बट वहाँ पे लिली का थोड़ा कम था, इस कारण वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है और घर में भाग जाती है। और कुछ टाइम बाद वो वहाँ पे चाय लेके आती है और वो जोफिया को बताने लगती है कि पहले की तुलना में ना अब तुम्हें काफी कम चोटें लगने लगी है। और इसके बाद तभी जेनोस बोलता है कि आखिरकार तुम पे अटैक किसने किया। और जोफिया बताने लगता है कि अभी रॉयल किंगडम की ना नजर उनके ऊपर है और थोड़ा ना झगड़ा हो गया था उनसे। और ये सुन के जेनोस भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो बोलते हैं कि पहले भी तुम्हारे पर इन्होंने अटैक किया था ना। और जोफिया वहाँ पे हाँ बताती है। और इसके बाद वो लोग बताते हैं कि एक लड़की ने ना उनके ऊपर अचानक से ना एक गन से अटैक कर दिया था, मैजिकल गन था वो। और जेनोस बोलता है कि आखिरकार तुम किसकी बात कर रहे हो। और जोफिया बताते हैं कि वो ना वॉइस कमांडर रोज है और वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और उसको ना आयरन रोज के नाम से भी जानते हैं सब। और वो लोग इसी तरीके से वहाँ पे काफी ज्यादा बातें करते हैं। और तभी जेनोस लिली को बोलता है कि अच्छा अभी तुम्हें खाना बना लेना चाहिए। और वहाँ पे बाकी की लड़कियां भी ना अपनी फरमाइश करने लगते हैं कि हमें ये खाना है तो हमें ये खाना है। और ये सुन के जेनोस भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि क्या ये लोग यहीं पे रहने वाले हैं और यहीं पे खाना खाने वाले हैं। और इसके बाद लिली उन सभी के लिए डिनर बनाती है और वो सभी लोग ना काफी मजे में वहाँ पे खाते हैं, मतलब कि लिली ने सबके लिए बनाया था भाई, सबकी पसंद का। और सभी लोग काफी मजे में वहाँ पे डिनर करते हैं अपना। और इसके बाद हमें डेमी ह्यूमंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ना वो सभी लोग काफी ज्यादा मस्ती में थे, मतलब कि सभी लोग एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से बातें कर रहे थे। और ये चीज ना आयरन रोज देख के ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। और इसके बाद तभी ना वो एक डेमी ह्यूमन से बोलने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पे एकदम सब कुछ ठीक कैसे हो गया, मतलब कि मैं काफी टाइम बाद यहाँ पे आई हूँ और इतना ज्यादा बदलाव आखिरकार कैसे। और इसके बाद वो डेमी ह्यूमन बताने लगता है कि जब आप किसी को अच्छे तरीके से जान लेते हो ना तो उसके बाद आपको पता लग जाता है कि वो उतने ज्यादा बुरे भी नहीं है। और रोज बोलते हैं कि बट उसके बाद भी वो लोग तो काफी बड़े दुश्मन थे ना। और लिजर्ड बताने लगता है कि ऐसी बात नहीं है और मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता। और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और तभी अचानक से ना रोज ना उसकी तरफ गन पॉइंट कर देती है और वो बोलते हैं कि तुम्हें ना अब चुपचाप सब कुछ बताना होगा मुझे। और इसके बाद वो लिजर्ड मैन बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा, अगर तुम मेरे पे अटैक करोगे उसके बाद भी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। और तभी वहाँ पे जोफिया जा रही होती है और तभी लिजर्ड ना चिल्ला देता है और रोज ना वहाँ से तुरंत भाग जाती है। और रोज भी ना जाते वक्त ये सोच रहे थे कि उनके ऊपर तो काफी खतरनाक सा अटैक हुआ था जोफिया के ऊपर, बट उनके हाथ को देख के ऐसा लग रहा था कि उनका हाथ एकदम हील हो गया। बट ये आखिरकार कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल कैसे आखिरकार। और इसके बाद वो तभी सोचते हैं कि आखिरकार मुझे कहाँ पे जाना चाहिए क्योंकि वो ना जंगल के बीच में फंस गई थी। और इसके बाद रोज ना जेनोस के घर पे आ जाती है और वो बोलती है कि मैं टाउन की तरफ जा रही थी बट मैं थोड़ा रास्ता खो गई और अभी रात भी हो गया तो मुझे लगा कि यहाँ पे आ जाना चाहिए तुमसे मदद मांगने के लिए। और तभी वहाँ पे लिली आती है और वो बोलती है कि क्या कोई मरीज आया है। और ये बात सुन के ना रोज भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और तभी वो सीधा जेनोस की तरफ गन पॉइंट करती है और सीधा ब्लास्ट कर देती है। और ये देखने के बाद ना लिली वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो जेनोस की तरफ भागती है। आयरन रोज बताने लगते हैं कि वो ना अभी एक क्रिमिनल को ढूंढ रही है जो ना काफी सारे बच्चों को एक तरह से किडनैप कर रहा है। और लिली तो काफी ज्यादा घबरा गई थी और वो तो केवल जेनोस का ही नाम लिए जा रही थी। और तभी रोज बोलती है कि वैसे देखा जाए तो तुम एक एल्फ हो और वो एक ह्यूमन है तो तुम दोनों एक फैमिली मेंबर तो बिल्कुल भी नहीं हो। और इसको नहीं पता था कि एल्फ की तस्करी करना इलीगल है अगर वो सही तरीके से ना किया जाए तो, मतलब कि सही तरीके से सर्वेंट बनाया जा सकता है। बट तभी लिली बताती है कि मैं उसकी सर्वेंट
सर्वेंट नहीं हूँ, उसने मेरी जान बचाई थी। और ये बात सुन के ना रोज भी हैरान हो जाती है और बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे तो माफ करना। और मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं ना गुस्सा पहले हो जाती हूँ, एक्शन पहले ले लेती हूँ और उसके बाद मैं उसका रिएक्शन देखती हूँ। और इसके बाद तभी जेनोस की आवाज आती है, मुझे तो लगा था कि तुम्हारी गलती ये है कि तुम अपना डायरेक्शन भूल गई हो। और इसके बाद रोज ना जेनोस से अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगती है और बोलते है कि आखिरकार तुम ठीक कैसे हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। और जेनोस बोलता है कि मैंने एक डिफरेंट तरीके का मैजिक का इस्तेमाल किया है। और इसके बाद रोज ना जेनोस को चेक करने लगती है और उसको अभी तक भरोसा नहीं होता कि उसके बुलेट से आखिरकार जेनोस कैसे बच सकता है। और वो सोचती है कि आखिरकार ये पता नहीं किस तरीके का मैजिक करता है जो। और इसके बाद रोज ना वहाँ पे थोड़ी उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं, उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, मतलब कि मैजिक के बारे में जेनोस के। और जेनोस बोलता है कि सबसे पहली बात तो तुम एकदम गलत बोल रही हो और ऊपर से तुम्हें एक तो नाम रखना नहीं आता ढंग से, तुम ढंग से नाम रखा करो मैजिक का। मतलब कि जेनोस बच गया था ना उसके बुलेट से, इसलिए वो ना डेमोनिक मैजिक करके कुछ बोलने लग जाती है। इस कारण जेनोस ये सब बोलता है। और इसके बाद दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बहस भी होती है इसी टॉपिक को लेके। और इसके बाद वो बताने लगते हैं कि वो रॉयल कमांडर ऑफ नाइट की वॉइस कमांडर है। और ये सुनने के बाद जेनोस और लिली दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद रोज ना अपने मिशन के बारे में बताती है कि आखिरकार वो किस लिए यहाँ पे आई है। उसको ना इस्लाम के सीक्रेट के बारे में जानना था कि आखिरकार वहाँ की लड़ाई कैसे सुलझ गई, मतलब कि जिसने उस लड़ाई को सुलझाया था ना उसको पकड़ना था एक तरह से रोज को। और ये सुनने के बाद जेनोस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और कार्मेला तो वहाँ पे अलग ही मजे ले रही थी, मतलब इधर से उधर हवा में उड़ रही थी वो। और मैंने काफी ज्यादा कोशिश किया इन्फॉर्मेशन निकलवाने की, बट कहीं से भी मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिला। और मैं ये साबित करके रहूंगी कि शैतान का सर्वेंट यहाँ पे है असली में। और जेनोस भी सोचता है कि भाई ये लड़की पागल पागल है क्या बोलती रहते हैं कभी कभार ये। और तभी रोज बोलती है कि क्या तुम उस बंदे को जानते हो जो भी ये सब कुछ कर रहा है। और जेनोस बोलता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में। और कार्मेला और लिली तो भाई काफी आराम से ना उनकी बातें सुन रहे थे उस टाइम पे। और लिली बोलते है कि मुझे तो नहीं लग रहा कि वो कुछ भी गलत कर रहा है, वो बीमार लोगों का इलाज करता है और उससे वो थोड़े पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है। और इसके बाद तभी रोज बोलते है कि लिली तुम कुछ उसके बारे में जानती हो। और लिली काफी घबराते हुए बोलते है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। और फनी बात तो ये थी कि कार्मेला ना काफी ज्यादा वहाँ पे हंसे जा रही थी। और इसके बाद वो दोनों वहाँ पे और भी काफी ज्यादा बातचीत करते हैं। और इसके बाद रोज ना जेनोस के घर में घूमने लगती है। और तभी वो ना बेड देखती है बीच में और वो पूछते है कि आखिरकार बेड नीचे क्या कर रहा है। और ये देख के जेनोस भी थोड़ा घबरा जाता है और वो बोलता है कि ये ना थोड़ा एक्स्ट्रा बेड है, मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा मैंने रख दिया जरूरी के लिए। और इसके बाद तभी रोज बोलते हैं कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं आज इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ और इसके बदले ना मैं तुम्हें पे कर दूंगी, मतलब कि यहाँ पे मैं एक दिन स्टे करूंगी, उसके बदले मैं तुम्हें पे भी कर दूंगी। और इसके बाद तभी कार्मेला ना जेनोस के कान में बोलने लगता है कि आज तुम्हारे पास एक मुसीबत आने वाली है और तुम उसका स्वागत कर रहे हो। और इसके बाद लिली ना रोज के लिए चाय लेके आती है और रोज ना धन्यवाद करते हैं। जब पीती है ना तो उसका मुंह जल जाता है, काफी ज्यादा गर्म होता है ना। और वो बताने लगते हैं कि मेरे ना ये भी एक प्रॉब्लम है कि मैं गर्म सामान ना जल्दी से रोक नहीं पाती, मैं खाना ट्राई करने लग जाती हूँ, मतलब कि चाहे खाना हो या फिर ड्रिंक हो। और इसके बाद तभी अचानक से लिली ना जेनोस के पास जाती है और बोलती है कि तुम मेरे बाल कुछ सहलाओ। और जेनोस बोलते है कि ऐसा करना क्यों, बट लिली ना जबरदस्ती करवाने लगती है। और कार्मेला बोलते है कि अभी ना काफी ज्यादा जेलसी फील कर रही है। और रोज भी सोचती है कि आखिरकार तुम कर क्या रहे हो जेनोस। और जेनोस बोलता है कि मुझे खुद नहीं पता। और तभी जेनोस बोलता है कि आखिरकार लिली जेलसी फील क्यों कर रही है। और इसके बाद तभी कार्मेला बोलते है कि अभी उसके सामने एक नई प्रतिद्वंदी आ गई ना, मतलब कि रोज की बात हो रही थी यहाँ पे। और कार्मेला ना वहाँ पे और भी काफी सारी बातें करने लगती है। और इसके बाद तभी लिली बोलते है कि जेनोस चाय काफी ज्यादा गर्म है, मैं इसको ठंडा कर देती हूँ। और इसके बाद वो जोफिया के बारे में बताने लगता है कि उसी ने उसके ऊपर अटैक किया था और उसके हाथ को डैमेज किया था, बट जब उसने दोबारा उसको देखा ना तो उसका हाथ एकदम हील हो चुका था। और वो बोलते हैं कि कल मैं अगेन काफी अच्छे तरीके से अपना जांच स्टार्ट करूंगी एक तरह से, और मैं किसी भी तरीके से ना उस ओरिजिनल इविल को ढूंढ के ही रहूंगी। और फिर जेनोस सोचता है कि फिर एक नया नाम रख दिया, भाई क्या है ये, मतलब कि एक नाम पे क्यों नहीं स्टिक रहती है ये। और तभी जेनोस बोलता है कि आखिरकार तुम स्लम के लोगों से इतना ज्यादा नफरत क्यों करती हो, इतना ज्यादा गुस्सा क्यों उनके ऊपर। और तभी रोज बताते हैं कि मेरी मदर को किसी ने मार दिया था और वो ना वहीं पर रहा करता था। और वो बताती भी है कि मेरी मदर ना उन लोगों की काफी ज्यादा मदद किया करती थी, मतलब कि उनको खाना दिया करती थी, रहने की जगह दिया करती थी। बट एक दिन मुझे मेरी मदर की बॉडी वहाँ पे मिली और मैं उस दिन काफी ज्यादा उदास हो गई और मुझे उन लोगों से काफी ज्यादा नफरत हो गया। और इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि जो कुछ भी मेरी मदर के साथ हुआ मैं नहीं चाहती कि अब वो और किसी के साथ हो। और मैंने काफी ज्यादा मेहनत किया, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनी। और साथ ही रॉयल नाइट की हिस्ट्री में मैं सबसे कम उम्र की वाइस कैप्टन हूँ। और इसके बाद मैं आयरन रोज के नाम से काफी ज्यादा फेमस हो गई। और आयरन रोज कहने का मतलब ये हुआ कि मेरा फेस ना एकदम आयरन की तरह लगता है, कोई इमोशन नहीं है। इस कारण मुझे आयरन रोज का टाइटल मिला एक तरह से, मतलब कि बोलते हैं लोग उसको। और इसके अगले दिन जेनोस ना जोफिया के हाथ को हील कर रहा था और वो पास्ट की बात को सोचता है, जहाँ पे रोज ना उसको गुड बाय करके चली जाते हैं, मतलब कि अगला दिन हो गया था ना, उसके जाने का टाइम हो गया था। और इसके बाद वो करंट में हील कर रहा होता है जोफिया को। बट तभी अचानक से वहाँ पे रोज आ जाती है और वो ना वहाँ पे जोफिया को देख के ना भाई दोनों एक दूसरे की तरफ ना गन पॉइंट करते हैं, एक चाकू और एक गन। और वहाँ का सिचुएशन थोड़ा खराब हो गया था। और रोज बताते कि इस बार सच में मैं रास्ता भूल गई थी, इस कारण मैं दोबारा यहाँ पे आई हूँ। और वो इसके बाद जोफिया को बोलते है कि तुम्हारा हाथ तो काफी ज्यादा डैमेज था ना, तो वो आखिरकार हील कैसे हो गया। और इसके बाद जोफिया बोलने लगते हैं कि देखो तुम अपना काम काफी अच्छे तरीके से करती हो, मैं इसके बारे में जानता हूँ। और मुझे ये भी पता है कि रॉयल नाइट्स अभी ना उन बच्चों की तलाश कर रहे हैं जिनको किडनैप कर लिया गया, एक तरह से जिनकी तस्करी की जा रही है। बट क्या तुम अपने बॉस को जानते हो, सच में काफी बड़ा कमीना इंसान है। और रोज बोलते हैं कि तुम ना मुझे पागल नहीं बना सकती, मुझे पता है कि ये काम केवल स्लम के लोग कर रहे हैं। और वो बोलने लगते हैं कि मुझे पता था कि तुम मेरे ऊपर विश्वास
विश्वास नहीं करने वाली और हाँ मैं हील करवाई हूँ अपने हाथ को, आखिरकार तुम क्या ही कर लोगी। और अगर तुम चाहो तो तुम भी हील करवा सकते हो, बट तुम्हें बता दूं मैं फ्री बिल्कुल भी नहीं है, इसके लिए तुम्हें पे करना होगा। और आखिरकार तुम्हें ये क्यों लगता है कि हर काम केवल स्लम के लोग ही करते हैं, मतलब कि गलत काम? पहले ना अपने जस्टिस को जाके देखो, वो एक तरह से मजाक है। और रोज बोलते हैं कि तुम ना इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी फालतू नहीं बोल सकते, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। और वो ना फायर करने वाली होती है, लेकिन तभी जेनोस बीच में आ जाता है और रोज बोलते हैं कि जेनोस तुम प्लीज साइड हट जाओ। और जेनोस वहाँ पे फाइनली रिवील कर देता है कि आखिरकार तुम जिसको ढूंढ रही हो ना वो मैं ही हूँ, मतलब कि मिस्टीरियस हीलर। और ये सुनने के बाद ना रोज काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम्हें इतना खतरनाक मैजिक आखिरकार कैसे आ सकता है। और जेनोस बोलता है कि मैंने ना एक तरह से इसकी ट्रेनिंग कहीं से भी नहीं ली, एक तरह से ये मेरे शरीर के अंदर से ही बाहर निकलता है इस तरीके का मैजिक। और रोज बोलते हैं कि मैंने इसके बारे में तो आज तक कभी भी कहीं पे नहीं पढ़ा है और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम गलत लोगों का साथ दे रहे हो। और सच बताओ तो मैं यहाँ पे आप काम नहीं कर सकती, और सच बताओ तो मैं एक मजाक बन के रह गई हूँ। और इसके बाद तभी रोज ना एक आदमी के पास जाती है और बोलते हैं कि आपको पता है कि अभी कुछ ज्यादा ही गलत काम हो रहा है। और वो बंदा बोलता है कि हाँ मैंने छिपकली के ग्रुप के बारे में काफी ज्यादा सुना है इसके बारे में। और रोज बोलने लगते हैं कि आप और साथ ही नोबल फैमिली को ना थोड़ा प्रोटेक्शन बढ़ाने की जरूरत है, मतलब कि हमने एक तरह से प्रोटेक्शन बढ़ा दिया है। और इसी तरीके से वो लोग और भी काफी ज्यादा बातचीत करते हैं वहाँ पे। और एक तरह से ना रोज को ना कैलेंडर के ऊपर ना काफी ज्यादा शक हो रहा था और वो सोच रही थी कि कहीं मैं उन तीनों की बातों में आके कोई गलत काम तो नहीं कर रही ना यहाँ पे। और इसके बाद वो बोलती है कि सर मुझे आपका बाथरूम यूज करना है, एक बार जाने से पहले क्या मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ? और वो बोलता है कि हाँ तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। और वो ना वहाँ से जाने लगती है और वो सोचती है कि आगे से ज्यादा पहरेदारी तो पीछे है, मतलब कि पीछे ज्यादा सिक्योरिटी है। और आखिरकार ऐसा क्यों है? और मैं आपको बता दूं ये बंदा ना काफी ऊंचे परिवार से, मतलब कि एक तरह से नोबल फैमिली मान सकते हो, किंग टाइप का आप मान सकते हो, एक तरह से इतना ज्यादा पावर रखता था अपने पास। और इसके बाद तभी रोज ना छिप छिपा के ना एक कुएं के पास जाती है और जैसे उसके अंदर जाते हैं तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ना काफी सारे बच्चे थे, किडनैप हो रखे थे, मतलब कि एक तरह से। और वहाँ पे बच्चे लोग ना काफी ज्यादा डर जाते हैं और रोज बोलते हैं कि तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए आया हूँ, मतलब कि आई हूँ। और तभी अचानक से ना रोज के ऊपर अटैक हो जाता है और ये कैलेंडर ने किया था और वो बताता है कि सच में ये गन तो काफी ज्यादा पावरफुल है। और इसके बाद वो ना और भी अटैक करने लगता है और बोलता है कि तुम्हें ना दूसरों के मामले में नहीं आना चाहिए और तुम्हारा काम केवल हम जैसे लोगों की रक्षा करना है। और वहाँ पे रोज की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और वो ना अपने मदर को सोचते हुए बोल रही थी कि मदर मैं कोई भी हीरो नहीं हूँ और शायद मैं इन सभी की जान नहीं बचा सकती। और तभी वहाँ पे जोफिया आ जाती है और इसके बाद तभी वहाँ पे जेनोस भी आ जाता है और वो बोलता है कि सच बताओ तो आपकी मैं तारीफ तो नहीं कर रहा, बट आपने डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं किया। और इसके बाद वो बोलने लगता है कि आखिरकार तुम लोग कौन हो और अगर मैंने तुम लोगों को मार भी दिया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम इस्लाम वालों को मारने पे भी हमें कुछ नहीं होगा। और इसके बाद वो ना जेनोस पे अटैक करता है और काफी ज्यादा हंसने लगता है और बोलता है कि भाई तेरा पत्ता तो मैंने काफी आसानी से कट कर दिया। बट जेनोस बोलता है कि भाई यार ये क्या गुदगुदी सा हो रहा है। और इसके बाद बंदा ना डर के मारे लगातार अटैक करने लगता है जेनोस के ऊपर, बट जेनोस के ऊपर ना उसका कोई भी असर नहीं हो रहा था और कैलेंडर ना वहाँ पे काफी ज्यादा डर गया था और वो ना वहाँ पे भागने लगता है। बट तभी जेनोस ना उसी की गन उठा के ना सीधा कैलेंडर के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। और इसके बाद बंदा ना काफी ज्यादा गिड़गिड़ाने लगता है कि मुझे माफ कर दो, मैं सभी से माफी मांगूंगा और मैं आज के बाद कभी भी ऐसी गलती नहीं करने वाला। और जेनोस भी बोलता है कि भाई सच बताओ तो तेरी माफी सुनने के बाद ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मैं तुझे क्यों माफ करूँ ऐसे। और वो बोलते हैं कि आखिरकार मैं तुझे कैसे माफ कर सकता हूँ और तुझे क्या लगता है कि तू मेरे मरीजों के साथ कुछ भी कर सकता है, मतलब कि मेरे लोगों के साथ कुछ भी कर सकता है। और इसके बाद वो गन फायर करता है और बेचारे की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है कैलेंडर की। और तभी रोज बोलती है कि क्या तुमने उसको मार दिया? और जेनोस बोलता है कि नहीं मुझे नहीं लगता, वो बचा होगा शायद अभी। और इसके बाद तभी रोज बोलते हैं कि शायद मैं अभी यहाँ पे नहीं बचने वाली और तुम इन सभी को बचा के बाहर लेके चले जाना। और जेनोस बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम आयरन रोज हो और तुम आखिरकार इतनी जल्दी कैसे हार मान सकती हो। और इसके बाद वो ना उसको हील करने लगता है और काफी आसानी से ना उसको प्रॉपर हील भी कर देता है। और वो बोलती है कि जेनोस वो तुम हो, मतलब कि वो तुम ही हो। और वो बोलती है कि तुम हीरो हो। और वो ना लिटरली काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं जब उसका हाथ भी पूरी तरीके से हील हो गया था तो। और वो बोलते हैं कि सच बताओ तो मैं हीरो बिल्कुल भी नहीं हूँ और हीरो केवल तुम जैसा होता है जो सभी लोगों की अच्छे तरीके से मदद करता है। और इसके बाद जेनोस भी बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, केवल मैं हीरो नहीं हूँ, हीरो तुम भी यहाँ पे हो जो कि इन बच्चों की मदद करने के लिए आई हो। और भी काफी ज्यादा भाषण होता है वहाँ पे और वो बच्चे लोग भी बोलने लगते हैं कि वो लेडी यहीं पे है, मतलब कि हमारी हीरो यहाँ पे है। और जेनोस भी बोलता है कि देखा मैंने कहा ना तुम भी हीरो हो, और उन बच्चों ने भी तुम्हें अभी हीरो बोला। और इसके बाद रोज भी बोलते हैं कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं तुम सभी को बाहर निकालूंगा। और वो सभी बच्चे धन्यवाद हीरो करके वहाँ पे बुलाने लगते हैं और रोज बताने लगते हैं कि मेरी माँ काफी ज्यादा गुस्सैल थी और काफी ज्यादा बेकार इंसान थी, बट उसके बाद भी मुझे पता है कि वो मेरी हीरो थी, मतलब कि गुस्सैल भड़कैलू टाइप नहीं होता है, उस टाइप की बातें भी कर रही थी। और वो ना वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल थी उस टाइम पे। और इसके बाद फाइनली वहाँ पे सभी बच्चों को रेस्क्यू कर लिया जाता है, बचा लिया जाता है। और इसके बाद जेनोस वहाँ से जाने लगता है और रोज बोलती है कि जेनोस क्या तुम मुझे दोबारा कभी हील करोगे? और जेनोस बोलता है कि हाँ मैं कर तो दूंगा, बट मैं उसके पैसे लूंगा तुमसे, फ्री में मैं हील करने वाला नहीं हूँ अगली बार से। और ये सुनने के बाद ना रोज काफी ज्यादा हंसने लगती है और जेनोस बोलता है कि तुम ना हंसते हुए काफी ज्यादा प्यारी लगती हो।
और जेनोस दिखाए जाते हैं जो कि अपने घर की तरफ जा रहे थे और साथ ही वो दोनों ना काफी ज्यादा एक्साइटेड थे अपने नई चाय को ट्राई करने के लिए। और इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जेनोस एक जगह पे बैठा था और तभी वहाँ पे एस्टन नाम का एक बंदा आता है और जेनोस के पास ना कुछ काम धंधा नहीं था करने के लिए, इसलिए एस्टन ना उसको अपने साथ ले जाता है, मतलब की बोलता है एडवेंचर पे चलने के लिए उसके साथ। और जेनोस बताने लगता है की स्लम से ना कोई भी बंदा ना एडवेंचर पे नहीं जा सकता। और एस्टन बोलता है की हाँ भाई ये मुझे पता है, बट अगर तेरे अंदर टैलेंट होगा ना तो तू भाई कहीं पे भी जा सकता है। और एस्टन बोलते है की तेरे पास कोई स्किल है क्या? और जेनोस बताता है की मुझे थोड़ा बहुत हीलिंग मैजिक आता है। और ये सुनने के बाद ना बंदा वहाँ पे काफी ज्यादा हंसने लगता है, मतलब कि वो इसलिए हंस रहा था क्योंकि एक गरीब बंदा जिसके पास बिल्कुल भी खाने के पैसे नहीं है उसको ना हीलिंग मैजिक आता है, मतलब कि सीख रखा है उसने। और ये सुनने में काफी ज्यादा वियर्ड लग रहा है और एक स्लेव की तरह ना जेनोस को ना वो अपनी टीम में रख लेता है। और इसके बाद हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एस्टन ना एक वुल्फ से लड़ रहा था और उससे लड़ते टाइम ना वो थोड़ा इंजर्ड हो जाता है और जेनोस ने उसको काफी आसानी से ना हील भी कर देता है एस्टन को। और इसके बाद एस्टन ना सोचने लगता है कि वैसे एक तरह से देखा जाए ना तो ये बंदा काफी ज्यादा यूजलेस है। और इसके कुछ टाइम बाद में वो जेनोस को ना अपनी टीम से निकाल भी देता है। और इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एस्टन ना अपनी टीम के साथ ना एक मिशन पे गया था ताकि वो कुछ पैसा कमा सके। और उसके टीम में ना कुछ बंदे तो नशेड़ी थे, उस टाइम पे भी नशा कर रखे थे और साथ ही वो लोग ना अपनी वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ाई किए जा रहे थे। और एस्टन भी बताने लगता है कि हमारा जो ग्रुप है ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफी सारे बीस्ट को ना हम काफी आसानी से हरा सकते हैं। और इसके बाद तभी वहाँ पे फायर वाले वुल्फ आ जाते हैं और उनको देखने के बाद ना एस्टन काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उनको मारने के बाद ना वो लॉर्ड को ना एज ए गिफ्ट देने वाला था। और इसके बाद एक बंदा ना वहाँ पे डिफेंस मैजिक का इस्तेमाल करता है और एस्टन ना उस वुल्फ के ना फर्स्ट अटैक को तो काफी आसानी से डॉज कर लेता है, बट सेकंड अटैक को डॉज नहीं कर पाता। और इसके बाद एस्टन का जो हाथ होता है ना वो थोड़ा घायल हो जाता है और वो मैजिकल बीस्ट ना काफी ज्यादा पावरफुल थे, इस कारण ना दूसरा बंदा तो वहाँ पे काफी गंदी तरीके से घायल हो जाता है और जो उनका डिफेंस मैजिक था ना वो भी अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा था। और एस्टन भी वहाँ पे काफी ज्यादा घायल हो चुका था और अभी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था और जल्दी से वो लोग ना वहाँ से भाग जाते हैं। और एस्टन सोच रहा था कि वो लोग इतने कमजोर वुल्फ थे बट उसके बाद भी हमें इतना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। और इसके बाद वो लोग सोचने लगता है कि हमें ना एक हीलर की जरूरत है क्योंकि जेनोस जब हमारी टीम में था ना तो हमें इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं होती थी। और इसके कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है और वो लोग अगेन उसी वुल्फ के अंदर जाते हैं, मतलब उसी केव के अंदर जाते हैं और इस बार उनके साथ एक हीलर भी था। और जो बंदा लास्ट टाइम इंजर्ड हो गया था ना इस बार वो बंदा नहीं आया था और लड़की भी बोलने लगती है कि भाई मुझसे ना ज्यादा उम्मीद मत करना, मैं एक नॉर्मल से हीलर हूँ, बस मेरे पास एक एडवेंचर का लाइसेंस है और कुछ नहीं। और वो बोलते हैं क्या आखिरकार मेरे जैसे मिड रेंज हीलर की तुम्हारे को क्या जरूरत है? और एस्टन उसको कुछ भी नहीं बताता और उसके दिमाग में तो ये चल रहा था कि फायरफॉक्स को हराने के बाद ना एक स्कार्फ बनाएगा और अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करेगा, गर्लफ्रेंड नहीं मतलब कि लॉर्ड को देने का। और साथ ही वो सोच रहा था कि इससे ना मेरा रैंक भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और इसके बाद अगेन वुल्फ ना उनके ऊपर अटैक करता है और इस बार वो पूरी तरीके से तैयारी से आए थे, बट आपको पता है कि भाई जब मॉन्स्टर सामने होता है तो तैयारी ज्यादा काम नहीं आता क्योंकि वुल्फ ना उनके मेज को ना काफी गंदी तरीके से घायल कर देता है। और एस्टन भी ना कुछ ज्यादा कुछ काम नहीं कर पा रहा, तो वो बस बेमतलब का उछलने वाला बंदा था। और हीलर भी बताने लगते हैं कि इस मेज की ना हालत काफी ज्यादा खराब है, वो उसको अच्छी तरीके से हील नहीं कर पाएगी और अगर वो लोग जल्दी से वहाँ से नहीं निकले ना तो शायद ये बचेगा भी नहीं। और अभी एस्टन को ना काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि जो उनका काम था ना भाई वो ढंग से नहीं कर पा रहे थे। और इसके बाद बाहर आने के बाद ना एस्टन ना अपने डिफेंस मैजिक वाले बंदे पे ना काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि तेरा डिफेंस ना इस्तेमाल ही नहीं हो रहा था। और हीलर बताने लगता है कि ऐसी बात नहीं है, अगर डिफेंस का इस्तेमाल वहाँ पे नहीं होता ना तो शायद ये बंदा ना अभी तक जिंदा भी नहीं रहता, मतलब कि वही मेज अभी तक मर चुका होता। और एस्टन बोलता है कि जल्दी से ना तुम उसको हील कर दो। और लड़की बोलती है कि मेरे से ना जितना हो पाए मैंने उतना कर दिया और एक अपर रैंक हीलर भी ना इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। और अगर तुम्हें इससे भी ज्यादा कुछ अच्छा रिजल्ट चाहिए ना तो उसके लिए एलीट रैंक या फिर उससे भी हाई रैंक का हीलर की जरूरत पड़ने वाली है। मतलब कि यहाँ पे किसकी बात हो रही थी, एक तरह से आपको काफी अच्छे तरीके से पता होगा, इन लोगों को नहीं पता बट हमें पता है वो सारी बातें। और अभी ना एस्टन की भी हालत ना काफी ज्यादा खराब होने लगी थी क्योंकि जब से उसने जेनोस को अपनी टीम से हटाया तब से ना उनकी हालत काफी ज्यादा खराब होने लगी थी। और इसके बाद वो हीलर से पूछने लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा ना तो स्कूल गया हो मैजिक स्कूल बट उसके बाद भी वो सेंट लेवल का मैजिक कर सकता हो। और वो हीलर बोलती है क्या तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और अभी एस्टन को नहीं समझ में आता कि क्या करना चाहिए था। जब उसके पास जेनोस था तब तो उसको स्लेव की तरह ट्रीट किया जाता था और लॉर्ड ने भी ना उसके पास लेटर भेज दिया था क्योंकि भाई अभी ना उनको काम नहीं मिलने वाला था क्योंकि जो एक मिशन मिला था ना वो भी वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। और एस्टन ना बटलर से ना काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है कि एक और चांस मिलना चाहिए मुझे। और बटलर भी बोलता है कि तुम्हारे वजह से ना लॉर्ड ने मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती करी है क्योंकि वो ना स्कार्फ गिफ्ट करना चाहते थे बट ये लोग वो काम कर ही नहीं पाए, तो आखिर गिफ्ट कहाँ से करेंगे। और एस्टन वहाँ पे भीख मांगने लगता है, मतलब कि सर को झुकाते हुए, और वो बताने लगता है कि उसका एक टीममेट ने ना उन्हें धोखा दे दिया था, इस कारण वो लोग नहीं जीत पाए, मतलब कि बहाना मारने लगता है। और इसके बाद फाइनली उन्हें एक और मौका मिल जाता है और इसके बाद वो ना अपने स्लेव को ना टीम में वापस लाने का सोचता है। वो सोचता है कि मतलब कि पहले वो स्लेव था बट उसके बाद भी ना हमारा काम काफी ज्यादा स्मूथ चल रहा था, मतलब कि एक तरह से ना वो जेनोस का इस्तेमाल करने का सोच रहा था उस टाइम पे। और इसके बाद वो लोग ना जेनोस को ना स्लम में ढूंढने लगते हैं क्योंकि उसको पता था कि जेनोस ना अभी तक जिंदा होगा क्योंकि एक गोल्ड कॉइन उसने दिया था और क्या पता उस गोल्ड कॉइन की मदद से वो अभी तक जिंदा हो। और वो लोग ना इसके लिए ना डेमी ह्यूमंस की मदद लेने वाली थी और वो ना लिजर्ड के ग्रुप के पास जाते हैं और सबसे पहले जोफिया से मदद मांगते हैं बट जोफिया ना मना कर देती है और बोलती है कि मेरे पास अभी और भी कुछ काम है। और इसके बाद एस्टन सोचने लगता है कि जब वो नोबल बनेगा ना तो जोफिया को ना वो अपने बगल में रखा करेगा और इसके बाद वो बंदा ना अपने ग्रुप का नाम
नाम बताने लगता है। बट जोफिया बोलते हैं कि तुम्हें ना ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप अपना काम बताओ, क्या आखिरकार तुम्हें क्या काम है। और इसके बाद वो बताता है कि मुझे ना एक बंदे को ढूंढना है और उसका नाम जेनोस है। और ये सुनने के बाद जोफिया वहाँ पे काफी ज्यादा हंसने लगती है और बोलती है कि सच में तुम काफी ज्यादा मूर्ख हो और मुझे पता है कि तुम वही बंदे हो जिसने मास्टर को अपनी पार्टी से निकाला था और तुम दिमाग से तो एकदम गधे हो और साथ ही तुम्हारा शकल भी ना एकदम गधे की तरह है। ये सुनने के बाद ना एस्टन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है। बट उसको थोड़ी देर बाद समझ में आ जाता है कि भाई वो गलत जगह पे एक्शन पोजीशन ले रहा है। और जोफिया बताने लगता है कि अभी जेनोस मास्टर के पास ना काफी ज्यादा काम है और तुम लोगों से बात करने का ना उनके पास अभी टाइम नहीं है। और वो लोग ना काफी ज्यादा धमकी भी देने लगते हैं, मतलब की जोफिया। और इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद वो सभी लोग ना लिंगा के पास जाते हैं, मतलब की एस्टन। और लिंगा को भी सारी बातें पता चलती है और वो भी ना काफी ज्यादा बेइज्जती करती है। और यहाँ तक कि लिंगा ना थोड़ी बहुत अपने पावर्स को भी दिखा देती है एस्टन को कि भाई वो क्या कर सकती है। और इसके बाद एस्टन को ना वहाँ से जाना पड़ता है और अभी आखिरी ऑप्शन लोबे बचा था। और इसके बाद वो लोबे के पास जाता है और लोबे भी ना भाई काफी ज्यादा बेइज्जती करती है एस्टन की। और लोबे तो लिटरली ये भी बोल देते हैं कि अगर तुम मास्टर को परेशान करोगे ना तो भाई हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। और एस्टन को ना ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है, मतलब कि ये सभी ना स्लम्स के लीडर है और आखिरकार ये जेनोस को कैसे जानते हैं, कहीं ये दूसरे जेनोस की तो बात नहीं कर रहे ना। और इसके बाद तभी उन दोनों को ना जेनोस दिख जाता है फाइनली और वो ना लिली के साथ था उस टाइम पे। और वो ना बात कर रहे थे, मतलब कि दोनों आपस में बात कर रहे थे कि तुम्हें अभी तक स्ट्रीट याद नहीं हुई, लिली को रास्ता याद नहीं हुआ था, बट जेनोस को ना वो सभी रास्ता अच्छे तरीके से याद हो गया है। और तभी ना अचानक से एस्टन वहाँ पे आ जाता है और वो बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम एकदम ठीक हो यहाँ पे। और तभी जेनोस बोलने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, और बोलता है कि मुझे इससे क्या ही लेना देना। और इसके बाद वो ना वहाँ से चले जाता है, मतलब कि कुछ सुनता भी नहीं है एक तरह से एस्टन की बात वो। और वो बोलने लगता है कि आखिरकार तुम कहाँ पे जा रहे हो। और इसके बाद वो जेनोस के सामने ना अपना ऑफर रखता है, बट जेनोस ना उसके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता। और ये सुनकर ना भाई एस्टन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार तुम मेरे ऑफर को कैसे रिजेक्ट कर सकते हो। और जेनोस बताता है कि भाई तुम लोग ना मुझे काफी गंदी तरीके से ट्रीट करते हो और साथ ही तुम लोग ना मुझे पैसे भी बहुत कम देते हो। और इसके बाद एस्टन ना और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि मैंने तुम्हारी मदद की थी। और जेनोस बोलने लगता है कि हाँ भाई मुझे वो याद है और इसके लिए मैं तुझे धन्यवाद भी करना चाहूंगा, बट मैं अभी लोगों को ना हील करने का काम करता हूँ और उसके बदले ना मैं पैसे लेता हूँ उनसे। और वो ना अपने प्राइस बताता है और वो सुनकर एस्टन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो उसके औकात से थोड़ा बाहर था। और एस्टन बोलता है कि भाई तू क्या बात कर रहा है, हमसे बच के तू कहाँ चला जाएगा यहाँ से। और इसके बाद तभी वहाँ पे काफी सारे डेमी ह्यूमंस आ जाते हैं और वो सभी ना जेनोस से काफी प्यार से बात करने लगते हैं। और जेनोस भी बोलता है कि भाई सच बता तो तू ना काफी ज्यादा लेट हो चुका है एस्टन। और इसके बाद एस्टन को ना काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो ना जेनोस के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। और इसके बाद तभी अचानक से ना एस्टन के ऊपर ना एक बुलेट लगता है और वो बुलेट मारने वाले ना रोज थी। और तभी जेनोस बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। और रोज बताते कि बस मैं अपना रास्ता भूल गई थी। और अभी एस्टन ना काफी ज्यादा हैरान हो गया था क्योंकि नाइट कमांडर की वॉइस कैप्टन यहाँ पे थी और वो आखिरकार यहाँ पे कर क्या रही है जेनोस के साथ। और इसके बाद वो ना तुरंत वहाँ से भाग जाता है। और इसके बाद तभी हमें सभी लोग दिखाए जाते हैं जो कि जेनोस के घर पे थे और वो ना एस्टन के बारे में बात कर रहे थे। और वो तीनों लड़कियां बताने लगते हैं कि उन्होंने ना अपने कुछ बंदे ना एस्टन के पीछे लगा दिया, कहीं वो कुछ प्लानिंग ना कर रहा हो। और जेनोस बोलता है कि तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। और अगर वो गिल्स को हायर करेगा ना हमें मारने के लिए तो उसके लिए बिना उसको काफी ज्यादा पैसे की जरूरत होगी और वो उसके औकात के थोड़ा बाहर है। बट तभी जोफिया बताते हैं कि एक ऐसा बंदा है जो कि ना बिना पैसे लिए बिना ये सब काम करता है, मतलब कि असैसन वाला काम एक तरह से। और इसके बाद ना सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और तभी हमें लिली दिखाई जाती है जो कि अभी तक नहीं सोई थी। वो ना जेनोस को सुलाना चाहती थी बट लिटरली वो जेनोस को सुलाने के लिए आई थी और खुद ही वहाँ पे सो जाती है। और इसके बाद जेनोस ना सुला देता है लिली को और इसके बाद वो कार्मेला के साथ बात करने लगता है। और तभी कार्मेला बोलते हैं कि आखिरकार तुमने हीलिंग मैजिक कैसे सीखा। और इसके बाद जेनोस बताने लगता है कि वो ना एक डेड बॉडी को ना रिवाइव करने की कोशिश कर रहा था बट वो ना काफी गलत तरीके से असर कर गया। और कार्मेला बोलने लगते है कि तो एक तरह से फॉरबिडन स्पेल हुआ ना। और जेनोस बोलने लगता है कि मुझे इसका कुछ ज्यादा आइडिया नहीं था। और वो बताता है कि मेरे टीचर ने मुझे करने के लिए बोला था और इन सभी सॉर्सरर्स के द्वारा ना गोलेम्स को बनाए जाते थे और ये ना डीमंस के टाइम पे ना काफी ज्यादा प्रचलित थे। ये सारी बातें कार्मेला बता रही थी बट अभी वो सभी चीजें गायब हो गई है। और कार्मेला बताते हैं कि 3 साल पहले जब वो जिंदा थी ना तो उसने गोलम को देखा था बट अभी वो उसके बारे में भूल चुकी है। और इसके बाद जेनोस ना सोने के लिए जा रहा था बट तभी अचानक से ना काफी तगड़ा वाला अर्थक्वेक आता है वहाँ पे। और इसके बाद कार्मेला ना जल्दी से ऊपर जाके देखती है कि आखिरकार हुआ क्या, मतलब कि घर से भी ऊपर। और वो चीज देखने के बाद ना कार्मेला वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, मतलब कि वहाँ पे काफी ज्यादा गोलम्स आ गए थे स्लम्स के अंदर और वो डिस्ट्रक्शन मचा रहे थे, मतलब कि एक तरह से तबाही मचा रहे थे। काफी गंदा वाला सीरियस सा बंदा दिखाया जाता है और वो बताने लगता है कि अच्छा उन लोगों ने तुम्हें मेरे बारे में बताया है और देखा जाए तो तुम मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते और मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, तुम मुझे एक तरह से गाइड बुला सकते हो और तुम्हें एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि रिवेंज ले सके, उस बंदे से नहीं बल्कि उसके आसपास के लोगों से भी। और सच बताओ तो मुझे स्टोरी तुम्हारी जाननी है और स्टोरी के बिना ना मजा नहीं आता, वो समझ रहे हो ना। और स्टोरी सुनने के बाद ना बंदा वहाँ पे काफी ज्यादा हंसने लगता है बट इसके बाद भी ना मदद करने के लिए रेडी हो गया था। और इसके बाद गाइड ना एक स्टोन निकालता है और उसका इस्तेमाल ना उसको काफी टाइम से करना था। और इसके बाद गाइड ना उस बंदे का नाम भी पूछता है और पूछने के बाद ना काफी क्रीपी वाली स्माइल करता है। और इसके बाद अगेन हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गोलम ना भाई काफी गंदा वाला तबाही मचा रहा था और जेनोस सोच रहा था कि आखिर अचानक से यहाँ पे गोलम कैसे आ गया। और कार्मेला भी वहाँ पे आ गई थी, वैसे देखा जाए तो घर से बाहर नहीं निकलती थी बट वो गोलम को देखना चाहते थे, इस कारण वो वहाँ पे आई थी। और लिली बेचारी इन सभी चीजों से अनजान आराम से सो रही थी। और इसके बाद तभी ना स्लम्स के ना तीनों
लीडर आ जाता है, तीनों लड़के आ जाते हैं और उनको ना जेनोस की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी और वो बताने लगते हैं कि काफी सारे डेमी ह्यूमंस तक काफी ज्यादा घायल भी हो गए, इस कारण उनको ना एक तरह से काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है और वो लोग ना बताने लगता है कि डीप स्लम से ये सब चीजें निकल के आया, मतलब कि गोलम। और जेनोस सोचने लगता है कि इसमें अंडरग्राउंड लोगों का तो हाथ नहीं है ना, बट जेनोस ना इन सभी चीजों के बारे में सोचना बंद करता है। सबसे पहले तो उसको गोलम को रोकना था और इसके बाद वो तीनों लड़कियों को बोलता है कि तुम्हें ना मेरी मदद करनी होगी और इसके बाद हमें गाइड भी दिखाया जाता है जो कि दूर से ना इन सभी चीजों को देखा जा रहा था और वो बोलता है कि इसने डिस्ट्रक्शन तो काफी ज्यादा अच्छा किया, बट सच बताओ तो मैंने इससे ज्यादा उम्मीद किया था और इसको ना थोड़े और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, बट मुझे पता है कि अपना काम कर लेगा और मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार जेनोस वहाँ पे क्या करने वाला है। बट उसके बाद भी वहाँ पे कोई भी नहीं बचने वाला और सच बताओ तो मैं एंटरटेन होना चाहता हूँ, मैं बस एक मूवी की तरह एक शोज देखना चाहता हूँ। और इसके बाद हमें स्लम्स के लोग भी दिखाए जाते हैं जो कि एक दूसरे की मदद कर रहे थे, बचा रहे थे एक दूसरे को, बट काफी सारे लोग वहाँ पे घायल भी हो गए थे। और इसके बाद तभी जेनोस ने कार्मेला को थोड़ा दूर होने के लिए बोलता है और एक काफी पावरफुल हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है और उसके अंदर वो काफी सारे लोग को हील कर देता है। बट वो ना खुश नहीं था वहाँ पे और खुश पता क्यों नहीं था, वो सोच रहा था कि मैंने इतने सारे लोगों को हील कर दिया बट मुझे इतना पैसा नहीं मिलने वाला। और जेनोस को ना उस टाइम पे ना लिली का भी फिक्र होता है, वो सोच रहा था कि पता नहीं भाई वो अकेले घर पे क्या कर रही होगी, मतलब कि डरी तो नहीं होगी ना। और गाइड को भी पता चल जाता है कि जेनोस ना शायद एलीट टाइप का हीलर है, उसने इतना खतरनाक हीलिंग मैजिक इस्तेमाल किया इसलिए, या फिर तुम उससे भी ऊपर हो सकते हो। और ये बंदा भी मान गया था कि जेनोस सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट मुझे पता है कि तुम गोलम को अभी भी नहीं हरा सकते। चलो मैंने तुम्हें राउंड 1 का जीत दे दिया, बट तुम राउंड 2 में तो बिल्कुल भी नहीं जीतने वाले। और इसके बाद जेनोस दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा उदास था और कार्मेला भी बताने लगती है कि जब तक ये गोलम अपने गोल को पूरा नहीं करेगा तब तक ये रुकने वाला नहीं है और मेरे हिसाब से इसका गोल है इस स्लम को खत्म करना। और गोलम को कंट्रोल में करने के लिए ना एक काफी पावरफुल स्टोन की जरूरत पड़ती है, मतलब कि काफी ज्यादा मैजिक का इस्तेमाल होता है उसके अंदर। और ये चीजें ना केवल डीमन कैसल के आसपास मिलता है, बट वॉर के दौरान ना इन सभी चीजों का यूज हो चुका था और उस स्टोन में जो ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया जाता था ना वो काफी टाइम पहले खत्म हो चुका है और इसके साथ और भी काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ती थी जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है एक तरह से। और जेनोस बोलता है कि भाई अभी हम क्या ही कर सकते हैं, हमारे सामने गोलम है और हमें उसको रोकना है। और इसके बाद जेनोस ना कार्मेला को घर पे भेज देता है और इसके बाद वो बाकी लड़कियों को बोलने लगता है कि तुम सभी ना इसके ऊपर अटैक करने वाले और मैं तुम सभी को ना डिफेंस देने वाला हूँ पीछे से, मतलब कि हील करने वाला हूँ। और वो तीनों लड़कियां ना इसके लिए रेडी हो गई थी क्योंकि भाई अपने स्लम को इस तरीके से टूटते हुए तो नहीं देख सकते थे ना, और उनको पता था कि उस गोलम का ना मैजिकल कोर को खत्म करना होगा, मतलब कि उस मैजिकल स्टोन को खत्म करना होगा। और लिटरली जेनोस के दिमाग में उस टाइम पे ये चला था कि अगर मैं उस मैजिकल स्टोन को बेचूंगा ना तो शायद मुझे मेरे पैसे रिकवर हो जाए। और इसके बाद लड़कियां ना लगातार अटैक करते रहते हैं और फनी बात तो ये थी कि भाई जेनोस ना काफी बढ़िया तरीके से उनको हील कर रहा था, लड़कियों को जितना भी अटैक लग रहा था वो हील हो जाते। बट एक और प्रॉब्लम की बात थी कि गोलम को भी जितने अटैक लग रहे थे ना बंदा गोलम भी हील हो जा रहा था बार बार, बट उसके बाद भी लड़कियां रुकती नहीं है और लगातार अटैक करते रहती है। और इसके बाद तभी वो लोग रियलाइज करते हैं कि गोलम ना एक घर के ऊपर गिरने वाला है। और सबसे प्रॉब्लम की बात तो ये थी कि घर के अंदर ना एक बच्चा था और जेनोस भी ना काफी स्पीड में बचाने के लिए जाता है इस बच्चे को, बट तभी हम नोटिस करते हैं कि गोलम ना उस बच्चे के ऊपर नहीं गिरता और उस बच्चे को सेव करने के लिए ना लिटरली भाई उसके ऊपर ना हाथ रख देता ताकि उस बच्चे को कुछ भी ना हो वहाँ पे। और ये देखे ना बाकी लोग भी हैरान होते हैं और तभी गाइड बताने लगता है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें सेकंड राउंड का भी विनर बना सकता हूँ, बट अभी देखा जाए तो फाइनल राउंड बाकी है। और इसके बाद तभी कार्मेला वहाँ पे आती है और वो बताती है कि गोलम ना कभी भी अपने माइंड से कुछ नहीं कर सकते, मालिक का ही ऑर्डर फॉलो करते हैं। और जेनोस भी बताने लगता है कि मैंने काफी ज्यादा अपने स्पेल्स का इस्तेमाल किया और मुझे फाइनली पता लग गया कि आखिरकार इस गोलम को पे भेजने के पीछे किसका हाथ है और वो और कोई एस्टन होता है। और इसके बाद हमें पास्ट का भी सीन बताया जाता है जहाँ पे गाइड के पास जो बंदा गया था ना बात करने के लिए वो और कोई एस्टन ही था और आप लोग भी काफी आसानी से समझ गए होंगे एक तरह से। और अभी मैं आपको एक फनी बात बताऊं, वो जो गोलम है ना वो गोलम एस्टन ही है, मतलब कि गाइड ने ना एस्टन के अंदर ही वो मैजिकल स्टोन डाला था जिस कारण वो गोलम में चेंज हो पाया और ये ना उसके एंगर या फिर दूसरे इमोशन के कारण पैदा होता है, इस कारण वो गोलम बन पाया। और अभी वो अपने एकदम लेवल पोटेंशियल पे नहीं है, जितना पोटेंशियल वो कर सकता है उस पोटेंशियल पे नहीं आया। ये सारी बातें हमें गाइड बता रहा था और गाइड बताने लगता है कि मैं ये चेक करना चाहता हूँ जेनोस की क्या तुम अपने पार्टनर को मारने वाले हो या फिर तुम अपने फिलोसॉफी को पूरा करने वाले हो, मतलब कि वही लोगों को बचाने का काम करने वाले हो। और वो काफी ज्यादा एंटरटेन हो रहा था वहाँ पे, उसको काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और जेनोस बिना बाकी लड़कियों को ना वहाँ से जाने के लिए बोलता है और बोलता है कि मैं सारा काम ना अकेले संभाल लूंगा, तुम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। और इसके बाद वो लड़कियों को जाने का मन तो नहीं था बट इसके बाद वो लोग चले जाते हैं और जेनोस सोचने लगता है कि मेरे टीचर ने बताया था कि हीलर कभी भी फ्रंट फुट पे फाइट नहीं करते। और बेचारी कार्मेला भी वहाँ से जाने लगती है और बोलते है कि जेनोस मैं तुम्हारा वेट करूंगी। और अभी दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे, दोनों पुराने टीममेट्स। और वो बताने लगता है कि उस बच्ची को तुमने बचाया, ये मैं काफी ज्यादा हैरान हुआ देख के, क्योंकि तुम जैसा सेल्फिश बंदा ना कभी भी ये काम नहीं करता, तुम केवल पैसों के पीछे रहते हो। और मुझे पता है कि अभी तुमने ये किस लिए किया, क्योंकि तुम अपनी छोटी बहन को बचा नहीं पाए थे, क्योंकि तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं थे कि तुम उसकी मेडिकल फीस भर सको। और क्या तुम उस बच्ची में अपनी छोटी बहन को देख रहे थे? और सच बताओ तुम्हारे अंदर इंसानियत है या फिर नहीं है? और इसके बाद गोलम ना उसके ऊपर अटैक करने लगता है और जेनोस ना उसका अटैक को डॉज करता है और अपना ब्लेड निकालता है बाहर। और इसके बाद वो लिटरली एक ही अटैक में ना भाई गोलम की हालत खराब कर देता है और एस्टन को देखता है फाइनली। और जेनोस बोलता है कि शायद ये आखिरी टाइम है जब मैं तुम्हें देखने वाला हूँ। और इसके बाद भाई वो उसको वहाँ पे टपका देता है
और ये देख के ना गाइड काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसको लगा नहीं था कि जेनोस ना उसको मारेगा, मतलब कि उसको लगा था कि भाई वो ना उसको छोड़ देगा या फिर कुछ और करेगा। बट इसके बाद वो दोबारा जैसे देखता है तो भाई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद तभी हमें जेनोस दिखाया जाता है जो कि अटैक भी कर रहा था, साथ ही हील भी कर रहा था, और वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि एस्टन के अंदर से ना वो स्टोन टूट जाए। और ये देखे गाइड भी काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि अगर ये जरा सा भी गलती करेगा ना तो वो बंदा नहीं बच पाएगा। और वो सोचता है कि जेनोस इतना ज्यादा हाई लेवल की हीलिंग कैसे इस्तेमाल कर पा रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में उसने काफी पावरफुल हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल किया था लोगों को हील करने में। फाइट के दौरान भी उसने तीनों लड़कियों को हील करने में अपने पावर्स का इस्तेमाल किया था। और इसके बाद जेनोस भी बताने लगता है कि वैसे देखा जाए तो दुनिया ना तुम्हारे बिना एकदम ठीक है, बट मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता क्योंकि इतने सारे डैमेज का तुमसे पैसा भी तो लेना है और आखिरकार तुमसे ये भी पता करना है कि इसके पीछे कौन है, मतलब कि इस स्टोन के पीछे। और सच बता तो तुमने मेरे लिए 2 काम काफी अच्छा किया था, मतलब कि मुझे स्लम से बाहर निकाला और उसके बाद तुमने मुझे एक गोल्ड कॉइन दिया जिस कारण मैं लिली को ले पाया, मतलब कि उसके साथ दोस्ती कर पाया, उसको अपना फैमिली का मेंबर बना पाया। और लिली के आने के बाद मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई और इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद भी बोलूंगा। और उसकी बातें सुनकर एस्टन भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और इसके बाद फाइनली जेनोस ना उस स्टोन को तोड़ देता है। और इसके बाद एस्टन भी बताने लगता है कि भाई सच बता दो तू काफी ज्यादा औसम है और मुझे लगता है कि मैंने अपना सब कुछ खो दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि तुमने शायद अपना रिवेंज ले लिया होगा। और इसके बाद वो ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है जेनोस से और बताता है कि मैं ना पूरी लाइफ में लोगों का केवल इस्तेमाल करता रहा हूँ। और इसके बाद जेनोस बोलता है कि भाई तू मुझे इमोशनल डैमेज मत कर क्योंकि मैंने अभी तक तुझे पीटा नहीं है, अभी मैं तेरे से बदला लेने वाला हूँ। और इसके बाद लिटरली भाई वो अपने हाथ में ना माना कलेक्ट करने लगता है ताकि वो एक काफी पावरफुल पंच मार सके जेनोस को, मतलब कि सॉरी एस्टन को मारने वाला था। और भाई वो ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है वहाँ पे, बट जेनोस नहीं छोड़ता और एक पंच मारता है और वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है ना कि भाई एस्टन के कपड़े ही फट जाते हैं वहाँ पे। और इसके बाद जेनोस वहाँ से चला जाता है और जैसे एस्टन की आंख खुलती है ना तो उसके सामने रोज होती है उस टाइम पे। और रोज वहाँ पे इसलिए आई थी क्योंकि जेनोस ने उसको सारी बातें बता दिया था और वो ना अरेस्ट करने के लिए वहाँ पे आई थी और काफी सारे एक्शंस बताने लगती है उसके। और इसके बाद वो बताते हैं कि तुम्हारा जो वेपन था ना वो जेनोस ने ले लिया और वो बता रहा था कि इसको बेच के ना काफी अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे और इससे जितना भी डैमेज था ना वो सभी रिकवर हो सकता है। और एस्टन ये भी बताता है कि वैसे भी देखा जाए तो वो वेपन मैंने ही ढूंढा था और तुमने मेरे से चोरी कर लिया था, एक तरह से मतलब कि जबरदस्ती ले लिया था। और एस्टन भी बताने लगता है कि मैंने ना सब कुछ खो दिया, बट तभी अपने हाथ में रियलाइज करता है कि एक गोल्ड कॉइन है और वो जेनोस ने दिया था। और अभी यहाँ पे ऐसा फील हो रहा था कि दोनों का ना हिसाब एकदम बराबर हो गया और वो बंदा वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगता है इसके बाद। और इसके बाद में जेनोस दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा थक गया था, इस कारण बाकी लड़कियां ना जेनोस को लेकर घर पे जा रही थी और वो लोग तो वहाँ पे काफी ज्यादा खुश थे। और इसके बाद हमें गाइड भी दिखाया जाता है और वो भी ना जेनोस को लेकर काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसको लगा नहीं था कि जेनोस इतना ज्यादा पावरफुल होगा और वो सोच रहा था कि फ्यूचर में ना जेनोस मेरे लिए बाधा डाल सकता है। और इसके बाद जेनोस घर पे जाता है और लिली तो काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन कार्मेला ना वहाँ पे एकदम नॉर्मल रिएक्ट करती है और लिली बताती है कि तुम घर पे नहीं थे ना, इस कारण कार्मेला ना काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। और कार्मेला लिली को बोलने लगती है कि आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सारी बातें बोलने की, मतलब कि काफी गुस्से में। जेनोस दिखाया जाता है जो कि हॉट स्प्रिंग में आराम कर रहा था क्योंकि लास्ट टाइम उसने काफी खतरनाक वाला बैटल किया था, इस कारण बंदा काफी ज्यादा थक गया था। और इसके बाद तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रोज बताने लगते हैं कि उन्होंने काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेट किया था, बट उसके बाद भी उन्हें नहीं पता चल पाया कि आखिरकार अटैक के पीछे कौन था। और रोज बताते हैं कि बट वो बंदा ना अपने आप को गाइड बुलाता है और जेनोस बोलता है कि मैं ना इस बंदे का नाम हमेशा याद रखूंगा। और जेनोस सोचता है कि मैं एक बार तुमसे जरूर मिलूंगा और उस बंदे ने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा था, इस कारण भाई उसको ढूंढना ना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था एक तरह से। और जहाँ पे उस बंदे का बेस था ना उस बंदे ने ना बेस भी वहाँ से अचानक से गायब कर दिया और साथ ही डेमी ह्यूमंस ना अभी तक लगे हुए थे उस बंदे के बारे में पता करने के लिए, बट अभी तक उनका कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था। डेमी ह्यूमंस को तो साइड हटाओ, मतलब कि रॉयल नाइट्स भी लगे हुए थे उस बंदे को ढूंढने में, बट वो भी कुछ भी पता नहीं लगा पा रहे थे। और इसके बाद बाकी लड़कियां, मतलब कि बाकी डेमी ह्यूमंस लड़कियां और साथ ही रोज के बीच में ना काफी ज्यादा लड़ाई होने लगता है और रोज बताती है कि वो ना काफी आसानी से उस बंदे के बारे में पता लगा लेगी, बट जेनोस को ना वहाँ पे थोड़ा रिलैक्स करना था, इस कारण वो ना सभी लड़कियों को वहाँ से भगा देता है और बोलता है कि मुझे आज थोड़ा आराम करना है। और इसके बाद लिली बताने लगती है कि तुम ना काफी टाइम से काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो तो तुम्हें ना थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। और वो वहाँ पे बोलने वाली होती है, मतलब कि वो बोलती वहाँ पे कि हमें ना हॉट स्प्रिंग में जाकर टाइम स्पेंड करना चाहिए, बट वो अपनी बात को कंप्लीट कर पाती है इससे पहले ही जोफिया वहाँ पे आ जाती है। और जोफिया ने भी ना सेम ही आइडिया दिया था कि हमें ना हॉट स्प्रिंग में टाइम पास करने के लिए जाना चाहिए और बेचारी लिली का तो वहाँ पे दिल टूट जाता है इसके बाद, क्योंकि एक तरह से ये प्लान उसी का तो था ना पहले। और जोफिया ना हॉट स्प्रिंग के काफी ज्यादा बेनिफिट बताने लगती है ताकि जेनोस उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाए। और इसके बाद जेनोस ना जाने के लिए रेडी हो भी जाता है। और फनी बात तो ये था कि अभी जोफिया जाती है और उसके बाद तभी लिंगा वहाँ पे आ जाती है और लिटरली लिंगा भी ना वही बोलती है कि हमें ना हॉट स्प्रिंग में जाके थोड़ा टाइम पास करना चाहिए। और लिंगा के जाने के बाद ना लोबे वहाँ पे आ जाती है और लिटरली लोबे भी वहाँ पे यही बोलते हैं कि हमें हॉट स्प्रिंग में जाके थोड़ा टाइम पास करना चाहिए। और अभी जेनोस का तो मूड एकदम काफी गंदा वाला खराब हो गया था, मतलब कि सभी लोग एक ही आइडिया दिए जा रहे थे और बेचारी लिली तो वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगती है इसके बाद। और इसके बाद तभी वहाँ पे एक रोज भी आ जाती है और रोज वहाँ पे क्या कहने वाली थी ये सारी चीजें तो आपको काफी अच्छे तरीके से पता होगा। और जेनोस भी सोचता है कि पता नहीं आज इन लड़कियों के साथ आखिरकार क्या हो गया। और इसके बाद जेनोस ना लिली से बोलता है कि आखिरकार तुम क्या बोलने वाली थी। और लिली ना वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो गई थी, कुछ भी नहीं बोलती। और इसके बाद तभी वहाँ पे कार्मेला आ जाती है और वो बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ हॉट स्प्रिंग जाऊंगी, मतलब
मतलब कि वो घोस्ट थी, क्या ही नहाएगी मतलब कि वहाँ पे, मैं तो ये सोच रहा हूँ। और इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दरवाजा खोल के ना जोफिया अंदर आती है और इसके बाद वो ना जेनोस के साथ हॉट स्प्रिंग में नहाने लगती है और वो बताने लगते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि मैं वुल्फमैन के साथ और ऑगर के साथ ना एक साथ रहूंगी इतने अच्छे तरीके से। और इन सभी का क्रेडिट ना जेनोस को देती है वो। और ये सारी बातें बोलते टाइम ना वो जेनोस के क्लोज आने की कोशिश करती है और जेनोस ना नोटिस भी कर लेता है और बोलता भी है कि तुम्हें थोड़ा दूर बैठना चाहिए। बट इसके बाद भाई वो एकदम एनिमल की तरह बिहेव करने लगती है। और इसके बाद तभी वहाँ पे लिंगा आ जाती है और लिंगा और जोफिया वहाँ पे लड़ाई करने लगते हैं और लिंगा ना ऐसा एक्ट करने लगती है कि वो ना वहाँ पे बेहोश होने वाली है और साथ ही ना जेनोस के ऊपर गिरने वाली है। और वो जैसे जेनोस के ऊपर गिरने वाली थी ना तभी जोफिया ने उसको हवा में ही पकड़ लेती है। और इसके बाद तभी वहाँ पे लोबे भी आ जाती है और लोबे को देख के भाई वो दोनों लड़कियां भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अभी तीनों के बीच में ना काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगा था। रीजन आपको पता ही होगा कि तीनों आखिरकार क्यों आ रहे थे हॉट स्प्रिंग में, वो भी जेनोस के पास मतलब की। और लिटरली इसके बाद ना रोज भी आ जाती है और वो ना तीनों के ऊपर चिल्लाने लगती है। लेकिन तीनों बोलते हैं कि आखिरकार तुम लड़कों के बाथरूम में क्या कर रहे हो। और रोज ना वहाँ पे बहाना मारते हुए बोलने लगते हैं कि मैं ना गलती से अगर मैं दूसरे बाथरूम में जा रही थी। और इसके बाद वो चारों ना वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं और ये सारी चीजें देख के ना जेनोस वहाँ पे और भी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और इसके बाद ना हमें वही ब्लू कलर की हिलर दिखाई जाती है और इस लड़की का नाम ना ओमी था। और वो ना काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि 3 डेमी ह्यूमंस और साथ ही एक ह्यूमंस तीनों एक साथ मतलब कि चारों एक साथ टाइम पास कर रहे हैं और उसने ऐसा दृश्य ना आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। और इसके बाद वो अपने बगल में ना एक प्यारी सी एल्फ को देखती है मतलब कि लिली को देखती है और सोचती है कि सच में काफी ज्यादा प्यारी है। और लिली बेचारी तो काफी ज्यादा उदास थी क्योंकि वो बड़ी नहीं होती एक तरह से मतलब कि उसका फिगर अच्छा नहीं हो रहा था। और इसके बाद वो बगल में ना ओमी को देखती है और उसको देखने के बाद वो अचानक से काफी ज्यादा खुश हो जाती है और ओमी को समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ। और इसके बाद तभी यहाँ पे कार्मेला की एंट्री होती है और वो ना लिली को थोड़ा भरोसा दिलाने लगती है कि तुम ना अभी छोटी हो और सभी का बॉडी ना एक जैसा नहीं होता और तुम्हें ना अपने आप पे थोड़ा भरोसा रखना चाहिए। और ये सारी बातें सुनकर ना थोड़ा लिली को अच्छा लगता है। और इसके बाद तभी अचानक से ना ओमी को ना घोस्ट वहाँ पे दिखाई देता है और वो ना अपना हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करने लगती है उसको मारने के लिए। बट तभी कार्मेला ना सही टाइम पे वहाँ से कल्टी खा लेती है। और अभी ओमी ना लिटरली काफी ज्यादा हैरान हो गई थी कि भाई आखिरकार वो इतनी सारी चीजें अजीबोगरीब आज कैसे देख रही है। और इसके बाद सभी लोग डिनर कर रहे थे और जेनोस ना रोज को बोलता है कि तुम भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकती हो। और रोज बताती है कि मुझे ना आज अकेले टाइम पास करना था मतलब कि रिलैक्स करना था बट मैं तुम लोगों के साथ यहाँ पे आके फंस गई मतलब कि बहाना मार रही थी एक तरह से। और इसके अगले सीन में ना हमें लिली दिखाई जाती है जो कि सो चुकी थी और जेनोस ना कार्मेला के साथ बैठ के ना ड्रिंक कर रहा था। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि उन सभी ने ना ड्रिंकिंग कंपटीशन किया था और जो भी उस कंपटीशन का विनर होता है ना वो जेनोस के ना लैब पे सोता मतलब कि पैर पे सोता। बट सभी लोग ना काफी टाइम पहले ही सो चुके हैं। और इसके बाद जेनोस बताने लगता है कि तुम ज्यादा टाइम तो बाहर नहीं रह सकती ना। और कार्मेला बताते कि लिली ना उसको एक बॉक्स में लेके आई थी यहाँ पे। और जेनोस बोलता है कि जब तुम इंसान थी तो उस टाइम पे क्या करते थी। और कार्मेला को ना इसके बारे में कुछ याद नहीं था। और इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और घर में ना काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है होटल पे। और ओमी ना जाके चेक करती है और एक इंसान ना काफी गंदा वाला जल गया था। और इसके बाद ओमी ना उसको हील करने की भी कोशिश करती है, अपना पूरा पावर लगा देते हैं बट उसके बाद भी ना ज्यादा हील नहीं कर पाती। और वो बताने लगती है कि अब ये बंदा ना कभी भी अपने इस हाथ का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और इसके बाद तभी वहाँ पे जेनोस भी आ जाता है और ओमी बताने लगते हैं कि हमें ना इसको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना होगा। जेनोस को बोलती है और जेनोस बोलता है कि छोटी सी तो बात है, इतने काम के लिए हॉस्पिटल क्या ही लेके जाना। और इसके बाद वो ना हील करते हुए ना वहाँ से चला जाता है। पता नहीं लगता है कि बंदा हील कर रहा है बट वो वहाँ से चला जाता है। और ओमी भी सोचते है कि बंदा कितना ज्यादा बेकार इंसान था, जख्मी इंसान को यहाँ पे छोड़ के चला गया। और इसके बाद बंदा एकदम ठीक हो गया था और ओमी को लग रहा था कि भाई आखिरकार मेरी एबिलिटी इतना ज्यादा तो पावरफुल नहीं था कि मैं इस बंदे को हील कर सकूं। और उसको नहीं पता चल पाता कि जेनोस ने उसको हील किया है। और इसके बाद ओमी ना अपने टीचर के पास जाती है और सारी बातें बताती है। और उसका टीचर भी बताता है कि अपने पूरी कंट्री में ना केवल 10 ही एलीट रैंक के हीलर है और सभी कुछ ना कुछ काम करता है। और इसके बाद ओमी भी बताने लगता है कि मैं एक बंदे से मिली थी और मैं उससे ढंग से बात नहीं कर पाई। और टीचर ना उसके बारे में पूछने लगता है और वो लड़की बताती है कि उस बंदे का नाम ना शायद जेनोस था। और टीचर बताता है कि इससे हमें कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलेगा बट उस बंदे ने एक इंसान की मदद की तो इससे हम कह सकते हैं कि वो अच्छा इंसान ही होगा। और वो बताने लगता है कि अगर तुम उससे अगली बार कभी मिलो ना तो उससे बातचीत करना मतलब कि उसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। और इसके बाद तभी ओमी बताती है कि उस बंदे ने ना ब्लैक कलर का कोट पहन रखा था। और ये सुनने के बाद टीचर बोलने लगता है कि हमें ना जल्दी से उस बंदे को ढूंढना होगा मतलब कि अभी सोच चेंज हो गया था उसका। और उन लोगों को शक हो रहा था कि वो उस बंदे को ढूंढ भी पाएंगे या फिर नहीं। और टीचर को ना एक प्लान आता है और वो ना काफी वियर्ड तरीके से वहाँ पे हंसने लगता है। और इसके बाद ना जोफिया का भाई ना उसी टीचर को ना जेनोस के पास लेके आता है और वो बताता है कि ये बंदा ना एक जगह पे ना उल्टी कर रहा था मतलब कि स्लम्स के पास मतलब कि बीमार था। और इसके बाद जेनोस ना उसको चेक करता है और उसको पता लग जाता है कि उसको कौन सी बीमारी है। और वो ना बाकी लोगों को ना दूर होने के लिए बोल देता है क्योंकि ये बीमारी ना पैंडेमिक के दौरान फैला था और इसके कारण ना काफी सारे लोग मारे गए थे और इसका क्योर तो निकल गया था और उस कारण काफी सारे लोग ठीक हो पाए थे। तो आखिरकार ये बंदा अब तक ठीक क्यों नहीं हुआ। और इसके बाद तभी टीचर उठ जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने काफी अच्छे तरीके से चेक किया। और इसके बाद हमें पता लगता है कि इसका नाम ना पैकर था और ये ना इलीट रैंक का हीलर था और साथ ही ना हॉस्पिटल में डॉक्टर भी था। और वो बताने लगता है कि मैं इलीट रैंक का हीलर तो बट मेरा हीलिंग मैजिक ना इतना ज्यादा भी अच्छा नहीं है। और इसके बाद जेनोस बोलता है कि क्या सच में आपको वो बीमारी है। लेकिन उसके बाद तभी ओमी की वहाँ पे एंट्री हो जाती है और वो अपने टीचर के ऊपर ना काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और बोलते हैं कि आपको ना इस तरीके की हरकतें नहीं करनी चाहिए और इससे ना आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। और इसके बाद तभी अचानक से ना वो बंदा ना उल्टी करने लगता है और इसके बाद वो एक मेडिसिन लेता है और वो बताता है कि उसकी बीमारी वो तो नहीं, रेड लंग्स तो नहीं है
है, बट हाँ उससे थोड़ा बहुत सिमिलर है, इस कारण काफी सारे लोग ना उससे दूर रहते हैं। और वो बताता है कि वैसे भी मेरे पास एंटीडोट था तो मुझे कुछ होने वाला नहीं था। और इसके बाद जेनोस बोलता है कि आखिरकार आपको ये दवाई कहाँ से मिली, और वो टीचर बताता है कि मैंने खुद ही बनाया है। और इसके बाद उमी भी ना अपने टीचर की काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं कि मेरे टीचर काफी ज्यादा अच्छे हैं, उन्होंने काफी ज्यादा बीमारियों की दवाई बनाई है। और रेड लंग्स का क्योर भी ना इसी टीचर ने ढूंढा था एक तरह से। और हीलिंग मैजिक तो ज्यादा अच्छा नहीं कर पाते थे ये, बट ये मेडिसिन काफी ज्यादा स्पेशल बनाते हैं, इस कारण इनको स्पेशल रैंक मिला था, एलीट रैंक मतलब की। और इसके बाद पैकर बताने लगता है कि ब्लैक कलर का कोट सुनने के बाद मुझे कोई और लगा था, बट तुम तो कोई और हो। और वो ना कोट के बारे में पूछने लगता है कि क्या ये तुम्हारा है। और जेनोस बताने लगता है कि नहीं ये मेरे टीचर का। और फनी बात मैं आपको बताऊं, जेनोस को ना अपने टीचर के बारे में ना कुछ भी नहीं पता था। और इसके बाद तभी पैकर बोलता है कि क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे। और उमी ना ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद पैकर बताने लगता है कि अभी हॉस्पिटल में ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। और इसके बाद तभी ना वहाँ पे तीनों डेमी ह्यूमंस की एंट्री हो जाती है। और वो तीनों बताने लगते हैं कि अभी हम जेनोस के घर में तो लड़ाई नहीं कर सकते, बट जैसे तुम घर से बाहर निकलोगे ना हम तुम्हें काफी गंदा वाला पीटने वाले, क्योंकि चारों तरफ से इन्होंने घेर लिया था एक तरह से। और इन सभी का हिंट ना कार्मेला ने दिया था इन बाकी डेमी ह्यूमंस को। और इसके बाद पैकर बोलने लगता है कि अच्छा ठीक है, मुझे अपना तरीका चेंज करना पड़ेगा। और वो ना कमीशन के तौर पे ऐसा काम करने के लिए रखना चाहता था जेनोस को। और जेनोस को ना इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं लगी। और बाकी लड़कियां सुन के ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद जेनोस बताने लगता है कि अगर हमें सर्वाइव करना है तो हमें ना बाकी लोगों के साथ भी थोड़ा बहुत काम करना चाहिए। और जेनोस बताने लगता है कि डॉक्टर ना वैसे काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि स्लम्स में ना काफी बार इन्होंने फ्री मेडिसिन भी बांट रखा है। और इसके बाद ना लड़कियों को भी ना एक तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं था। और इसके बाद फाइनली डील कंफर्म हो जाता है, जहाँ पे जेनोस को ना रॉयल हॉस्पिटल में जाना था। और वहाँ पे उसको बाकी डिटेल्स पता चल जाती है कि क्या करना है क्या नहीं। फाइनली जेनोस रॉयल मेडिकल इंस्टीट्यूट में आ चुका होता है। और जेनोस ना उमी और पैकर के साथ जा रहा था। और पैकर बोलता है कि सबसे पहले ना मैं तुम्हें अपनी स्टडी रूम दिखाता हूँ, जेनोस को बोलता है मतलब की। और जेनोस भी बोलता है कि यहाँ पे ना काफी ज्यादा रोशनी है, और मुझे इस टाइप का घर ना थोड़ा डरावना टाइप लगता है, मतलब की थोड़ा खंडर टाइप घर होना तो वो मेरे लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। और इसके बाद वो लोग पैकर के ऑफिस में जाते हैं। और जेनोस बोलता है कि हाँ ये एकदम परफेक्ट जगह है। और पैकर बोलता है कि मतलब कि तेरे को मेरा घर एकदम खंडर की तरह लग रहा है क्या, मतलब कि मेरा ऑफिस। और इसके बाद तभी पैकर बोलता है कि तुझे पता है ना कि आखिरकार हमने तुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। पैकर बताने लगता है कि काफी सारे लोग गायब हो रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन निकाल के लाओ कि आखिरकार ये काम कौन कर रहा है। और देखा जाए तो तुम्हारे लिए ना काफी ज्यादा आसान होगा। और जेनोस बोलता है कि आपको नहीं लगता कि मुझे कोई भी पकड़ सकता है यहाँ पे। और तभी पैकर बताने लगता है कि आज से ना तुम्हारा नाम जेनो होगा, जो कि ना एब्रोड से यहाँ पे शिफ्ट किया है अभी हाल फिलहाल में। और तभी जेनोस बोलता है कि अच्छा मान लो कि कुछ गड़बड़ हो जाता है और मैं एक्सपोज हो जाता हूँ तो आपका क्या होगा। और पैकर बोलता है कि भाई मैं तेरे को लेके आया तो मैं भी तो फंसूंगा इस साथ में। और इसके बाद उमी और जेनोस ना अपने घर पे जाते हैं जहाँ पे जेनोस रहने वाला था। और मजेदार बात तो ये थी कि लिली ना वहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी थी। और जेनोस काफी ज्यादा हैरान होता है। और उमी भी बताने लगता है कि हमारे मास्टर पैकर ना काफी ज्यादा अच्छे हैं, मतलब कि वो अपने स्टूडेंट के साथ ना उनकी फैमिली को भी लेके आ जाते, जैसे कि अभी लिली को हम लेके आए यहाँ पे, ताकि तुम अच्छी तरीके से अपने काम पे ध्यान दे पाओ। और तभी लिली बोलती है कि मैं तुम्हारे वाइफ के तौर पे यहाँ पे आई हूँ। और तभी उमी बोलती है कि वाइफ नहीं, तुम सिस्टर बन के यहाँ पे आई हो। और ये सुनने के बाद तो उमी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, मतलब कि लिली। और अभी ना जेनोस को थोड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसको ना लिली की थोड़ी बहुत फिक्र हो रही थी। और इसके बाद उमी ना वहाँ से चली जाती है। और लिटरली लिली ना अभी जेनोस को ना हनी करके बुलाने लगती है। और ये सुनकर ना जेनोस भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी लिली बोलने लगता है कि अच्छा जेनोस, या तो तुम नहा लो, या फिर तुम खा लो, या फिर तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो, मतलब की। और जेनोस बोलने लगता है कि तू पागल वागल है क्या, तुझे पता है कि तू मेरी बहन का रोल कर रही है यहाँ पे, और आखिरकार तुझे ये सब बोलना सिखाया किसने है। और तभी वहाँ पे कार्मेला आ जाती है और बोलते है कि मास्टर जेनोस ये काम और किसका है, मेरा है। और इसके बाद जेनोस भी बोलने लगता है कि हाँ मुझे तुमसे और क्या ही उम्मीद था, तुम जैसी लड़की एक शरीफ लड़की को तो बिगाड़ ही देगी ना देखा जाए तो। और वो बताने लगता है कि अगर तुम्हारे बारे में किसी को पता लगेगा ना तो वो हीलिंग मैजिक करके ना तुम्हारे शेडो को ना प्योर कर देगा, मतलब कि मार देगा एक तरह से। और इसके बाद तभी कार्मेला धीरे धीरे बोलने लगता है कि अगर मेरे को कोई मार सकता है ना तो वो केवल तुम हो, क्योंकि तुम एकदम मॉन्स्टर की तरह मैजिक का इस्तेमाल करते हो। और जेनोस बोलता है कि तुमने कुछ कहा क्या। और कार्मेला बोलते है कि ऐसा कुछ भी नहीं। और इसके बाद जेनोस और उमिना हमें स्कूल के ना कैंटीन में दिखाया जाता है, जहाँ पे जेनोस बोलता है कि आखिरकार मुझे लाइसेंस कैसे मिल सकता है, हीलिंग लाइसेंस। और उमिना काफी सारी बातें बताने लगते हैं। और वो सुन के तो जेनोस का सर ही घूम जाता है। और उमी बताने लगता है कि हीलर लाइसेंस पाना काफी ज्यादा मुश्किल तो है, बट अगर तुम्हें एक बार मिल जाता है ना तो तुम्हारी लाइफ एक तरह से सेट है, मतलब कि तुम हॉस्पिटल में, आर्मी में, या फिर एडवेंचर ग्रुप किसी चीज में भी काम कर सकते हो। और इसके बाद तभी जेनोस बोलता है कि अच्छा इन सब बातों को छोड़ो और गायब हुए हीलर के बारे में बताओ। और उमी बताने लगती है कि उसका नाम ना अल्फ्रेड था, और वो ना काफी ज्यादा बढ़िया स्टूडेंट था, एक तरह से देखा जाए तो काफी ब्रिलियंट था, हर काम में एकदम परफेक्ट काम करता था वो। और साथ ही रेड लंग बीमारी में जो दवाई बनाई गया था ना उसमें ना उसने भी काफी बढ़िया योगदान किया था, मतलब कि पैकर के साथ। और जेनोस बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, तो वो तो भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बंदा है, हमें उनको ढूंढना चाहिए। और वो लोग आपस में बात कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से ना एक और काफी सीनियर हीलर वहाँ पे आने लगते हैं, और उसके पीछे ना काफी ज्यादा स्टूडेंट थे। और उमी बताते हैं कि ये ना अभी इस स्कूल के ना वाइस डायरेक्टर है, और इस बंदे का नाम ना प्रोफेसर गोल्डरन था। और ये भी ना देखा जाए तो काफी पावरफुल हीलर है, और इसी के साथ और भी काफी सारी चीजें बताती है। और जेनोस बात करने लगता है कि अभी काफी सारे बंदे हैं इसके पीछे, आखिरकार ऐसा क्यों। और उमी बताने लगता है कि अभी ना हमारा स्कूल ना एकदम चेंज होते जा रहा है, और उनके ऊपर ना काफी ज्यादा जिम्मेदारी आते जा रही है, मतलब कि जो उनका मेन डायरेक्टर था उनकी उम्र भी काफी ज्यादा हो गई थी एक तरह से। और इसमें ना अभी अमीर स्टूडेंट को ना ज्यादा बढ़ावा मिलता है गरीब स्टूडेंट के तुलना में, मतलब कि अभी मैजिक कम, टैलेंट कम, और ना पैसा ज्यादा इस्तेमाल
इस्तेमाल किया जा रहा है इन सभी स्कूल में भी। और मुझे तो ऐसा फील होता है कि एल्फ्रेड के गायब होने के पीछे ना इनका भी हाथ हो सकता है, क्योंकि वो भी ना एक गरीब स्टूडेंट था। और तभी जेनोस बोलता है कि आखिरकार हमें क्या करना चाहिए, और उमी बोलते हैं कि फिक्र मत करो, तुम काफी ज्यादा काबिल हिलर हो और तुम्हारे ऊपर ना सभी की नजर काफी आसानी से पड़ जाएगी। और इसके बाद तभी वहाँ पे क्रिसोन नाम का एक बंदा आता है, और ये ना एकदम फेकू टाइप बंदा था, आपको आगे पता चल जाएगा। और वो बोलने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रही हो, और उमी बोलते हैं कि तुझे क्या लेना देना, मैं आराम से बैठ के खा रही हूँ। और इसके बाद वो जेनोस की तरफ देखता है और बोलता है कि अच्छा मतलब कि वो स्पेशल स्टूडेंट तुम हो। और इसके बाद वो ना चुपचाप वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि मेरे से पंगा मत लेना, नहीं तो तुम्हारा स्पॉन्सरशिप ना एकदम से खत्म हो जाएगा। और तभी जेनोस बोलता है कि आखिरकार ये बंदा है कौन, और उमी बोलते है कि इसकी तरफ ध्यान मत दो। और जब से वो गोल्डन की टीम में गया ना तब से कुछ ज्यादा हवा में उड़ने लगा है। और इसके बाद हमें जेनोस के पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ना वो एक बॉडी को हील कर रहा था, और तभी उसका टीचर ना उसको पीटने लगता है और बोलता है कि तुम्हें ना एक जख्मी इंसान को हील करना है, ना कि एक टैं बोले इंसान को। और इसके बाद हमें जेनोस का घर भी दिखाया जाता है, और वहाँ पे ना उनका टीचर उनको सिखाया भी करता था, और उनके साथ ना एक और स्टूडेंट था वहाँ पे, और इसका नाम बेल्ड्रा था। और इसके बाद वो ना थोड़ा वहाँ पे ऑरल स्टडी करने लगता है, और जेनोस बोलता है कि सच में भाई ये मैं कर करके ना एकदम बोर हो गया हूँ, मतलब कि अभी तो ये मेरे सपनों में भी आवाज सुनाई देने लगा है। और टीचर बोलते हैं कि अच्छा ऐसी बात है क्या, और तुम्हें इसको याद रखना होगा हमेशा। और इसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टीचर ना अनडेड के बारे में पढ़ा रहे थे, और सबसे खतरनाक अनडेड ना रेन होता है एक तरह से, और वो ना एक तरह से बात भी कर सकते हैं, और अगर वो तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हें सबसे पहले ना वहाँ से भागना होगा। और जेना सोचने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, मतलब कि कार्मेला इतना ज्यादा ताकतवर है, मैंने तो सोचा था कि उसको मैं भगा दूं यहाँ से, बट मुझे लगता है कि अब मुझे उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। और इसके बाद तब वहाँ पे क्रेसन खड़ा हो जाता है, और मैंने काफी ज्यादा डींगे हाँकने लगता है, और बोलता है कि मैंने ना 30 से भी ज्यादा घोस्ट को हरा दिया है। और इसके बाद वो जेनोस की तरफ इशारा करते हुए बोलने लगता है कि भाई तू तो स्पेशल स्टूडेंट है ना, और आखिरकार आज तक तूने क्या किया है। और इसके बाद तभी जेनोस सोचता है कि मुझे ना लोगों के बीच में नहीं आना अभी फिलहाल के लिए, और वैसे देखा जाए तो मैं काफी सारे घोस्ट को एक बार में मार सकता हूँ, 50 तो मार ही सकता हूँ, बट वो ना कम बोलने की कोशिश करता है, और बोलता है कि शायद मैं भी 30 घोस्ट को मार दूंगा। और क्रिस्टन बोलने लगता है कि भाई तू ना अपने हाथ में रखकर इतना ज्यादा भी मत फेंक। और जेनोस बोलता है कि हाँ भाई सच में मैं काफी मुश्किल से एक साथ 30 घोस्ट को मार सकता हूँ। और ये सुनकर ना क्रिस्टन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, मतलब कि तो एक एक करके बात कर रहा था और ये तो एक साथ बात कर रहा है। और तभी जेनोस बोलता है कि मतलब कि तुमने 30 घोस्ट मतलब कि सालों में मारा था, एक साथ नहीं क्या। और ये सुनकर ना टीचर भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और इसके बाद टीचर ना उसको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए बताता है, और वो बताने लगता है कि वो ना एक डंजन के अंदर गया था जहाँ पे काफी सारे घोस्ट थे, और हीलिंग मैजिक की मदद से ना काफी आसानी से उन सभी घोस्ट को हरा पा रहा था। और अंडरग्राउंड लीवर की बात सुनकर ना भाई टीचर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और जेनोस बोलता है कि आपने सही कहा, और टीचर बोलते हैं कि गोल्ड क्लास टीम भी ना वहाँ पे जाने से पहले ना कई बार सोचती है कि मैं वहाँ पे जाऊँ या फिर ना जाऊँ। और अभी जेनोस तो अपने आप को कमजोर साबित करना चाहता था, बट भाई गड़बड़ हो गया यहाँ पे काफी गंदा वाला। और अभी क्रिस्टन काफी ज्यादा जलने लगा था जेनोस से, और इसके बगल में आके बैठ जाता है, और वो बोलने लगता है कि तुम्हें ना ज्यादा इतना झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मतलब कि अपने आप को फेमस करने के लिए। और इसके बाद तभी वहाँ पे ना एक और टीचर आ जाते हैं, और वो ना हीलिंग मैजिक सर्कल को बनाना सिखा रहे थे। और जेनोस बोलने लगता है कि मुझे ना इस मैजिक के बारे में ना ज्यादा कुछ नहीं आता, क्योंकि जब तक मैं ये बनाने में टाइम वेस्ट करूंगा ना उतनी देर में ना मैं अपने 10 पेशेंट को हील कर दूंगा। और इसके बाद तभी टीचर बोलता है कि आखिरकार ये कौन बनाना चाहता है, और क्रिस्टन आके ना अगेन वहाँ पे सबसे पहले बना देता है। और टीचर बोलता है कि सच में तुमने काफी बढ़िया काम किया। और इसके बाद तभी क्रिस्टन के दिमाग में ना एक और आइडिया आता है, और वो ना जेनोस को अगेन फंसाने की सोचता है, और वो बोलने लगता है कि सर मुझे लगता है कि जेनोस नाम का जो स्टूडेंट है ना वो मेरे से भी अच्छा सर्कल बना सकता है। और ये सुनकर ना जेनोस वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि उसको हीलिंग मैजिक तो करना आता था बट सर्कल बनाना नहीं आता था। और इसके बाद वो सर्कल बनाने लगता है, और सोचता है कि मेरे मास्टर ने ना एक बार मुझे मैजिकल सर्कल बनाना सिखाया था, और मुझे जितना याद है ना मैं वही सर्कल बना देता हूँ। और वो सर्कल बनने के बाद ना क्रिस्टन वहाँ पे काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगता है जेनोस का, मतलब कि भाई तू जिंदा करने के लिए बना रहा है या फिर किसी को टपकाने के लिए बना रहा है। और वो सर्कल देख के ना टीचर वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाते हैं, और बोलते हैं कि भाई ये तो काफी पावरफुल मैजिकल सर्कल है, और इसकी मदद से ना हम किसी भी इंसान की या फिर जानवर की बॉडी को ना फिर से रीजनरेट कर सकते थे। और क्या ऐसा सर्कल बनाना मुमकिन भी है, और ऐसा मैजिक सर्कल बनाने में ना काफी ज्यादा मैजिकल पावर की भी इस्तेमाल होती है, और ये कोई इंसान तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तभी जेनोस बोलते हैं कि नहीं मास्टर ऐसी बात नहीं है, मैं इसको काफी आसानी से कर सकता हूँ, और वो करके दिखा देता है। और ये देख के भाई टीचर तो वहाँ पे एकदम पगला गए थे, और बोलते हैं कि भाई तू कुछ भी हो तुझे ना मेरी लेबोरेटरी में ज्वाइन होना पड़ेगा। और क्रिस्टन तो भाई वहाँ पे और भी ज्यादा जेलस हो जाता है इसके बाद। और तभी एक बंदा ना गोल्डन के पास आता है, और बोलता है कि सर हमारे स्कूल में ना एक काफी काबिल सा स्टूडेंट आया है, जो कि कहता है कि वो एक बार में ना 30 घोस्ट को हरा सकता है। और ये सुनकर ना गोल्डन भी बोलता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, मतलब कि कोई भी स्टूडेंट आएगा और हमें इस तरीके से चैलेंज कर देगा। और इसके बाद तभी यहाँ पे एक और बंदा आता है, और वो बोलता है कि हाल फिलहाल में ना एक जगह पे ना काफी ज्यादा अनडेड को पाया गया है। और गोल्डन बोलता है कि अब ये सबसे बढ़िया मौका है उस बंदे को चेक करने के लिए। और वो लोग डिसाइड करते हैं उस स्टूडेंट को वहाँ पे भेजने का, मतलब कि जेनोस को। और इसके बाद वो सभी लोग ना उस लोकेशन पे पहुंच गए थे, और क्रिस्टन को ना जेनोस के ऊपर नजर रखने के लिए भेजा जाता है। और इसके बाद काफी सारे स्टूडेंट ना अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके ना एक घोस्ट को मार पा रहे थे वहाँ पे। और जेनोस बोलता है कि भाई ऐसे कैसे चलेगा, मतलब कि कब तक मारते रहोगे। और काफी सारे अनडेड वहाँ पे आ गए थे, और स्टूडेंट कमजोर पड़ रहे थे उनके आगे। और भाई क्रिस्टन की तो हालत एकदम वहाँ पे लिटरली काफी गंदा वाला खराब हो गया था, और अभी वो सारे अनडेड ना उनके ऊपर अटैक करने वाले थे, बट तभी जेनोस ना हाई हील मैजिक का इस्तेमाल करता है, और एक ही बार में सभी अनडेड को वहाँ पे मार देता है। और ये चीज देख के ना उमी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि भाई कोई इस तरीके का मैजिक भी इस्तेमाल कर सकता है। और इसके बाद ना सारा क्रेडिट ना क्रिस्टन अपने ऊपर ले लेता है कि मैंने इन सभी को मारा है, तुम लोगों ने देखा ना। और सभी स्टूडेंट एक तरह से उसकी बात मानने भी लगता है, बट उमी ना वहाँ पे क्लियर कर
करती है कि जेनोस ने मारा है उन सभी घोस्ट को, ना कि क्रिसॉन ने। बट क्रिसॉन ने वहाँ पे उमी को भी गलत ठहरा देता है, मतलब कि कोई बाहर का आया हुआ स्टूडेंट ऐसे थोड़ा ना मैजिक कर सकता है इतनी जल्दी। और इसके बाद वो लोग ना वहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि उनको तो लगा था कि सारे घोस्ट मारे गए हैं। और इसके बाद तभी जेनोस बोलते हैं कि रुको जरा, अभी यहाँ पे एक घोस्ट और बचा हुआ है। और तभी अचानक से ना धरती हिलने लगता है और जमीन के नीचे से एक अनडेड बाहर निकलता है, काफी खतरनाक सा। और वो लोग ना काफी ज्यादा डर गए थे उस मॉन्स्टर को देख के। और सभी लोग वहाँ पे क्रिसॉन को तारीफ करने लगता है कि भाई तू कर सकता है, मतलब कि तू ही हमें बचा सकता है। और इसके बाद ना हमें क्रिसॉन का भी शकल दिखाया जाता है जो कि लिटरली भाई काफी ज्यादा डर गया था। और उमी भी ना इसके बाद काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगती है क्रिसॉन का। और जेनोस भी बोलता है कि हाँ भाई तू फिक्र मत कर, तू अकेले हरा दे इसको, मैं बिल्कुल भी बीच में नहीं आऊंगा, मुझे पता है तू हरा सकता है इसे। और इसके बाद क्रिसॉन बोलता है कि दोस्तों तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं इसको काफी आसानी से संभाल लूंगा। और इसके बाद वो रोते रोते ना एक अटैक करता है, बट उसका ना कोई असर ही नहीं होता उस मॉन्स्टर के ऊपर। और लिटरली क्रिसॉन बताता है कि वो ना मेरा सबसे पावरफुल अटैक था और उसने ना उस मॉन्स्टर को ना खरोच आया था हल्का सा। और इसके बाद वो मॉन्स्टर ना क्रिसॉन के ऊपर अटैक करने लगता है और क्रिसॉन ना बस उसके अटैक से बचे जा रहा था। और लिटरली बचते टाइम भी ना डिंगे हाक रहा था कि भाई देखो मैंने उसके ऊपर पहला अटैक किया और साथ ही वो मुझे टच भी नहीं कर पा रहा। और वहाँ पे जेनोस भी सोच रहा था कि भाई आखिरकार ये लड़ क्यों नहीं रहा, मतलब कि हरा क्यों नहीं रहा उसे। और उमी बोलने लगती है कि उसकी बस के कुछ भी नहीं है, वो केवल डिंगे हाकते रहता है, झूठा इंसान है एक नंबर का। मतलब कि जेनोस को समझा रही थी और वो बोलती है कि प्लीज तुम ना अभी उसकी मदद बिल्कुल भी मत करना, पहले ना उसको थोड़ा सबक सीखने दो। और इसके बाद ना भाई वो मॉन्स्टर ना काफी गंदा वाला क्रिसॉन को मारता है, लिटरली इतना गंदा मारता है ना कि अभी तो उमी भी काफी ज्यादा डर गई थी। बट जेनोस को कोई फिक्र नहीं था क्योंकि उसको पता था कि वो काफी आसानी से हील कर सकता है क्रिसॉन को। अगर भाई वो टैब बोल गया तब तू थोड़ी ना हील कर पाएगा। और इसके बाद वो मॉन्स्टर ना क्रिसॉन को दबाने लगता है और उसके मुंह में से ना काफी ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। और इसके बाद वो मॉन्स्टर ना भाई खाने वाला था क्रिसॉन को, बट इसके बाद तभी वो ना अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है, मतलब कि जेनोस। और उस अटैक का नाम मेगा हीलिंग मैजिक था। और वो अटैक इतना ज्यादा कमाल का था ना कि भाई चारों तरफ ना केवल ब्राइटनेस ही ब्राइटनेस, लाइट ही लाइट, कलर ही कलर आ गए थे। और इसके बाद मॉन्स्टर ना कुछ ही सेकंड में वहाँ पे मारा जाता है। और इसके बाद अगेन भाई क्रिसॉन वहाँ पे बोलने लगता है कि मैंने तुम लोगों से मदद नहीं मांगा था, तुम्हें मदद करने की जरूरत नहीं थी, मैं अकेले भी संभाल लेता। और उमी बोलते हैं कि तुम्हें तो रो रो के बोले थे कि मुझे बचा लो मुझे बचा लो। और जेनोस भी सोचता है कि पता नहीं भाई किस तरीके का बंदा है। कार्मेला और लिली दिखाए जाते हैं जहाँ पे दोनों आपस में बात कर रहे थे और कार्मेला को ना थोड़ा फीवर हो गया था और वो दोनों इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे कि एक घोस्ट को भी देखो फीवर हो गया, मतलब कि थोड़ा ऐसे मजाक मस्ती कर रहे थे। और कार्मेला बोलते हैं कि मुझे ना तुम्हारा स्टू काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और लिली बोलते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी वहाँ पे जेनोस आ जाता है और इसके बाद कार्मेला बोलने लगते हैं कि ये तो एकदम ऑब्वियस सी बात है कि मरे हुए लोग ना ताकतवर लोगों की तरफ ना काफी ज्यादा आकर्षित होते हैं। और जेनोस बोलते हैं कि क्या तुम्हें इसके बारे में पता है। और कार्मेला बोलती है कि हाँ मुझे पता है, तो क्या तुम मुझे अभी यहाँ से निकाल दोगे। और जेनोस बोलने लगता है कि देखा जाए तो तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और अपनी सुरक्षा करने के लिए तुम्हें यहाँ पे रखना चाहिए। और लिली तो अपने में ही काफी ज्यादा खुश थी, मतलब कि वो तो सोच रही थी कि मैं हमेशा जेनोस के साथ रहूंगी। और इसके बाद हमें कार्मेला दिखाई जाती है और वो ना काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी जेनोस की बात सुन के, मतलब कि उसने बोला ना कि तुम यहाँ पे रह सकती हो इस बात को सुन के। और कार्मेला जाते टाइम बोलती है कि इसका मतलब मैं ना अपनी सारी ताकत तुम्हें बचाने में इस्तेमाल करूंगी। और जेनोस बोलता है कि सच में तुम अभी काफी ज्यादा कूल लग रही हो ये बोलते टाइम। और इसके बाद एक टीचर ना क्रिसॉन की ना काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे लास्ट नाइट को लेके और बताते हैं कि बाकी बच्चे तुम्हारी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे और ऐसे चलते रहना तो तुम काफी ज्यादा आगे जाओगे। और इसके बाद ना तारीफ करने के बाद उसको भेज देते हैं। बट लिटरली क्रिसॉन ना भाई अब थोड़ा बहुत चेंज हो गया था वहाँ पे और वो बताने लगता है कि ज़ॉम्बीज तो काफी ज्यादा आसान थे, मतलब कि वो उतनी ज्यादा खतरनाक नहीं थे। बट वहाँ पे ज़ॉम्बी किंग आ गया और ज़ॉम्बी किंग को मैंने नहीं हराया बल्कि उसने स्टूडेंट ने हराया था। और ये सुनने के बाद टीचर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद क्रिसॉन ने वहाँ से चला जाता है और क्रिसॉन ने बाहर आने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और उसकी ऐंठ ना अभी तक कम नहीं हुई थी, मतलब कि वो अभी भी काफी ज्यादा स्पेशल छात्र अपने आप को मान रहा था। और इसके बाद पैकर बता रहा होता है कि अब तुम ना एक तरह से लैब के अंदर आ सकते हो, मतलब कि गोल्डन लैब में तुम्हारा स्वागत है। और वो लोग वहाँ पे बात करने लगता है कि क्रिसॉन नाम का जो प्रॉब्लम था ना भाई वो तो एक तरह से सॉल्व हो गया, मतलब कि वो अब थोड़ा सुधर गया जेनोस को लेके। बट अभी भी प्रॉब्लम की बात ये थी कि गोल्डन को ना अभी भी इंटरव्यू देना था, मतलब कि जेनोस इंटरव्यू देता। और ये सुनकर ना जेनोस थोड़ा परेशान हो जाता है और पैकर बताने लगता है कि एक तरह से तुम काफी ज्यादा स्पेशल हो क्योंकि तुम पर्सनल मिलने जा रहे हो गोल्ड्रॉन से और ऐसा जल्दी से किसी के साथ नहीं होता, किसी स्टूडेंट के साथ नहीं होता। और इसके बाद वहाँ पे थोड़ी बहुत पैकर की भी बातें होती है, मतलब कि आप भी तो एक तरह से एलीट रैंक हीलर ही हो ना। बट पैकर का तो आपको पता ही था कि वो औषधि बनाया करता था, दवाइयां बनाया करता था, ना कि उसको मैजिक अच्छे तरीके से आता था। और उमी भी बोलते कि जेनोस मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो। और इसके बाद जेनोस ना गोल्ड्रॉन के पास जाता है और सबसे पहले वह इंट्रोडक्शन सब होता है। और इसके बाद गोल्ड्रॉन पूछता है क्या तुम किस तरीके का मैजिक कर सकते हो और वो हीलिंग मैजिक बताता है। और इसके बाद गोल्ड्रॉन बताने लगता है कि तुम्हें ना अपना लक्ष्य ना काफी ज्यादा टॉप पे रखना चाहिए, मतलब कि तुम्हें पता है कि हीलर का ना एक कंट्री में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है और तुम्हें इस कंट्री के हिस्ट्री के बारे में पता है क्या। और साथ ही फ्यूचर में मैं चाहूंगा कि तुम मेरे साथ काम करो। और इसके बाद वो ना और भी काफी ज्यादा ज्ञान की बातें करता है जो कि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके बाद वो टॉपिक पे आता है कि जिस तरीके का तुमने मैजिकल सर्कल क्लास के अंदर बनाया था क्या तुम दोबारा बना के दिखा सकते हो। और इसके बाद जेनोस ना वो सर्कल अगेन बना के दिखाता है टीचर को और गोल्ड्रॉन देखता है सबसे पहले वो। और इसके बाद बताने लगता है कि जादुई सर्कल के ना कई अलग अलग तरीके के स्कूल्स है, मतलब कि सीखने का और हीलिंग मैजिक के साथ ना कुछ सिद्धांत भी मिलते हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए एक तरह से। और जो लोग मेरे लिए काम करते हैं ना उनको अपनी योग्यता को ना साबित करना पड़ता है। और उसके बगल में जो टीचर खड़ा था ना वो बोलने लगता है कि प्रोफेसर आप क्या चाहते हो। और टीचर बताने लगता है कि ये जादुई सर्कल काफी ज्यादा कमाल का है। और इसके बाद गोल्ड्रॉन बोलते हैं कि तुम कल से लैब को ज्वाइन कर सकते हो। और ये सुनकर ना
ना जेनोस को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा रिलैक्स सा फील करता है। और इसके बाद तभी अचानक से ना गोल्ड रन और उसके पीछे ना काफी ज्यादा स्टूडेंट ना कहीं पे जाने लगते हैं। और जेनोस ना इसके बाद क्रिसॉन से बोलता है कि आखिरकार कहाँ पे जा रहा है। और क्रिसॉन भी बोलता है कि तुम्हें भी ना लाइन में ज्वाइन हो जाना चाहिए। और वो बताने लगता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और तुम्हें ना एक तरह से मेरी बात माननी चाहिए। और जेनोस ना इसके लिए मान जाता है। और इसके बाद वो बताने लगता है कि मैंने तुम्हारा इस्तेमाल करके ना काफी ज्यादा आगे जाने वाला हूँ। और जेनोस बोलता है कि भाई तेरा बहुत बहुत शुक्र है मुझे सच बताने के लिए। और जेनोस को ना पीछे से ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाता कि आखिरकार आगे चल क्या रहा है। और इसके बाद वो ना आगे जाने लगता है और वो मन में सोच रहा था कि मुझे गोल्डरॉन के बारे में ना और भी ज्यादा कुछ जानना है। और इसके बाद वो आगे जाके देखता है तो एक मरीज होता है। अब मरीज बोला कुछ भी बोलो और गोल्डरॉन ना उसके पास जाता है। मतलब कि एक बंदा वहाँ पे पड़ा हुआ था और उसका पैर मुड़ गया था बिस्तर पे टकरा के, मतलब कि कुछ इस तरीके से। और पैर की हालत गोल्डरॉन देखता है और सच में थोड़ा तो इंजर्ड लग रहा था। और इसके बाद गोल्डरॉन ना एक मैजिक का इस्तेमाल करता है और उसके अंदर ना वो बाकी स्टूडेंट के शरीर से ना थोड़ा पावर्स को कलेक्ट करता है और उस पावर्स की मदद से ना उस बंदे को काफी आसानी से हील कर देता है। और इसके बाद जेनोस ना अगेन क्रिसॉन के पास जाता है और उसको ना सारी बातें बताता है कि किस तरीके से गोल्डरॉन ने मैजिक का इस्तेमाल किया था। और इसके बाद क्रिसॉन बताने लगता है कि क्या इसके बारे में तुम्हें नहीं पता, गोल्डरॉन का जो स्पेशल मैजिक था ना वो यही था हीलिंग ट्रांसफर। मतलब कि जो शरीर बीमार है उसके अंदर ना अच्छा शरीर वाला एनर्जी डाल के ना उस इंसान को भी अच्छा किया जा सकता था, ये वाला मैजिक था एक तरह से। और इसके बाद क्रिसॉन ना वहाँ पे एक्सप्लेन भी करने लगता है, जैसे कि मान लो कि आपको थोड़ा बहुत चोट लगा है और आपका बगल वाला बंदा एकदम ठीक है, तो प्रोफेसर ना उनके अंदर से थोड़ी हेल्प को लेकर ना आपके अंदर डाल सकता है और उसकी मदद से ना आप एकदम ठीक हो जाओगे। और वहीं आपको काफी ज्यादा चोट लगा है तो आपके सामने जो बंदा ना एक बंदे से काम नहीं चलेगा, फिर ना कम से कम 8-10 बंदे की जरूरत होगी आपको हील करने के लिए। और इसके बाद अगेन आप ठीक हो सकते हो। और अभी जेनोस को समझ में आ गया था कि आखिरकार वो अपनी टीम में इतने सारे लोगों को क्यों ऐड करता है। और इसके बाद वो ये भी बताने लगता है कि अभी ना डायरेक्टर का ना चुनाव होने वाला, नई डायरेक्टर का, और गोल्डरॉन ना वोट को इकट्ठा करने की भी कोशिश कर रहा है। और वो बताने लगता है कि मुझे पता है कि गोल्डरॉन काफी आसानी से जीत जाएंगे। और इसके बाद ना वहाँ पे थोड़ी बहुत बातचीत और करता है, मतलब कि जेनोस ना और भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करता है। और इसके बाद ना हमें पैकर दिखाया जाता है और वो ना एक कॉइन को देखते हुए बताने लगता है कि ये ना अभी काफी ज्यादा अच्छा हिंट है, बट हमें ना इससे भी ज्यादा कुछ चाहिए होगा। और इसके बाद वो जेनोस को बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें गोल्डरॉन का ना मनपसंद स्टूडेंट बन जाना चाहिए और इसके लिए मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पे करने के लिए भी रेडी हूँ। और इसके बाद तभी जेनोस बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, मुझे तो लगा था कि अभी मैं जल्दी घर जा पाऊंगा। और इसके बाद वो अपने टीचर के बारे में बात कर रहा होता है, बट तभी अचानक से ना काफी ज्यादा कॉइन्स नीचे गिर जाते हैं। और पैकर बताने लगता है कि मुझे ना तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है, मतलब कि पैकर टकरा गया था टेबल से, इस कारण कॉइन्स नीचे गिरते हैं। और वो बताने लगता है कि तुम्हें जमीन पे पड़े हुए सिक्के दिखाई दे रहे क्या, और मुझे सिक्के भी उठाने एक तरह से तुम मान लो, और मुझे अभी उस बंदे के बारे में पता भी करना है। बट सच बात तो यह है कि मेरे पास अभी काफी ज्यादा कम टाइम बचा है और आखिरकार तुम होते तो तुम क्या करते इस सिचुएशन में। वो दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे, बट तभी वहाँ पे उमी आ जाती है और वो बोलते हैं कि आप दोनों यहाँ पे कर क्या रहे हो। और इसके बाद पैकर ना इधर उधर की बातें करने लगता है और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और जेनोस को बोलता है कि मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा। और इसके बाद वहाँ से चला जाता है और जेनोस भी मन में सोचता है कि मैं ये करके रहूंगा। और इसके बाद हमें लिंगा का सीन दिखाया जाता है जो कि जेनोस के घर पे ना छिप के अंदर जा रही थी। और तभी अचानक से उसके ऊपर कोई अटैक करता है और हमें पता लगता है कि वो जोफिया है। और जोफिया बोलते हैं कि आखिरकार तुम क्या कर रही हो, और लिंगा बोलते हैं कि तुम क्या कर रही हो। और तभी दोनों बताते हैं कि मैंने यहाँ पे साफ सफाई करने के लिए आई थी जेनोस के घर पे। और तभी वहाँ पे लोबे भी आ जाते हैं दरवाजे को तोड़ते हुए और वो भी बताते हैं कि चलो फिर आप क्लीनिंग का काम स्टार्ट करें। और तभी वो देखते हैं कि बाकी बंदे भी है वहाँ पे। और इसके बाद तीनों मिलकर ना जेनोस के घर को साफ करने लगते हैं और काफी अच्छे तरीके से साफ करते हैं। बट लोबे ने वहाँ पे ज्यादा काम नहीं किया था और वो बोलते हैं कि काफी ज्यादा मैं थक गई। और बाकी लोग बोलने लगते हैं कि तुमने इतना ज्यादा मेहनत भी नहीं किया यहाँ पे। और इसके बाद क्रिसॉन और जेनोस का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्रिसॉन ना अपने डॉग को दिखा रहा होता है, मतलब कि जेनोस को दिखाता है। और इसके बाद वो ना प्रोफेसर के बारे में काफी ज्यादा बातचीत करने लगते हैं कि अभी प्रोफेसर ना काफी ज्यादा टॉप पे आ जाएंगे और उनके साथ जो उनके स्टूडेंट है ना वो भी एक तरह से टॉप पे आ जाएंगे। और वहाँ पे क्रिसॉन बताने लगता है कि उसके बाद तो एक तरह से हमारी लाइफ भी काफी ज्यादा सेट हो जाएगी, मतलब कि अच्छा खाना, अच्छा पैसा और अच्छी लड़कियां भी हमें मिलेंगी, इस टाइप की बातें करने लगता है। और साथ ही जेनोस बोलता है कि तो तुम्हारे हीलिंग मैजिक का क्या बताऊं, उसको इम्प्रूव नहीं करोगे। और क्रिसॉन बताने लगता है कि देखा जाए तो हीलिंग मैजिक ना उतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं होता और वो ना पैसे और पावर पे ज्यादा भरोसा करने वाला बंदा था, मतलब कि वो रिच बंदा था, इसलिए सारी बातें सोच रहा था। और इसके बाद मिस्टर बॉन्स नाम का वहाँ पे एक बंदा आता है और वो ना क्रिसॉन से बात करने लगता है। और तभी उसकी नजर डॉग के ऊपर जाती है और डॉग को देख के ना वो उल्टा सीधा बोलने लगता है। और क्रिसॉन बोलता है कि आपको ये सारी चीजें नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि अगर प्रोफेसर गोल्डरॉन इसके बारे में सुन लेंगे तो उनको काफी ज्यादा बुरा लगेगा, मतलब कि गुस्सा आएगा। और इसके बाद वो ना वहाँ से जाने लगता है बॉन्स, मतलब कि तभी जेनोस बोलता है कि आखिरकार ये है कौन। और इसके बाद क्रिसॉन बताने लगता है कि ये प्रोफेसर के ना पहले सचिव है। और जेनोस भी हालत देख के ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और वो बंदा बताता है कि ना ज्यादातर टाइम ना पीते ही रहता है, मतलब कि ड्रिंके में रहता है हर वक्त पे। और उनको भी एक तरह से यकीन नहीं होता कि आखिरकार इसको कैसे प्रथम सचिव का रोल मिल सकता है। और वैसे देखा जाए तो काफी ज्यादा पुराना भी था वो बंदा। और तभी वो बंदा ना क्रिसॉन को आवाज लगाते हुए ना उसकी तरफ एक बोतल फेंकता है और वो बोतल ना गलती से डॉग के पास आके गिरता है और डॉग ना काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से ना भागने लगता है हाथ छुड़ा के। और क्रिसॉन ना मिल्क करके ना उसके पीछे जाने लगता है, उस डॉग का नाम था। और वो डॉग ना काफी आगे चला जाता है और तभी गलती से ना उसके सामने से एक गाड़ी आ रही थी और लिटरली भाई वो डॉग ना गाड़ी से टकरा जाता है वहाँ पे। और इसके बाद क्रिसॉन जल्दी जाता है उस डॉग के पास, मतलब कि मिल्क के पास, और उसको हील करने की कोशिश करता है, बट वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। और क्रिसॉन ना वहाँ पे काफी ज्यादा डर गया था क्योंकि प्रोफेसर की जो वाइफ है ना मिल्क ना उनका फेवरेट डॉग था या फिर फेवरेट पेट भी कह सकते हो था। और वो सोचने लगता है कि मेरा पत्ता तो कट
कट हो गया भाई, अब मुझे तो कोई भी नहीं बचा सकता। और इसके बाद तभी जेनोस जाता है और उसको ना हील करने लगता है डॉग को। और इसके बाद क्रिसोन ना काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है कि ज़ॉम्बी किंग जैसे मारने जैसा खेल नहीं है, मतलब कि तुम्हारी बस की नहीं है ये करना। बट तभी वो सामने देखता है और काफी ज्यादा हैरान हो जाता है इसके बाद। और इसके बाद जेनोस ने फाइनली उसको हील कर दिया था और वो बताने लगता है कि मेरे को थोड़ा बहुत हीलिंग मैजिक भी आता है। और इसके बाद उसको ना लेके वो जाने लगता है। और क्रिसोन सोचता है कि भाई ये बंदा क्या करेगा, मतलब कि इतना खतरनाक स्पेल्स का इस्तेमाल कर सकता है, हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। और फिर इसके बाद चिल्ला के बोलने लगता है कि मिल्क का ध्यान रखना ना मेरा काम था, ना कि तेरा काम। और इसके बाद रात के टाइम पे ना जेनोस अपने घर पे जा रहा था, बट तभी ना अचानक से उसको उमी दिखाई देती है। और जेनोस बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और उमी बताने लगता है कि अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्या आप मेरे साथ घूमने के लिए चल सकते हो। और इसके बाद आगे जाते हैं वो लोग, काफी आगे जाते हैं। और जेनोस बोलता है कि आखिरकार तुम्हें क्या बात करना है, तुम बता सकते हो। और इसके बाद सबसे पहले तो वहाँ पे काफी ज्यादा माफी मांगती है वो, और वो बताने लगते है कि तुम हमारे कारण इतने ज्यादा परेशान हो गए होगे, मतलब कि इन सभी चीजों में फंस गए होगे। और इसके बाद तभी जेनोस बोलते हैं कि क्या तुम ये बताने के लिए यहाँ तक आई थी, मतलब कि मुझे लेके आई थी। और उमी बोलते हैं कि हाँ मुझे माफ करना, कुछ गलत हो गया क्या, और मुझे लगा कि तुमसे माफी मांग लेना चाहिए। और जेनोस बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ये सब करने के बदले मुझे काफी अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं। और इसके बाद जेनोस भी बताने लगता है कि मैंने आज तक कभी भी ना रॉयल हॉस्पिटल के अंदर ना पैर नहीं रखा, बट अभी मुझे वो सब कुछ करने का मौका मिल रहा है और मुझे सच में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है एक तरह से। और उमी बताते हैं कि बट उसके बाद भी आपको अगर कुछ भी चीज चाहिए हो या फिर प्रॉब्लम में होना तो आप मुझसे बात शेयर कर सकते हो या फिर आप मुझसे मदद ले सकते हो। और इसके बाद वो लोग ना अपने थोड़े बहुत टीचर के बारे में बात करने लगता है। और इसके बाद वो ना पैकर के बारे में भी बात करता है, मतलब कि उमी बताने लगता है कि वो ना काफी ज्यादा अच्छे है, उन्होंने मेरी काफी ज्यादा मदद की थी जब मैंने उन्हें बताया था कि मैं एक हीलर बनना चाहती हूँ। बट एक तरह से देखा जाए तो मैं उनकी ज्यादा मदद नहीं कर पाई, और बीच में तो उनकी गर्लफ्रेंड भी उन्हें छोड़ के चली गई थी। और जेनस बोलने लगता है कि आखिरकार ये सब बातें तुम्हें कैसे पता। और उमी बताने लगता है कि मुझे तो पता ही होगा ना, मतलब कि मेरे ब्रदर के छोटे भाई है, और भाई ये चीजें ना हमें भी नहीं पता था कि एक तरह से वो मामा लगेगा। और वो ना काफी ज्यादा अपसेट थी कि पैकर के लिए ना उसने अब तक कुछ नहीं किया एक तरह से, ना ही तो रिसर्च में और ना ही मैजिक में। और इसके बाद वहाँ पे ना थोड़ा मेडिसिन और के बारे में बताने लगता है उमी, और तभी बोलती है कि तुम्हें बोरिंग लग रहा है ना। और जेनोस बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, और इसके बाद वो बताना बंद कर देती है। और वो दोनों वहाँ पे काफी अच्छे तरीके से बात करते हैं। और लिटरली वहाँ पे तभी ना कार्मेला की भी आवाज आ जाती है, और हिना बोलते हैं कि आखिरकार ये किसकी आवाज है। और जेनोस बताने लगता है कि कार्मेला है और वो शायद हमें फॉलो कर रही होगी इस जगह पे। और वो सुन के ना वहाँ पे उमी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, मतलब कि घोस्ट के बारे में सुन के। और इसके बाद वो दोनों घर की तरफ जा रहे थे और तभी अचानक से वहाँ पे क्रिसोन आता है, और वो ना जेनोस के आगे झुकते हुए बोलने लगता है कि प्लीज मेरी मदद करो, मैं अभी काफी ज्यादा मुसीबत में हूँ। गोल्डन दिखाए जाते हैं और वो ना काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि वो लॉर्ड फेनरल के साथ डिनर मीटिंग पे गए थे और वहाँ पे उनके बीच में बातचीत हुई थी। और लॉर्ड गोल्डन को बोलने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी का जांच करो, क्योंकि एक हफ्ते पहले ना उसके फेस पे काफी ज्यादा दाने निकल आए हैं। और प्रोफेसर बताते हैं कि मुझे लगता है कि वो अजीब चेहरे वाली बीमारी होगी। और लॉर्ड बताने लगता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मुझे आपके ऊपर भरोसा है और आपको वो ठीक करना होगा। और वो ना इतना ज्यादा परेशान इसलिए था क्योंकि ये जो बीमारी थी ना ये ज्यादा सीरियस बीमारी नहीं थी, बट क्या पता इससे थोड़ा चेहरा भी काटना पड़ सकता था। और चेहरा काटने के बाद उसको हील करते टाइम अगर निशान रह गए तो काफी बड़ी प्रॉब्लम की बात हो सकती है। और अगर कोई नॉर्मल बंदे का किया जा रहा होता तो उतनी ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं थी, बट आपको पता है कि वो लॉर्ड के डॉटर का हो रहा है तो भाई ये तो और भी ज्यादा समस्या की बात थी। और ये सारी बातें सोच के ना प्रोफेसर काफी ज्यादा घबरा रहा था, और साथ ही अपने मैजिक के बारे में भी, मतलब कि ट्रांसफर मैजिक के बारे में भी सोच रहा था उस टाइम पे। बट वो तभी सोचता है कि अच्छा इन सभी चीजों के बारे में छोड़ो और मुझे सबसे पहले ना अपने डॉग को जाके देखना है, मतलब कि मिल्क को जाके देखना है। और इसके बाद वो ना एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचने लगता है जो कि चोट को ना ठीक कर दे और गाल पे ना बिल्कुल भी निशान भी ना रहे, ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए तो मजा आ जाए। और इसके बाद में जेनोस का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्रिसोन ना काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है, और वो बताने लगता है कि मुझे ना एक लड़की को ठीक करने का ऑर्डर मिला है, मतलब कि उसके गाल के निशान को मिटाना है, और तुम्हें पता है कि ये चीज मेरे बस की बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे ना लॉर्ड फेनल की बेटी के बारे में बात किया जा रहा था, और जेनोस बोलने लगता है कि इसमें प्रॉब्लम की बात क्या, मतलब कि थोड़े दिन छोड़ देगी तो वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और क्रिसोन बताने लगता है कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, बट वो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हो रही, उसको जल्दी से ठीक करवाना है। और अगर उस पे कट आएगा ना तो कट का निशान रह जाएगा अगर हम लोग उसको हील करेंगे तो। और तुम्हें पता है कि अगर मुझसे थोड़ी सी भी गलती हो जाएगी तो मेरे साथ क्या होगा, मतलब कि वो इतने ज्यादा बड़े आदमी है। और इसके बाद तभी जेनोस बोलता है कि भाई तो थोड़ा धीरे से कर लियो ना, अच्छे से काम करियो अपना। और वो बंदा बोलने लगता है कि भाई तू मेरी भावना को नहीं समझ पा रहा, मतलब कि मेरे बस की नहीं है वो एक तरह से करना। और आप लोगों को तो काफी अच्छे तरीके से पता है कि ये बंदा केवल डींगे हाँकने वाला इंसान है। और इसके बाद तभी उम्मीद बोलते हैं कि क्रिसोन मुझे अभी काफी ज्यादा हैरान हो रहा है कि तुम इतना ज्यादा मदद मांग रहे हो, मतलब कि तुम मेहनत करने की कोशिश कर रहे हो। और तभी वो वहाँ पे अपना डींगे हाँकने लगता है, मतलब कि फाइनली प्रोफेसर गोल्डन को पता चली गया कि आखिरकार मैं कितना ज्यादा प्रतिभाशाली हूँ, मतलब कि बंदा यहाँ पे भी शांत नहीं रहेगा। और इसके बाद तभी वो उम्मीद की तरफ देखता है और अगेन काफी ज्यादा रोने लगता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मेरे मुंह से निकल गया बस ये। और इसके बाद उम्मीद भी बोलने लगता है कि तुम ना काफी ज्यादा बेकार इंसान हो, मतलब कि ज़ॉम्बी किंग को मारने का भी क्रेडिट तुमने अपने आप ले लिया था। और क्रिसोन बोलने लगता है कि बट वो बात तो कोई और सी थी ना। और इसके बाद ना वो और भी काफी ज्यादा बातें करती है, और क्रिसोन तो बस वहाँ पे अपना इमोशनल डायलॉग दिए जा रहा था कि तुम लोग मेरे दोस्त हो और अगर तुम लोग मेरी मदद नहीं करोगे तो आखिरकार कौन करेगा। और बोलता है कि भाई प्लीज मेरी हेल्प कर देना। और जेनोस पता है क्या बोलता है कि मैं तेरा भाई भाई नहीं हूँ, पहले बता रहा हूँ। और इसके बाद तभी वहाँ पे लिली भी आ जाती है चाय लेके। और इसके बाद तभी क्रिसोन बोलता है कि आखिरकार तुम कौन हो। और उम्मीद बताती है कि जेनोस की छोटी बहन है, और क्रिसोन बताता है कि सच में जेनोस की बहन तो काफी ज्यादा क्यूट है। और ये सुन के तो भाई उम्मीद भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, मतलब कि लिली भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद पता लिली क्या बोलने
लगता है कि मैं ना अपने बड़े भाई को काफी ज्यादा पसंद करती हूँ, तो आप मेरी कितनी भी तारीफ कर लो बट फिर भी मैं आपकी तरफ नहीं जाने वाली। और इसके बाद तभी क्रिसॉन बोलने लगता है कि भाई तुम दोनों सिबलिंग्स ही हो ना। और जेनोस बोलता है कि नहीं नहीं सिबलिंग्स नहीं है, हम ऐसे ही है मतलब कि। और इसके बाद तभी क्रिसॉन बोलता है कि अच्छा मुझे तुमसे मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा छोटी बच्ची, मतलब कि लिटिल सिस्टर करके बोलता है। और लिटरली वहाँ पे लिली ना उसको इग्नोर मार देती है, उसकी तरफ देखती भी नहीं है। और इसके बाद तभी फेनल ना अगेन प्रोफेसर के पास आते हैं और वहाँ पे दोनों बात करने लगते हैं, जहाँ पे फेनल बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि चार्लोट ना सर्जरी के लिए मना कर रही है, मतलब कि सुबह से उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर रखा है और वो दरवाजा खोलने का नाम ही नहीं ले रही। और वो बोलने लगता है कि बट मुझे आप पे भरोसा है कि आप ना ये काम काफी आसानी से कर लोगे। और लिटरली वो ना काफी ज्यादा वहाँ पे रिक्वेस्ट करने लगता है। और इसके अगले सीन में ना हम ना उसके कमरे के बाहर देखते हैं, मतलब कि चार्लोट के कमरे के बाहर ना वो सभी लोग आ जाते हैं। और इसके बाद तभी उसके फादर बोलने लगता है कि चार्लोट तुम्हें दरवाजा खोलना होगा, मतलब कि प्रोफेसर यहाँ पे आए हैं और वो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। और वो ना सीधा मना कर देती है। और इसके बाद तभी प्रोफेसर बताने लगता है, अपना नाम बताते हैं, अपने हॉस्पिटल के बारे में बताते हैं क्या करते हैं। और वो बताते हैं कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन चार्लोट ना लिटरली उसको भी मना कर देती है दरवाजा खोलने से। और वो बोलने लगता है कि मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पे किसी ने भेजा है ताकि तुम मेरे चेहरे को और भी ज्यादा खराब कर सको, मतलब कि काफी सारे लोग हैं जो कि मेरे सुंदर से चेहरे से जेलसी फील करते हैं और इस कारण वो सब लोग ये सब चीजें चाहते हैं। और इसके बाद पता है क्रिसॉन जेनोस को क्या बोलता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे मदद करने के लिए जाना होगा, और लगता है कि जब मैं उनकी मदद कर दूंगा तो उसके बाद वो मेरे से शादी भी करने के लिए एकदम रेडी हो जाएगी। और इसके बाद क्रिसॉन ना दरवाजा खोलने के लिए बोलता है और लड़की बोलती है कि आखिरकार तुम कौन हो। और वो बताता है कि मैं ना प्रोफेसर का स्टूडेंट हूँ। और लिटरली इसके बाद ना वो लड़की काफी ज्यादा गाली बकने लगते है क्रिसॉन को, और वो रोते रोते बोलने लगता है कि लगता है मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। और इसके बाद तभी जेनोस सोचता है कि लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। और इसके बाद जेनोस जाता है और चार्लोट बोलने लगते हैं कि मतलब कि एक और आ गया और आगे का तुम कितने लोग यहाँ पे आए हो, मतलब कि काफी ज्यादा उल्टा सीधा भी बोलने लगती है। और इसके बाद जेनोस बताने लगता है कि अगर तुम्हें सर्जरी नहीं करवाना ना तो तुम मत करवाओ। हाँ मुझे भी पता है कि कोई भी व्यक्ति अपने चेहरे को कटते हुए देख के काफी ज्यादा डरेगा, उसको इस बात का डर रहेगा कि क्या मेरा चेहरा ठीक होगा या फिर नहीं रहेगा, या फिर मैं भी जिंदा रहूंगी या फिर नहीं रहूंगी। और प्रॉब्लम की बात तो यह है कि अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो आपके चेहरे पे एक निशान बन जाएगा जो कि एक बूढ़ी औरत के चेहरे पे होता है, और ये आपका लुक ना काफी ज्यादा खराब कर देगा एक तरीके से। और मैं सच में चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। और लिटरली इसके बाद ना दरवाजा खोल भी देती है, मतलब कि लिटरली चार्लोट इसके बाद दरवाजा खोल देती है और वो ना जेनोस को रुकने के लिए वहाँ पे बोलती है। और इसके बाद चार्लोट जेनोस को बोलने लगते हैं, मतलब कि ये सच बात है कि अगर मैं अपने चेहरे को ठीक नहीं करवाऊंगी तो मैं एक बुढ़िया औरत की तरह दिखने लगूंगी। और इसके बाद क्रिसॉन ना कुछ बोलने वाला होता है बट चार्लोट ना तभी बोलती है कि तुम ना अपना मुंह बंद रखो और तुम्हें ना सबसे बढ़िया यही करना चाहिए कि तुम्हें ना कमरे से बाहर चले जाना चाहिए। और इसके बाद प्रोफेसर बोलने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, अगर तुम इसे 1 महीने के अंदर ठीक नहीं करती ना तो तुम्हारा फेस ना ओल्ड वुमेन की तरह देखने में लगेगा। और तभी चार्लोट बोलते हैं कि आखिरकार इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। और प्रोफेसर बताने लगता है कि तुम्हें अपना फेस कट करना पड़ेगा। और इस बात पे ना चार्लोट साफ मना करने लगते हैं, मतलब कि मैं अपने फेस को कट नहीं करने वाली। और वहाँ पे ना सभी लोग काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगते हैं बट उसके बाद भी चार्लोट किसी की बात नहीं सुनती और चुपचाप वहाँ से उठ के भाग जाती है। और इसके बाद प्रोफेसर ना जेनोस को इशारा देता है कि जाके तुम उससे बात करो। और इसके बाद जेनोस उनके पास आता है और बोलता है कि तुम्हें बर्ड लगता है, काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और चार्लोट तो यही सोच रही थी कि यार तुम अब मुझे पकाने के लिए यहाँ पे फिर से आ गए। और इसके बाद तभी जेनोस एक बर्ड को देखता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि काफी ज्यादा परेशान है। और चार्लोट बताने लगते हैं कि ये ना मुझे कल गार्डन में मिला था। और वो बताने लगता है कि वो ना उड़ने की कोशिश नहीं कर रहा जैसे कि मैं अभी नहीं कर रही हूँ। और इसके बाद वो बताने लगता है कि ज्यादा टाइम बाद ना मुझे कोई देखना भी नहीं चाहेगा, मतलब कि सभी लोग मुझे इग्नोर करेंगे। और इसके बाद तभी जेनोस बोलता है कि क्या तुम्हें ठीक होना है। और चार्लोट ना कुछ नहीं बोलती। और इसके बाद जेनोस अगेन बोलता है और चार्लोट चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हाँ किसको ठीक नहीं होना, बट सच बताओ तो मुझे अभी काफी ज्यादा डर लग रहा है। और इसके बाद तभी जेनोस ना बर्ड के ऊपर एक मैजिक करता है और वो बर्ड ना उड़ने लगता है। और ये देख के ना चार्लोट भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद तभी जेनोस बोलने लगता है कि मुझे परवाह नहीं कि तुम एक अमीर आदमी हो या फिर गरीब आदमी हो, बट अगर तुम्हें मदद की जरूरत है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, मतलब कि मैं तुम्हारा उपचार जरूर करूंगा। और लोगों को हील करना या फिर उसे ठीक करना यही मेरा काम है। और इसके बाद जेनोस बोलता है कि देखा ये बर्ड भी अभी एकदम ठीक हो गई ना। और इसके बाद तभी चार्लोट बोलती है कि क्या मैं भी इसके बाद हवा में उड़ पाऊंगी। और जेनोस भी बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम पहले की तरह एकदम हो जाओगी इसके बाद। और इसके बाद हमें सर्जरी रूम दिखाया जाता है जहाँ पे लड़की को ना ड्रग देके बेहोश कर दिया गया था। और प्रोफेसर बताने लगता है कि हमें ना गलती की कोई संभावना ही नहीं है, मतलब कि हम गलती कर ही नहीं सकते। और ये सुन के बेचारा क्रिसॉन वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है। और जेनोस बोलने लगता है कि मुझे हल्का फुल्का इसका एक्सपीरियंस है। और क्रिसॉन बोलने लगता है कि भाई मुझे तेरे ऊपर काफी ज्यादा भरोसा है। और अगेन जेनोस बोलता है कि मैंने तुझे बोला ना, तू मुझे भाई मत बोला कर। बट प्रॉब्लम की बात तो ये थी कि टीचर को ऐसा लग रहा था कि मिल्क का जो एक्सीडेंट हुआ था ना, तो उस टाइम पे देखभाल तो क्रिसॉन कर रहा था। और उस टाइम पे जो उसको चोटें लगी थी डॉक्टर उन सभी को हिलना क्रिसॉन ने किया, ऐसा प्रोफेसर को लग रहा था। और बेचारे क्रिसॉन को ना चाहते हुए ना अभी ऑपरेशन स्टार्ट करना पड़ता है। और बंदे को कुछ भी समझ में नहीं आता और उसका हाथ पाँव ना काफी ज्यादा कपकपाने लगता है। और जेनोस भी बोलता है कि भाई तू ये कर सकता है, तूने पढ़ा भी तो इसके बारे में। और क्रिसॉन बोलने लगता है कि भाई पढ़ना और साथ ही एक्सपेरिमेंट करना काफी ज्यादा अलग है। और इसके बाद जैसे तैसे करके ना क्रिसॉन स्टार्ट करता है ऑपरेशन करना। और प्रॉब्लम की बात तो ये थी कि उसके नसें जो थी ना वो इधर उधर उलझ गया था और काफी ज्यादा घबराने लगा था क्रिसॉन वहाँ पे। और प्रोफेसर भी उसको ना कुछ छेड़ने से मना कर देता है। भाई गाल में भी नसें होता है क्या, मुझे तो अभी पता चला, मतलब कि मुझे कंफर्म पता नहीं था इसके बारे में। और क्रिसॉन वहाँ पे बताने लगता है कि सर आपको ना कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर का मदद लेना चाहिए यहाँ पे, ना कि मुझे से किसी डॉक्टर का, मतलब कि मैं तो अभी तक डॉक्टर बना भी नहीं हूँ। और प्रोफेसर बताने लगता है कि इसके लिए ना हम काफी ज्यादा लेट हो गए। और वो ना कुछ नसें काटने के लिए बोलता
बोलते हैं और क्रिसॉन बोलते हैं कि सर आप एकदम श्योर तो हो ना। और इसके बाद प्रोफेसर ना उल्टा सीधा बोलने लगता है कि मतलब कि भाई अभी ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है और अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाता है तो मेरे इमेज पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसके बाद लिटरली भाई प्रोफेसर ना क्रिसॉन का हाथ पकड़ के ना नस कटवाने लगता है, रूट बोल रहे थे, रूट को कटवाने लगता है। और इसके बाद वो ना क्रिसॉन को उल्टा सीधा बोलने लगता है रूट काटने के बाद, आखिरकार तुमने ये क्या कर दिया। और बाहर उसके डैड सुन रहे थे, मतलब कि चार्लोट के डैड सुन रहे थे और बोलते हैं कि सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। और प्रोफेसर अंदर से बोलते हैं कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर काम बढ़िया से चल रहा है। और इसके बाद प्रोफेसर क्रिसॉन से ना सीरियस होकर बोलने लगता है कि भाई तू सच बताए तूने हील किया था ना डॉग को। और प्रोफेसर ना यहाँ पे ट्रांसफर मैजिक का बिना इस्तेमाल ढंग से नहीं कर सकता था और अभी कोई रीजन तो बचा था नहीं, मतलब कि कोई ऑप्शन बचा था नहीं और जेनोस को अब मैदान में उतरना ही पड़ता। और इसके बाद जेनोस बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब आप दोनों को ना थोड़ा साइड हो जाना चाहिए। और बाहर से डैड भी बोलते हैं कि क्या मेरी बेटी ठीक तो है ना। और जेनोस बोलते हैं कि हाँ आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, काफी जल्दी ये ठीक होने वाली एकदम। और जेनोस बोलने लगता है कि उसने मुझसे पूछा था कि तुम मुझे ठीक तो कर पाओगे ना, और मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि मैं उसको ठीक करूंगा और लगता है कि अब मुझे वो काम करना ही पड़ेगा। और इसके बाद लिटरली जेनोस काम स्टार्ट करता है और चंद सेकंड में काम खत्म भी कर देता है। और ये चीज देख के भाई प्रोफेसर की तो हालत खराब हो जाती है, वहाँ पे बंदा देखते रह जाता है। और इसके अगले सीन में फाइनली चार्लोट अपनी आंख खोलती है और डैड ना हक्का निकले जाते हैं चार्लोट को, मतलब कि चार्लोट के डैड, बट लिटरली चार्लोट ना धक्का दे देती है और बोलती है कि सबसे पहले मैं अपना फेस देखूंगी। और इसके बाद वो आईने में अपना फेस देखती है और लिटरली उसका फेस एकदम ठीक हो गया था और अभी वो काफी ज्यादा इमोशनल हो रही थी। और साथ ही ना डैड भी काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और उनको तो लग रहा था कि सारा काम प्रोफेसर ने किया है। और वो बताने लगता है कि इसके बाद ना वो लोग चले गए थे, मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव ना अभी वो काफी ज्यादा व्यस्त है। और वो ना काफी ज्यादा प्रोफेसर की तारीफ कर रहे थे, बट चार्लोट को ना तभी थोड़ा याद आता है, मतलब कि उसको ना जेनोस की बात याद आती है कि उसको जेनोस बोल रहा था कि तुम एकदम ठीक हो जाओगी। और इसके बाद तभी चार्लोट बोलते हैं कि डैड उसका नाम क्या था। और डैड तो वहाँ पे प्रोफेसर का नाम बताने वाले होते हैं और चार्लोट बोलते हैं कि मैं प्रोफेसर का नाम नहीं पूछ रही। और तभी पीछे ना एक सर्वेंट होता है, वो बोलता है कि मैम उनका नाम ना जेनो था। और इसके बाद चार्लोट ना तुरंत अपने पक्षियों के पास जाती है और वो नीले वाले बर्ड को उड़ाते हुए ना उसका नाम लेती है। और इसके बाद हमें उमी का सीन दिखाया जाता है और उमी की मदद करने के लिए ना जेनोस भी था वहाँ पे और वो दोनों ना बोतल को ना स्टोर रूम में रखने के लिए जा रहे थे। और वो लोग ना क्लास की बात कर रहे थे, मतलब कि उमी बताती है कि टीचर ना एक ही लेक्चर को ना बार बार पढ़ाते रहते हैं। और इसके बाद तभी वहाँ पे पैकर भी आ जाता है और वो बोलते हैं कि आखिरकार तुम दोनों क्या बात कर रहे हो। और वो बताने लगते हैं कि हम तो बस यहाँ पे बोतल को रखने के लिए आए थे। और इसके बाद पैकर बताने लगता है कि मैंने नॉवल वाली बात सुनी कि तुमने उस लड़की को किस तरीके से हील किया और मुझे पक्का पता है कि अब प्रोफेसर गोल्डन की नजर तुम्हारे ऊपर काफी बढ़िया तरीके से होने वाली है। और इसके बाद तभी वहाँ पे क्रिसॉन आ जाता है और वो बताता है कि जेनोस तुम्हें ना प्रोफेसर गोल्डन ना अपने साथ डिनर करने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। और ये सुनकर ना वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और जेनोस को ना कांग्रेचुलेशन करने लगते हैं। और इसके बाद उमी बताने लगते हैं कि वैसे देखा जाए तो तुम काफी ज्यादा घमंडी हो, बट तुमने ना अभी काफी अच्छा न्यूज लाया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद तभी वहाँ पे सभी लोग ना मजाक मस्ती वाली बातचीत करने लगते हैं। प्रोफेसर गोल्डन जो थे ना वो पार्टी दे रहे थे क्योंकि अगले महीने जो चेयरमैन थे ना हॉस्पिटल की वो रिटायरमेंट लेने वाले थे और अभी चेयरमैन के नए पोस्ट के लिए ना इलेक्शन होने वाला था और उनको काफी ज्यादा भरोसा था अपने ऊपर कि भाई उनको काफी बढ़िया वाला वोट आने वाला है। और साथ ही अभी लॉर्ड फैनल ने भी प्रॉमिस किया कि वो भी काफी ज्यादा सपोर्ट करेंगे आगे जाके इन्हें, भाई उनकी बेटी को ठीक किया है तो ऑब्वियस सी बात है सपोर्ट करना तो बनता है। और क्रिसॉन ने ये सुन के ना काफी ज्यादा खुश होता है। और इसके बाद वहाँ पे क्रिसॉन और साथ ही लिली ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बातें करने लगते हैं। पहले जेनोस के बारे में बात करते हैं, बट लिली बोलने लगते हैं कि जेनोस की लाइफ में ना कोई भी लड़की नहीं है, उसकी लाइफ में मैं इकलौती लड़की हूँ। और इसके बाद वो ना क्रिसॉन के बारे में बात करने लगते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम ना उमी को पसंद करते हो क्योंकि मुझे कार्मेला ने बताया था कि लड़के ना उन लड़कियों को ना काफी ज्यादा परेशान करते हैं जिनको वो पसंद करते हैं। और ये सुन के ना क्रिसॉन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद जेनोस ना हमें बताने लगता है कि अल्फ्रेड जो था ना वो इसी तरीके की पार्टी में आया था और उसके बाद ना वो बंदा अचानक से गायब हो गया। और इसके बाद जेनोस ने वहाँ पे पूछताछ भी करता है और पूछताछ करते हुए ना बॉन्स के पास जाता है और उसने ना अल्फ्रेड के बारे में पूछता है और बॉन्स बताता है कि अल्फ्रेड ना वैसे काफी ज्यादा अच्छा लड़का था और वो दूसरे रिसर्च लैब से था, बट एक बार यहाँ पे पार्टी में आया था वो। और बताता है वो जब मैं एक बार ज्यादा पी लिया था ना तो उसने मेरी मदद भी की थी, मतलब कि पानी वानी मुझे ला के दिया था। और इसके बाद वो बंदा ना गोल्डरॉन की बुराई करने लगता है और इसके बाद जेनोस ना अपने मन में सोचने लगता है कि आखिरकार गोल्डरॉन ऐसा क्यों करेगा बॉन्स के साथ, मतलब कि उसने फर्स्ट सेक्रेटरी का पद दिया था उसको। और वो बंदा इसके बाद बोलने लगता है कि मुझे कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता उससे। और इसके बाद तभी लिली बोलते हैं कि आखिरकार उसने आपको सेक्रेटरी क्यों बनाया, और इसका जवाब बॉन्स नहीं देता और वहाँ से ना चुपचाप चला जाता है। और इसके बाद लिली भी बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है ना कि वो हमसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। और इसके बाद तभी वो वहाँ पे एक दो बोतल लेके आती है और जेनोस को बोलते हैं कि लगता है हमें भी ट्राई करना चाहिए। और इसके बाद तभी हम देखते हैं कि लिली ना बॉन्स को काफी ज्यादा ड्रिंक करवा रही थी और वो ना उसके बारे में पूछने लगती है। और बॉन्स बताता है कि वो जब छोटा था ना तो उसको फोटोग्राफी का ना काफी ज्यादा शौक था। और जेनोस बोलता है कि आखिरकार तुम क्या कर रही हो। और लिली बोलते है कि मैं ना इससे कुछ पूछताछ करूंगी, मतलब कि इसको ज्यादा पिलाने के बाद। और जेनोस सोचता है कि सच में तुम ना काफी ज्यादा मूर्ख हो। और इसके बाद जेनोस ना अगेन पूछता है कि तुम्हें उसने पानी ला के दिया था उसके बाद क्या हुआ था। और बॉन्स बताता है कि मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ अच्छे से याद नहीं है। और इसके बाद तभी जेनोस ना उसको बाहर लेके जाने लगता है और लिली बोलती है कि आखिरकार तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और जेनोस बोलता है कि मैं ना फिर से पहले की तरह स्थिति लाने की कोशिश करता हूँ, क्या पता इससे इसको याद आ जाए कि आखिरकार उसके बाद क्या हुआ था। और इसके बाद बॉन्स जो था ना वहाँ पे उसने इतना ज्यादा ड्रिंक कर लिया था ना कि वो जेनोस को ना गोल्डरॉन समझ रहा था। और वो बोलने लगता है कि अभी आप कुछ टाइम बाद यहाँ के डायरेक्टर बन जाओगे और फैंस भी तो आपका काफी ज्यादा साथ दे रहा है। और इसके बाद बताने लगता है कि अगर 13 साल पहले वो चीज नहीं हुआ होता तो आप इस पद पे अभी तक नहीं आए होते। और जेनोस बोलता है कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था। और
बॉन्स बोलता है कि क्या आपको बिल्कुल भी याद नहीं है, और जेनोस बोलता है कि भाई 13 साल पुरानी बात है, कैसे याद रहेगा। और इसके बाद बॉन्स बताने लगता है कि आप रिसर्च में काफी गंदी तरीके से फेल हो रहे थे, काफी बड़ा सा विस्फोट भी हुआ था, लेकिन लॉर्ड फेनिक्स की वजह से आपको हॉस्पिटल में प्रोफेसर का जॉब मिला, और साथ ही अभी आप डायरेक्टर भी बनने वाले हो। और भी कुछ बोलने वाला था, बट बंदा वहीं पे सो जाता है, मतलब कि पी कुछ ज्यादा रखा था ना, तो फटाक से सो जाता है वहीं पे। और इसके बाद जेनोस बोलता है कि लगता है मुझे अब हम काफी ज्यादा क्लोज आ रहे हैं किसी चीज के। तो और इसके बाद जेनोस और लिली ना दोनों आपस में बैठ के बात कर रहे थे। जेनोस बोल रहा है कि मैं कुछ चीज भूल रहा हूँ, और इसके बाद तभी अचानक से वहाँ पे कार्मेला आ जाती है, और वो बोलने लगते हैं कि तुम मुझे तो नहीं भूल रहे ना। और जेनोस बोलते हैं कि आखिर तुम यहाँ पे कर के रहे हो, और तुम्हें पता है ना कि हॉस्पिटल है और यहाँ पे तुम्हारा कोई प्योरीफाई भी कर सकता है। और कार्मेला बताते हैं कि हाँ मुझे पता है, बट मुझे पता है कि आप मेरे साथ हो यहाँ पे। और इसके बाद वो तीनों ना वहाँ पे थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें करने लगते हैं, मतलब कि मजाक मस्ती वाली, मतलब कि एक तरह से कुल मिला के बात की जाए तो कार्मेला वहाँ पे अपने कुछ ज्यादा तारीफ कर रही थी। और इसके बाद ना मैं बाकी लड़कियां दिखाई जाती है, मतलब कि जोफिस, लिंगा और लोबे, और उन तीनों का मन ना बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, मतलब कि तीनों ना जेनोस और लिली के बिना काफी ज्यादा बोर सा फील कर रहे थे, और आपस में यही बातें कर रहे थे, मतलब कि भाई कब हम देखेंगे जेनोस को, इस टाइप की बातें। बट तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और वो बताता है कि बॉस जॉन्डे को ना काफी खतरनाक चोट लग गया है। और जोफिस बोलते हैं कि आखिरकार उसको क्या हुआ, और वो बंदा बताने लगता है कि हम ना काम कर रहे थे और तभी अचानक से खंबा टूट गया और वो जोम्बे को जाके लग गया। और भाई इस बंदे के कपड़े पे ना काफी ज्यादा ब्लड भी लगा हुआ था उस टाइम पे। और इसके बाद ना उन सभी को समझ में नहीं आता कि आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए। और लिंगा और लोबे तो बोलने लगते हैं कि हमें ना जेनोस के पास लेके जाना होगा, बट जोफिस बोलती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जेनोस हमें पता है कि फेक आइडेंटिटी लेके वहाँ पे गया और एक मिशन पे गए हैं वो लोग, और हम उसको इस तरीके से परेशान नहीं कर सकते। बट अभी उनके पास एक तरह से देखा जाए तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, और जोफिस भी बात मान जाती है और वो ना जेनोस के पास जाने के लिए एकदम रेडी हो जाती है। और इसके बाद कार्मेला ना 13 साल पहले की बात बताने लगती है, और एक आदमी के बारे में बताते हैं कि वो ना एक नॉर्मल रिसर्चर था, बट उसने एक व्यक्ति की जान बचाई और उसके बाद वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया एक तरह से। और इसके बाद तभी कार्मेला बताने लगता है कि अगर किसी को उपचार की आवश्यकता पड़ती है तो हम उस टाइम पे क्या सोचते हैं। और जेनोस बताने लगता है कि उस टाइम पे हीलर ही एक तरह से ठीक कर सकता है। और इसके बाद तभी जेनोस बोलता है कि जिनको उपचार की जरूरत थी वो लॉर्ड फेनिक्स थे, और जिन्होंने उपचार किया वो प्रोफेसर गोल्ड्रॉन थे मेरे हिसाब से। ये कहना एकदम सही है, मतलब कि कार्मेला बोलते हैं, बट इसके अंदर भी ना काफी ज्यादा हमें सीक्रेट्स देखने को मिलते हैं। और वो बोलने लगते हैं कि मुझे पक्का पता है कि परिस्थिति को ना गुप्त रखने की कोशिश किया जा रहा है। और इसके बाद कार्मेला बताने लगता है कि मान लो कि नोबल को काफी तगड़ा वाला चोट लगा हुआ था, बट क्या जेनोस उसका पूरी तरीके से उपचार किया जा सकता है। और जेनोस बताता है कि अगर हार्ट सलामत हुआ ना तो शायद हम कर भी सकते हैं एक तरह से। और तभी कार्मेला बोलते हैं कि मैं ना तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं कर रही, तो तुम अपने हिसाब से मत बताओ, तुम ये बताओ कि गोल्ड्रॉन ये कर सकता है। और इसके बाद तभी लिली बोलने लगते हैं कि मुझे समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, हम मान लेते हैं कि काफी सारे लोग चोटिल थे उस टाइम पे, बट जिन्होंने उन सभी को हील किया ना वो व्यक्ति को असली क्रेडिट नहीं मिला, और उसका सभी क्रेडिट ना प्रोफेसर गोल्ड्रॉन ने छिपा लिया, अपने पास ले लिया, मतलब की। और इसी बात को सीक्रेट रखा जा रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि बॉन्स को ना इसके बारे में पता है, और उसने ना प्रोफेसर गोल्ड्रॉन को ब्लैकमेल किया होगा, इस कारण उन्होंने सेक्रेटरी बना दिया होगा अपना। बट इसके बारे में ना वो लोग एक तरह से कंफर्म भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि बॉन्स ने कुछ ज्यादा पी लिया और अभी वो सो रखा है। और इसके बाद तभी लिली बोलने लगता है कि लगता है मुझे अब जासूसी करना होगा। और ये सारी बातें सोच के ना बंदी काफी ज्यादा खुश हो रही थी। और इसके बाद तभी वहाँ पे अचानक से क्रिसॉन भी आ जाता है, और वो ना किसी से मिलवाना चाहता था उन दोनों को। और लिली बताने लगता है कि मेरे बड़े भाई को ना चापलूसी करना पसंद नहीं है। तो इसके बाद क्रिसॉन ना लिली को ही लेके वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद वो दोनों ना वहाँ पे और भी काफी ज्यादा रिसर्च के बारे में बात करने लगता है कि कहीं ये एक तरह से क्राइम को भी तो नहीं दर्शाता ना। और भी काफी सारे टॉपिक्स के ऊपर वो दोनों बात करता है, कार्मेला और जेनोस मिलके। और इसके बाद जेनोस ना कार्मेला को भी काफी ज्यादा धन्यवाद करता है, क्योंकि कार्मेला के आने के बाद ना भाई वहाँ पे थोड़ा उनके लिए आसान हो गया। और कार्मेला अपनी तारीफ सुनने के बाद ना वहाँ पे थोड़ा बहुत ब्लश करने लगती है भाई। और इसके बाद तभी जेनोस ना पार्टी में जाता है, और तभी उसको पता लगता है कि सभी लोग ना बाहर है। और बाहर जाके वो जैसे चेक करता है तो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ना उमी आ रखी थी, और उमी को ना पार्टी के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। और उमी बताते कि मुझे ना जेनोस से थोड़ा सा काम है, बट गार्ड ना अंदर जाने नहीं दे रहा था बिल्कुल भी। बट तभी वहाँ पे ओबे ना उस इंजर्ड बंदे को लेके आ जाती है, और जोफिस बोलने लगता है कि तुम्हें ना ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं थी, उमी आई थी ना यहाँ पे, उमी काम संभाल लेती। और लोबे बोलने लगते हैं कि हमारे पास और कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है, मतलब कि ज्यादा टाइम नहीं है इस बंदे के पास। और इसके बाद ना वो लोग भी बात करने लगते हैं कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें प्लीज जेनोस से थोड़ा मिलने दीजिए। और इसके बाद तभी वहाँ पे प्रोफेसर आ जाता है, और वो ना अपने दोनों गार्ड को ना बोल देता है कि उन सभी को मार के बाहर भगा दो। और दोनों गार्ड लिटरली भाई अटैक करने के लिए भी जा रहे थे, बट आप लोग इन तीनों को कम समझ रहे थे क्या भाई। लोबे ना काफी आसानी से उन दोनों गार्ड को संभाल लेती है। और इसके बाद ना वो सभी लोग ना जेनोस की तरफ देखने लगते हैं, मतलब कि उनको पता चल जाता है कि जेनोस वहीं पे है। और बाकी बंदे ना ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये सभी लोग जेनोस को कैसे जानते हैं। और इसके बाद जेनोस भी बोलने लगता है कि आखिरकार तुम लोगों को क्या काम है। और इसके बाद लोबे बताने लगता है कि मुझे उमी ने बताया कि तुम यहाँ पे आ रखे हो, और हमें ना तुम्हारी काफी ज्यादा जरूरत है इस टाइम पे। और प्रोफेसर जो था ना वो जेनोस को ना अंदर जाने के लिए बोला था, मतलब कि बोल रहा था कि तुम्हें उनकी बात सुनने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद तभी जोफिस वहाँ पे आ जाती है, और वो लिटरली बाउ करते हुए ना काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगते हैं जेनोस के आगे, मतलब कि सबसे पहले माफी मांगते हैं यहाँ पे आने के लिए, और बोलते कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था यहाँ पे आने के अलावा, और अगर हम थोड़ा सा भी लेट करेंगे तो हमारा साथी मारा जाएगा। और वो लिटरली वहाँ पे भीख मांगने के लिए भी रेडी हो गई थी भाई जेनोस के आगे, मतलब कि कैप्टन तो काफी ज्यादा अच्छी है, आप मानो या ना मानो। और इसके बाद तभी जेनोस बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और प्रोफेसर बोलने लगता है कि देख ले भाई, अगर तू चला गया ना तो मैं दोबारा तुझे कॉलेज के अंदर नहीं आने दूंगा, मतलब कि स्कूल के अंदर। और जेनोस बोलने लगता है कि मुझे इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और जेनोस बताने लगता है कि मैं एक हीलर हूँ और मेरा काम है लोगों की रक्षा करना। और इसके बाद वो ना लिली को कैच कर
करता है, मतलब कि गोद में लेता है और उसको लेके ना वहाँ से सीधा जंप कर जाता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और क्रिसॉन जो था ना वो लिटरली उनको ना देखते रह जाता है वहाँ पे। और इसके बाद प्रोफेसर बोलने लगता है कि सच बताओ तो काफी बड़ा मूर्ख था, मतलब कि आगे जाने के बाद एक काफी महान हीलर बन सकता था, बट उसकी किस्मत में नहीं था वो सारी चीजें। और जेनोस भी बोलने लगता है कि आपने सही कहा कि वो एक मूर्ख था, बट मेरे हिसाब से मूर्ख नहीं था, वो काफी अच्छा इंसान था, उसने मुझे काफी सारी चीजें सिखाई है। और इसके बाद वो अपने पास्ट की बातों को याद करने लगता है, मतलब कि उसने जितने भी पल जेनोस के साथ बिताए थे। और लिटरली वो भी बोलता है कि मैं भी एक हीलर हूँ और मेरा काम है लोगों की रक्षा करना, और वो भी ना सीधा जंप कर जाता है भाई वहाँ से। और इसके बाद वो बंदा ना अपने प्रोफेसर को ना सॉरी बोल के ना वहाँ से चला जाता है। और लिटरली भाई बंदा भी सुधर गया जेनोस के साथ रहने के बाद। और इसके बाद हमें वो चोटिल बंदा और उसके पास जेनोस दिखाया जाता है। और लिटरली आप लोग मानोगे नहीं, जेनोस का कितने मिनट का काम था भाई ये, मतलब कि सेकंड भर का काम था, काफी आसानी से बंदा हिल कर देता, कोई परेशानी की बात ही नहीं थी तो एक तरह से। और फनी बात तो ये था कि क्रिसॉन को लग रहा था कि वो ना जेनोस के पास जाके उसकी मदद करेगा, बट जैसे वो वहाँ पे पहुंचता है लिटरली जेनोस ने ना उतने टाइम में हिल कर देता। और ये चीज देख के क्रिसॉन भी ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और थोड़ा उदास भी हो जाता है एक तरह से। और इसके बाद उमी उसके पास जाती है और बोलते हैं कि सच में तुम ना काफी ज्यादा मूर्ख हो, बट सच बताऊं तो आज ना तो मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे, मतलब कि उमी भी ना क्रिसॉन की वहाँ पे काफी ज्यादा तारीफ करती है। और क्रिसॉन भी बोलता है कि तुम्हें ना ज्यादा फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, और एक तरह से ना थोड़ा बहुत वहाँ पे ब्लश भी करने लगा था भाई। और इसके बाद तभी जोफिस बोलती है कि आखिरकार तुम हो कौन, और इसके बाद ना जेनोस से भी पूछते हैं कि आखिरकार ये कौन है। और इसके बाद लिटरली वहाँ पे जेनोस बोलता है कि ये ना मेरे छोटे भाई जैसा है, मतलब कि आपको याद होगा क्रिसॉन हमेशा बोलता नहीं है कि तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है, तो वहाँ पे जेनोस ने फाइनली उसको भाई एक तरह से एक्सेप्ट कर ही लिया। और ये सुन के ना क्रिसॉन काफी ज्यादा रोने भी लगता है वहाँ पे। और इसके अगले दिन जेनोस पैकर के पास जाता है और पैकर ना जेनोस को काफी ज्यादा धन्यवाद करता है, क्योंकि एक तरह से ना उसको अल्फ्रेड के बारे में पता चल गया था और अल्फ्रेड मरा नहीं था। और साथ ही वो सोच रहा था कि वो पक्का ना प्रोफेसर गोल्डरॉन से ना बदला लेने के लिए आएगा। और पैकर ये भी बताता है कि वो ना उस टाइम पे पार्टी में ही था, और वो ना अगेन जेनोस की काफी ज्यादा तारीफ करता है और बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्र है, तुम्हारे कारण ये सब चीजें संभव नहीं था। और साथ ही वो बता देता है कि तुम्हें ना एक दिन और रुकना पड़ेगा और इसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी पेमेंट भी कर दूंगा। और ये सब सुनकर जेनोस को भी अच्छा लगता है कि चलो भाई उसके पैसे मिलने वाले हैं और बंदा वापस अपने घर जाने वाला है अब। और इसके बाद तभी उमी बताती है कि तुम्हारा आखिरी दिन है तो क्यों ना हम मेरे घर पे सेलिब्रेट करते हैं। और इसके बाद हमें उमी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ना सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। और क्रिसॉन ने वहाँ पे थोड़ा सा उदास भी था, कुछ ज्यादा पी रहा था वो, और साथ ही उदास भी था क्योंकि जेनोस का आखिरी दिन है, वो जाने वाला है अब। और वो बोल रहा था कि मेरी लिटिल सिस्टर और मेरा बड़ा भाई मुझे छोड़ के चले जाएंगे यहाँ से, और काफी ज्यादा रो रहा था भाई। काफी फनी सीन है यार ये सारी चीजें। और इसके बाद जेनोस ना फाइनली वहाँ पे रिवील कर देता है कि लिली ना मेरी छोटी बहन नहीं है। और ये सुनकर ना क्रिसॉन वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और लिली भी बताती है कि हाँ जेनोस ने सही कहा, मैं उसकी छोटी बहन नहीं बल्कि मैं उसकी वाइफ हूँ। और ये सुनकर ना जेनोस भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि भाई ये कब हो गया, और बोलता है कि ये भी ना सच नहीं है। और इसके बाद तभी वहाँ पे कार्मेला आती है और कार्मेला को देख के ना लिटरली भाई वो बंदा ना और भी ज्यादा वहाँ पे डर जाता है, और उसके साथ ना उमी भी वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाती है। और इसके बाद तभी जेनोस बोलने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आई हो। और कार्मेला बताती है कि तुम सब यहाँ पे एंजॉय करे तो आखिरकार मैं वहाँ पे अकेले क्या करती हूँ। और एक तरह से देखा जाए तो अब तो वो उनका घर भी तो नहीं रहा ना। और उमी ना काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और जेनोस से पूछती है कि आखिरकार ये कौन है। और जेनोस बोलता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करेगा। और इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग सो रखे थे और कार्मेला और जेनोस ना वहाँ पे जगे हुए थे। और साथ ही जेनोस बताता है कि अब मुझे इन सभी को भी गुड बाय बोलना पड़ेगा, और सच बताते काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और इसके बाद वो दोनों ना वहाँ पे और भी थोड़ी बहुत बात करते हैं। और फाइनली इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जेनोस फाइनली वहाँ से जा रहा था। और जेनोस को जाते हुए देखना क्रिसॉन अगेन वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगता है और बोलता है कि भाई प्लीज तुम मत जाना, मतलब कि हमें छोड़ के क्यों जा रहा है। और इसके बाद तभी वहाँ पे उमी बताती है कि मुझे ना डॉक्टर पैकर ने ना एक लेटर देने के लिए तुम्हें कहा था। और इसके बाद लिटरली वहाँ पे ना उसके अंदर हमें एक फोटो दिखाया जाता है और उस फोटो के अंदर ना सभी लोग मरे हुए थे, मतलब कि गिरे पड़े थे। और साथ ही हमें प्रोफेसर गोल्डरॉन भी दिखाया जाते हैं जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। और उसके बगल में ना पैकर खड़ा था, ठीक है, सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गोल्डरॉन ना लॉर्ड फेनेंस के साथ बात कर रहा था। और इसके बाद ना हमें गोल्डरॉन के ना पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि आखिरकार उसके फेनेन के साथ इतनी अच्छी दोस्ती कैसे हुई थी, जहाँ पे एक काफी बड़ा धमाका हुआ था और लॉर्ड फेनेन की हालत ना काफी ज्यादा खराब थी, मतलब कि वो टैप बोलने वाले थे एक तरह से। और प्रोफेसर गोल्डरॉन ने ना वहाँ पे पहली बार अपने ट्रांसफर मैजिक का इस्तेमाल किया था। और वहाँ पे जब वो ट्रांसफर मैजिक का इस्तेमाल कर रहे थे ना तो उस टाइम पे ना बॉन्स ने ना उनकी फोटो खींच ली थी और इस कारण उनको सिक्योरिटी का पद मिला था। अब फोटो किस चीज का खींचा था वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसके बाद तभी वहाँ पे पैकर आता है और पैकर को देखने के बाद गोल्डरॉन बोलने लगता है कि भाई अभी तो अपने लिए काफी बढ़िया टाइम चल रहा है, मतलब कि अगर मान लो कि गोल्डरॉन प्रेसिडेंट बन जाता है तो उसके बाद उसको वाइस प्रेसिडेंट बनने का मौका मिल जाता पैकर को। और वो ना इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करने लगता है इसके बाद। और इसके बाद लॉर्ड फेनेन बताने लगता है कि मेरा और गोल्डरॉन का रिलेशनशिप ना काफी टाइम लंबा है, मतलब कि हम काफी टाइम से दोस्त है और अभी वो डायरेक्टर भी बनने वाले एक तरह से। कुल मिला के बात की जाए तो उसकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। और इसके बाद वो गोल्डरॉन को बोलते हैं कि आपको भी कुछ बोलना चाहिए। और इसके बाद वो भी अपना डायलॉग मारने के लिए आगे आता है। और इसके बाद तभी हमें जेनोस का सीन दिखाया जाता है और वो लोग ना फोटोज चेक कर रहे थे जहाँ पे 13 साल पहले पता है क्या हुआ था। उस पिक्चर में जो उसने ट्रांसफर मैजिक का इस्तेमाल किया था ना 13 साल पहले, वो ना अल्फ्रेड की ही पावर्स को ट्रांसफर किया था लॉर्ड फेनेन के अंदर, मतलब कि उसके बाद अल्फ्रेड का ना पत्ता कट हो गया था एक तरह से। और इस चीज का पिक्चर बॉन्स ने खींचा था और इस कारण उसको सिक्योरिटी का पद मिला था। और तभी उमीना एक और लड़की की वहाँ पे फोटो देखते, वो लड़की थी और उसको देखने के बाद ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और ये लड़की कौन है आपको आगे अच्छे तरीके से पता लगेगा। और इसके बाद हमें प्रोफेसर गोल्डरॉन का सीन दिखाया जाता है जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और उनको होश आता है इसके बाद। और जो अभी स्टार्टिंग का सीन चल रहा था ना वो एक तरह से पास्ट का सीन था, क्योंकि
कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि पैकर ने सभी का काफी गंदा वाला हालत कर दिया था और अभी ये करंटली सिचुएशन हमें दिखाया जाता है इसके बाद। और गोल्डन को समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। और इसके बाद तभी वहाँ पे पैकर आता है और पैकर बताने लगता है कि मैंने ना ड्रिंक के अंदर पॉइजन मिला रखा था, मतलब कि जिस ड्रिंक को सभी ने पिया था ना उसके अंदर उसने पॉइजन मिला दिया था और वो ना धीरे धीरे जान लेने वाला था एक तरह से। और पैकर बताता है कि मैंने आपके गिलास में ना काफी कम पॉइजन मिलाया था, तो अभी आपको थोड़ा टाइम लगेगा टाइम बोलने में। और इसके बाद तभी पैकर बताने लगता है कि तुम्हें 13 साल पहले की बात याद है, मतलब कि उस दिन क्या हुआ था। और गोल्डन बोलने लगता है कि आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। और पैकर बताने लगता है कि मैंने इसी कारण ड्रिंक में डाला था वो पॉइजन और साथ ही मेरे पास वो फोटोज पड़े हैं। और गोल्डन बोलता है कि मैंने तो उन फोटोज को नष्ट कर दिया था ना। और पैकर बताने लगता है कि बॉन्स ने ना उसकी कॉपी एक बना के रखा था ऑलरेडी। और इसके बाद तभी पैकर बताने लगता है कि तुमने जो एक जान बचाने के लिए 2 जान लिया था ना, उनमें से एक मेरा फेवरेट स्टूडेंट अल्फ्रेड था और दूसरी लड़की जो थी वो मेरी फियांसे थी, मतलब कि एक तरह से आप वाइफ ही ले सकते हो। और तुम्हारे ट्रांसफर मैजिक की वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी एक तरह से। और इसके बाद वो बताने लगता है कि देख अभी तेरे पास ना काफी अच्छा मौका है, यहाँ पे ना काफी सारे इंसान है और इन सभी की पावर्स को तू अपने अंदर एब्जॉर्ब करके ना अपनी जान बचा सकता है। बट इससे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम ये होगा कि ये सारे लोग तो मारे जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। बट तेरा जो वोट बैंक था ना फैनन, वो भी नहीं रहेगा और इसके बाद तू डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। और वो बोलता है कि अभी तेरे पास एक ऑप्शन है, मतलब कि तू क्या चीज चूज करना चाहता है अब तू कर ले। और बंदा वहाँ पे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है गोल्डन, मतलब की। और आप लोग मानोगे नहीं भाई, वो ड्रिंक ना पैकर भी पीने लगता है और ये चीज देख के ना गोल्डन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और पैकर बताता है कि मैं तो वैसे भी टाइम बोलने वाला हूँ, काफी जल्दी टाइम बोलने वाला हूँ, तो मेरे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता एक तरह से। और इसके बाद तभी गोल्डन बताने लगता है कि सबसे पहले मैं अपनी जान बचाऊंगा और इसके बाद वो ना जाके अपने आप को ना हील करने लगता है बाकी लोगों से मैजिक लेके। और इसके बाद वो लॉर्ड फैनन को बचाने वाला था और अभी पैकर को भी समझ में आ जाता है कि भाई वो क्या करना चाह रहा है, मतलब कि वो अपनी जान को चूज कर रहा है एक तरह से। और इसके बाद पैकर बताने लगता है कि भाई मुझे नहीं लगता कि तू अपने आप को पूरी तरीके से हील कर पाएगा, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो इन सभी की हालत भी काफी ज्यादा खराब है और तुझे अपने आप को पूरी तरीके से हील करना है, तुझे और भी काफी ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पे। और इसके बाद ना पैकर भी बोलने लगता है कि मतलब कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या, मतलब कि तुम दूसरे की पावर लेके दूसरे के अंदर ट्रांसफर करते हो। और गोल्डन बोलने लगता है कि नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग ना मेरे आगे कुछ भी नहीं है एक तरह से। और देखा जाए तो गोल्डन की सोच ये थी कि जो अमीर लोग है ना भाई वही सभी कुछ है, मतलब कि गरीब लोगों की ना कोई इज्जत नहीं है उसके आगे। जैसे कि अभी देखो उसके पास मौका आया था, सबसे पहले उसने अपनी जान बचाई और उसके बाद वो फैरन की जान बचाने की सोच रहा था, क्योंकि वो बंदा उसको आगे भी काफी ज्यादा काम आने वाला था। और इसके बाद ना तभी पैकर के मुंह से ना काफी ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। और इसके बाद तभी वहाँ पे बाकी लोग भी आ जाते हैं, मतलब कि उमी, ज़ेनोस सब। और उमी बताने लगते हैं कि मुझे पता चल गया सेंसे, मतलब कि वो आपकी फियांसे थी, उस फोटो में मैंने आपके फियांसे को देखा और क्या आप सच में ये सब कुछ करना चाहते हो। और इसके बाद वो ना अपनी वाइफ के बारे में बताने लगता है, मतलब कि वो उसके साथ हमेशा रहना चाहता था बट अचानक से उसको पता लगा कि उसकी डेथ हो गई है और वो उसको नहीं बचा पाया एक तरह से। और उसको ये नहीं पता था कि आखिरकार उसको किसने मारा। और फाइनली जब उसको अभी पता लगा तो भाई वो बंदा काफी ज्यादा टूट गया था एक तरह से, मतलब कि उसको पता तो था कि गोल्डन काफी ज्यादा बेकार इंसान, बट वो इतना ज्यादा बेकार इंसान है वो उसको अभी जाके पता लगा। और वो ये भी बताते कि उसके फियांसे और साथ ही अल्फ्रेड ने इनके साथ पार्टी में भी गए थे, डिनर पे गए थे फैनन के घर पे, मतलब कि गोल्डन ने इनवाइट किया था उन्हें और काफी अच्छी तरीके से ना उनका प्रूफ ना एकदम मिटा दिया गया, मतलब कि अल्फ्रेड का ऐसा बता दिया गया कि वो बंदा लापता हो गया और फियांसे के बारे में तो फिलहाल वो कुछ नहीं बोलता। और इसके बाद बंदा बोलने लगता है कि मुझे माफ करना उमी। और इसके बाद तभी क्रिस्टोना वहाँ पे काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि मुझे पता है सर आप काफी ज्यादा सही हो एक तरह से, मतलब कि गोल्डन ना किसी भी काम का इंसान नहीं हो, काफी ज्यादा घटिया इंसान है, बट आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, मतलब कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप एक हीलर हो और हीलर का काम ना किसी को मारना नहीं होता, उसका काम होता है लोगों को बचाना, और मैं यहाँ पे सभी को बचा के रहूंगा चाहे आप कुछ भी कर लो। और इसके बाद तभी ज़ेनोस बोलता है कि भाई सच में तेरा डायलॉग काफी ज्यादा अच्छा था। और वो बोलने लगता है कि सर आपने भी काफी अच्छा काम किया बट अभी लगता है मेरी बारी आ चुकी है और मैं सच बताऊं तो मैं यहाँ पे सभी को पिक करने वाला हूँ। बट पैकर भी वहाँ पे बोलने लगता है कि भाई ये एकदम इम्पॉसिबल है, मतलब कि तू ऐसा नहीं कर सकता, एक साथ सभी को हिल नहीं कर सकता और ये ना शायद कोई भी मैजिशियन नहीं कर सकता, ऐसा कोई भी मैजिशियन एक तरह से नहीं कर सकता। और इसके बाद ज़ेनोस ना हिल मैजिक का इस्तेमाल करता है और पैकर बोलने लगता है कि भाई तू ऐसा नहीं कर सकता, मतलब कि इस मैजिक की मदद से ना तू सभी को एक साथ हिल नहीं कर पाएगा। बट इसके बाद भी ना ज़ेनोस सभी को हील करने लगता है और सभी के साथ ना वो पैकर को भी हील करने लगता है और ये चीज देखे ना पैकर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और ज़ेनोस भी बोलने लगा था कि मुझे पता था कि आप काफी ज्यादा हैरान हो जाओगे ये चीज देख के, बट सच बताओ ना तो ज़ेनोस सही ढंग से नहीं कर पा रहा था, मतलब कि उससे अकेले हैंडल नहीं हो रहा था। और तभी क्रिस्टोन बोलता है कि ज़ेनोस भाई मैं भी तेरी मदद करूंगा। और इसके बाद उमी भी जाती है मदद करने के लिए और वो दोनों भी ना एक दो बंदों को ना वहाँ पे हील करने लगते हैं इसके बाद। और पैकर बंदा तो अभी तक इतना ज्यादा हैरान था कि मतलब कि उसको यकीन ही नहीं होता कि एक हील मैजिक कोई बंदा इस्तेमाल कर पा रहा है और साथ ही ऊपर से इतने सारे लोगों के बीच में इतने एरिया में। और अभी पैकर को भी ना थोड़ा बहुत एहसास होता है उसकी गलती का और इसके बाद वो बताने लगता है कि मैंने और मेरी फियांसे ने ना प्रॉमिस किया था कि हम ना लोगों को बचाएंगे एक तरह से, मतलब कि ऐसी मेडिसिन बनाएंगे ना जिसकी मदद से ना हम सभी को ठीक कर पाएंगे, बट हमारा प्रॉमिस अधूरा रह गया और उसने मुझे अकेले छोड़ दिया। और वो बोलने लगता है कि मैं ऐसे व्यक्ति को तो कभी भी टॉप पे नहीं जाने दूंगा जो कि एक नंबर का बेईमान हो और केवल गलत काम करता हो। और इसके बाद ना मैं बंदे दिखा भी जाते हैं, मतलब कि सभी बंदे ना धीरे धीरे उठने लगे थे और अभी पैकर को ना अपनी पूरी गलती का रियलाइजेशन हो गया था और वो ना ज़ेनोस को धन्यवाद भी करता है और ज़ेनोस भी बोलता है कि तुझे धन्यवाद बोलने की जरूरत नहीं है यार एक तरह से। और इसके बाद फाइनली वहाँ पे सभी लोग सेफ हो गए थे। ना 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 सभी लोग सेव नहीं हुए थे, ज़ेनोस ने ना गोल्डन को सेव नहीं किया था। और इसके बाद गोल्डन बोलने लगता है कि भाई तूने मुझे नहीं बचाया और ज़ेनोस बोलने लगता है कि भाई मुझे माफ करिए मैं भूल गया
था और अभी मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं बची कि मैं तुझे हील करूं। और इसके बाद गोल्डन ना अपने स्टूडेंट को बोलने लगता है कि प्लीज मुझे बचाओ यहाँ पे। और उसके स्टूडेंट भी बोलने लगता है कि आखिरकार हम आपकी जान क्यों बचाए, मतलब कि आप हमारी जान लेने के लिए तैयार थे एक तरह से अपनी जान बचाने के लिए, और अभी हमें बोलो कि हमारी जान बचाओ, मतलब कि एक तरह से वो सभी भी मना कर देते हैं। और इसके बाद तभी जेनोस बोलने लगता है कि अच्छा ठीक है, तो मैं तुझे बता देता हूँ, मैं ना एक अंडरग्राउंड हीलर हूँ और अगर तुझे मुझसे हील करवाना है तो भाई तुझे पैसे लेके आने होंगे। और इसके बाद वो ना पेमेंट लिख देता है, मतलब कि अमाउंट लिखता है कि उसको कितना चाहिए हील के लिए, और वो दिखाता है ना जब गोल्डन को, बंदा हालत खराब हो जाता है गोल्डन का, मतलब कि बोलता है कि भाई मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाके दूंगा तुझे। और इसके बाद तभी जेनोस बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं जा रहा हूँ। और गोल्डन बोलता है कि मुझे माफ करियो भाई, मैं तेरे को पे करने के लिए तैयार हूँ। बट अभी फैनन को भी ना गोल्डन की सच्चाई पता चल गई थी और इसके बाद उसका क्या हाल होने वाला था वो अभी आपको आगे पता चलेगा। और इसके बाद पैकर, जेनोस और उमी एक जगह पे बैठ के ना आपस में बात कर रहे थे। और इसके बाद तभी वहाँ पे रोज आ जाती है और रोज ना वहाँ पे जेनोस को देख के ना काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वियर्ड सी हरकतें करने लगती है। और इसके बाद तभी पैकर बोलता है कि क्या मतलब कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? और वो बोलता है कि हाँ ये काफी लंबी स्टोरी है। और इसके बाद तभी वहाँ पे उमी बोलने लगती है कि प्रोफेसर आपने ऐसा क्यों किया था, पैकर को बोलती है। और इसके बाद पैकर ना अपना ओरिजिनल प्लान वहाँ पे बताना स्टार्ट करता है, मतलब कि उसने देखा जाए ना तो सभी के ड्रिंक में ना पॉइजन नहीं मिला रखा था, बाकियों के ड्रिंक में ना उसने ड्रग मिला रखा था, एक तरह से जिसको बेहोशी का ड्रग आप कह सकते हो। और थोड़ा कमजोरी आ जाता, बट कोई मरता नहीं, कुछ टाइम बाद सभी एकदम ठीक हो जाते। ये तो था पैकर का प्लान, ठीक है, आपको समझ में आ गया। बट मजेदार बात तो ये थी कि जो अल्फ्रेड था ना वो अभी पैकर के पास है, मतलब कि पैकर ने अल्फ्रेड को ऑलरेडी देख लिया था और उसको पता था कि अल्फ्रेड अभी जिंदा है। और उसने ना वाइन के अंदर ना रियल पॉइजन डाल दिया था, मतलब कि वो जो पॉइजन उन सभी के ऊपर गया था ना वो रियल पॉइजन था। ये चीज ना पैकर के प्लान में शामिल नहीं था, बट ये ना अल्फ्रेड ने किया था एक तरह से। और रोज बोलते हैं कि तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि अभी वो ना अल्फ्रेड के पीछे पड़ी हुई है, उसको पकड़ना चाहती है वो। और इसी तरीके से ना उनके बीच में ना और थोड़ी बहुत बातचीत होती है। और इसके बाद पैकर ना एक तरह से ना जेनोस को ना सावधान रहने के लिए बोलता है, मतलब कि अल्फ्रेड ना काफी टाइम से प्लान कर रहा था ये, बट जेनोस के कारण ना उसका प्लान काफी गंदी तरीके से फेल हो गया। और वो बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो ना अब तुम्हारे पीछे आने वाला है। और जेनोस बोलता है कि भाई सच बताओ तो मुझे ना इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद ना रात के टाइम पे ना हमें अल्फ्रेड का सीन दिखाया जाता है और वो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे जेनोस से खुद ही जाके मिलना होगा और बस तू वेट कर, मैं काफी जल्दी अभी तेरे पास आने वाला हूँ। और इसके बाद फाइनली जेनोस और लिली के जाने का टाइम हो जाता है और वो सभी लोग वहाँ पे थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। और इसके बाद लिली ना क्रिसॉन को बड़ा भाई बोल के ना गुड बाय करती है। और लिटरली भाई ये सुनने के बाद क्रिसॉन पागल हो जाता है और बोलता है कि तुमने मुझे फाइनली बड़ा भाई बोला और मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा मेरी लिटिल सिस्टर। और ये सुनकर ना भाई जेनोस भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि मतलब कि भाई ये बंदा बिल्कुल भी नहीं सुधरने वाला। और इसके बाद जेनोस फाइनली घर पे जाता है जहाँ पे बाकी लड़कियां ना जेनोस को देखने के बाद ना काफी ज्यादा खुश होती है इतने लंबे टाइम बाद। और इसके बाद स्टार्टिंग से अब तक हमें जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए गए थे ना अच्छे कैरेक्टर एक तरह से, अल्फ्रेड